आज हमारे पास है स्टार ओडिसी का चैप्टर 101 जिसका नाम है ब्रूटैलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। कहानी की शुरुआत ही जैसा कि अक्सर होता है एक जोरदार टकराव से होती है। ल्यू यिन का सामना होता है मिंग यू से। हाँ, और मेंग यू अपनी डेसोलेट पाम तकनीक का इस्तेमाल करता है। डेसोलेट पाम, ये सुनने में ही काफी खतरनाक लगती है। ये करती क्या है असल में? ये किसी के शरीर से उसकी लाइफ फोर्स मतलब जीवन शक्ति खींच लेती है। बहुत ही खतरनाक चीज है। बाप रे। तो ल्यू यिन ने इसका सामना कैसे किया? वो तो एक सेंटिनल है। लुयन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने अपने कॉस्मिक पाम से जवाब दिया। और इनकी टक्कर कोई मामूली नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जमीन फट गई और आसपास जो दूसरे सेंटिनल्स खड़े थे वो भी घायल हो गए। मतलब सेंटिनल्स की लड़ाई मेल्डर्स जैसी लग रही थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि वो अपनी एनर्जी को बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक दूसरे की ताकत देखकर हैरान हैं। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। मेंग्युए को यकीन नहीं हो रहा कि कोई सेंटिनल उसकी डेसोलेट पाम को रोक सकता है। और लुयन ये सोच रहा है कि बिना किसी इनेट गिफ्ट के कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और जब लग रहा था कि ये एक बराबरी की टक्कर होने वाली है, तभी सीन में एंट्री होती है लुलू की। और मेंग्वे उसे बस एक लड़की समझकर लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, उसे नजरअंदाज कर देता है। और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ये सीन तो कमाल का था। लुलू का एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला किक, हाँ, एक किक, और वो मेंग्यू को 3 छोटी पहाड़ियों के पार फेंक देता है। और उसकी बाह भी तोड़ देता है। बिल्कुल। यहाँ तक कि लू यिन को भी मेंग्यू के लिए थोड़ी दया आ जाती है। सही कहा। ये दिखाता है कि लू यिन के किरदार में अभी भी एक मानवीय पहलू बचा हुआ है। हाँ, लेकिन इंसानी खतरों से ज्यादा जान रहा तो वो जगह खुद है। बिल्कुल। यहाँ का माहौल ही एक दुश्मन की तरह काम करता है जो किसी में फर्क नहीं करता। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब तरह के जानवर मिलते हैं। हाँ, जैसे वो एक जानवर था जिसकी खाल को भेदना नामुमकिन था। एक चलता फिरता टैंक समझ लीजिए। लुलू ने अंदर से उसके अंग जरूर तोड़ दिए, पर बाहर से वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। फिर एक और म्यूटेंट बीस्ट था जो बिजली से हमले करता था और इतना तेज और ताकतवर था कि गर्बाक भी उसके सामने बच्चा लगता। तो मतलब ये माहौल एक तरह से नेचुरल सिलेक्शन का सबसे क्रूर रूप है। एकदम। इन जानवरों के साथ साथ जहरीले पौधे हैं, भयानक मौसम है और जमीन पर पड़ी लाशें। हाँ, लाशें, जिनमें एडी जैसे काबिल लोग भी शामिल हैं। ये एक सीधी सी बात बताती हैं, ये परीक्षा किसी को नहीं बख्शती। ये एक फिल्टर है जो सिर्फ सबसे मजबूत और शायद सबसे किस्मत वालों को ही आगे जाने देता है। और इसका असर लोगों के दिमाग पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल। कहानी में रास नाम के किरदार का जिक्र है जो डर कर एक गुफा में छिप जाता है। वो अपने साथियों से बिछड़ गया है और अब उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बची। वो शारीरिक रूप से ठीक है पर मानसिक रूप से टूट चुका है। और तभी जब लगता है कि हालात और बुरे नहीं हो सकते, मौसम में एक बड़ा बदलाव आता है। हाँ, आसमान ने जो जमे हुए सूरज थे वो अचानक फट जाते हैं और हर तरफ जानलेवा गर्मी फैलने लगती है। ये दिखाता है कि ये परीक्षा स्थिर नहीं है। नियम और हालात किसी भी पल बदल सकते हैं। मतलब जो ठंड से बच गए उन्हें अब गर्मी का सामना करना है। सही। ये सिर्फ शारीरिक परीक्षा नहीं है, ये मेंटल एडेप्टेशन की भी परीक्षा है। जो जल्दी हालात के हिसाब से खुद को नहीं ढाल सकता वो मारा जाएगा। अगर सेंटिनल्स का रास्ता इतना मुश्किल था तो मेल्डर्स का रास्ता तो उसी तो डाउनराइट क्रूअल कहा गया है। बिल्कुल बेरहम। हाँ, वहां तो रहम की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जेनी और शाओलिंग जैसी प्रतिभागी तो आते ही बाहर हो गई। उन्हें एक ऐसे मेल्डर बीस्ट का सामना करना पड़ा जो उन्हें मार ही डालता अगर शुड्स ने उन्हें बचाया नहीं होता। और आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। ग्रेट यू एम्पायर से आए लगभग 80 मेल्डर्स में से ज्यादातर एक ही दिन में बाहर हो गए और 30 तो मारे भी गए। 30? और ये कोई आम लोग नहीं थे, ये साम्राज्य के सबसे बेहतरीन लड़ाके थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो कुछ और थी। आप लोगन की बात कर रहे हैं? हाँ, 5 हॉल मास्टर में से एक लोगन भी बाहर हो गया। सोचिए, एक हॉल मास्टर। ये तो ऐसा है जैसे किसी जंग में आपका एक टॉप जनरल पहले ही दिन बाहर हो जाए। बिल्कुल। ये खबर बाकी प्रतिभागियों के मन में डर पैदा करने के लिए काफी है। और इसी मौत के खेल के बीच हमें एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम जानकारी मिलती है। गर्बाओक और यांग गैंग की। हाँ, वो दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन शायद इसके पीछे कोई पॉलिटिकल वजह है ना? हाँ, और ये इस दुनिया के बारे में एक बड़ी बात बताता है। सोचिए,
चारों तरफ मौत का खेल चल रहा है लोग बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। और इसी के बीच ये लोग भविष्य के राजनीतिक गठबंधन बना रहे हैं। यांग फंग को वेंडी से शादी करनी है तो यांग गैंग का साम्राज्य से अच्छे रिश्ते बनाना जरूरी है। एक तीसरा किरदार आता है रॉकी मैदर्स, जो सिगमेंट का बेटा है। एक अजीब पौधे के हमले में उसकी बांह टूट जाती है और उसे लगता है कि मतलब उसका सफर यहीं खत्म हो गया। और यहाँ कहानी हमें डर और हिम्मत का सीधा फर्क दिखाती है। रॉकी की हालत रैस से बिल्कुल अलग है। कैसे? रैस ने डरकर हार मान ली, एक सुरक्षित गुफा में छिप गया। लेकिन रॉकी, जिसका शरीर जवाब दे चुका है, उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लड़ता रहा। वो तब तक लड़ता रहा जब तक वो बेहोश होकर गिर नहीं गया। जहां रैस ने डर को चुना, वहीं रॉकी ने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। और यही उसकी किस्मत पलटती है। हाँ, उसे एक गुफा की दीवार पर अजीब नक्काशी दिखती है। ये एक फिस्ट टेक्निक थी जिसका कोई नाम या इतिहास नहीं था। वो धूल और मिट्टी में दबी हुई थी और उसकी लड़ाई की वजह से ही सामने आई। बिल्कुल, ये क्लासिक मोड़ है, जहां संकट होता है वहीं अवसर भी छिपा होता है। ये उसके लिए एक ऐसा मौका था जो उसे हार के मुहाने पर मिला। और जब हम रॉकी के साथ उम्मीद की एक किरण देखते हैं तो अध्याय का अंत हमें एक ऐसी चुनौती पर लाकर खड़ा कर देता है जो लगभग नामुमकिन लगती है। वो विशाल 100 मीटर ऊंचा डायनासोर जैसा जानवर। दर्जनों सेंटिनल्स मिलकर उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सब बेकार है। वो जानवर अपने तेज पंजों से जमीन फाड़ रहा है और गुस्से में दहाड़ रहा है। उसकी खाल पर हमलों का कोई असर ही नहीं हो रहा। एक सेंटिनल तो चिल्लाता भी है कि हमारे हमले बेकार हैं, हम इसकी खाल को भेद ही नहीं सकते। और ये जानवर सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, वो होशियार भी है। बहुत होशियार। वो उसी जगह हमला करता है जहां ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं ताकि वो मिलकर कोई प्लान न बना सकें। आज हम बात करने वाले हैं स्टार ऑडिसी के चैप्टर 102 की, जिसका टाइटल है कोको। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें सबसे पहले ले जाती है एक विशाल पेड़ पर। हाँ, जहाँ कोको नाम की एक लड़की छिपी हुई है और दूर चल रही एक लड़ाई देख रही है। वो थोड़ी डरी हुई है, लेकिन खुद को तसल्ली भी दे रही है कि अगर उसे किसी की मदद करनी है तो उसे यहीं रहना होगा। और ये मदद किसे चाहिए? ये मदद चाहिए लगभग 100 सेंटिनल कल्टीवेटर्स को, जो कुछ किलोमीटर दूर एक विशाल मतलब एक डायनासोर जैसे जानवर से लड़ रहे हैं। और जब हमारे मेन कैरेक्टर्स लू यिन और लूलू वहां पहुंचते हैं तो वो भी ये देखकर मतलब हैरान रह जाते हैं। 100 लोग एक जानवर के खिलाफ, और फिर भी जीत नहीं पा रहे। हाँ, और लू यिन सीन को देखकर तुरंत भांप लेता है कि मामला गड़बड़ है। वो कहता है ये चीज आसान नहीं है, ये तेज, ज्यादा मजबूत और अनुभवी है। और इतना ही नहीं, वो उस जानवर के हमलों में बैटल टेक्निक की परछाई तक देख लेता है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जानवर आमतौर पर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे लड़ते हैं, इंस्टिंक्ट्स पर। बिल्कुल, लेकिन ये वाला जानवर ट्रेन्ड फाइटर्स की तरह लड़ रहा है। लूलू भी ये देखकर हैरान है कि जब ये इतना खतरनाक है तो ये लोग अपनी जान दांव पर लगाकर इससे लड़ क्यों रहे हैं। और यहीं पर लुयन की पैनी नजर काम आती है। वो नोटिस करता है कि लड़ाई के बीचों बीच एक छोटा सा टीला है। अच्छा। और वो जानवर लड़ते हुए हर जगह पैर रखता है, सिवाय उस टीले के। वो तुरंत समझ जाता है वहां कुछ है। मतलब कोई खजाना है जिसे वो जानवर प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ, और ये सुनते ही लूलू के तो कान खड़े हो जाते हैं। हम भी चलते हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि ये मेरे कितने मुक्के झेल सकता है। और वो चली भी जाती है। लुयन उसे रोकना चाहता था। उसे पता था कि और भी लोग घात लगाकर बैठे होंगे, लेकिन लूलू रुकने वालों में से कहाँ है। तो बेचारे लुयिन को उसके पीछे जाना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहा है कि 100 ट्रेंड सेंटिनल्स मिलकर भी एक म्यूटेंट बीस्ट को क्यों नहीं हरा पा रहे। लूलू मैदान में पहुंचते ही हमला करती है, लेकिन वो जानवर आसानी से बच जाता है। पर इससे लूलू निराश नहीं होती, बल्कि और एक्साइट हो जाती है। सही, उसे समझ आ जाता है कि ये जानवर सिर्फ ताकतवर नहीं, स्मार्ट भी है। वो खतरे को भांप सकता है। जानवर गुस्से में दहाड़ता है और अपनी विशाल पूंछ घुमाता है। लूलू तो अपनी फुर्ती से बच जाती है, लेकिन दर्जनों दूसरे लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ की तो वहीं मौत हो जाती है और बाकी बुरी तरह घायल होकर दूर जा गिरते हैं। लुयन ये देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है कि इस हमले की ताकत किसी 5 स्टार कॉस्मिक पाम से कम नहीं थी। और यहीं पर हमें इंसानों और जानवरों का फर्क साफ दिखता है। हाँ, जानवर अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इंसान अपनी बैटल टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी से माहौल बदल सकते हैं। और लूलू बिल्कुल यही करती है। वो चिल्लाती है बहुत अच्छे, और जानवर के पीछे पहुंचकर हमला करने का नाटक करती है। एक ब्रिलियंट मूव थी। उसने जानवर के इंस्टिंक्ट्स को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। जानवर उसे काटने के लिए मोड़ता है और बस लुयन को अपना मौका मिल जाता है। ये टीम वर्क देखने लायक था। लूलू ने ध्यान भटकाया और लुयन ने हमला किया।
वो पलक झपकते ही जानवर के सिर पर पहुंच जाता है और अपने 2 सबसे शक्तिशाली हमलों का इस्तेमाल करता है, 3 स्टैक्स शॉकवेव और स्काई बीस्ट क्लॉ। एक जोरदार धमाका होता है और वो 100 मीटर ऊंचा जानवर जमीन पर आ गिरता है। सोचिए वहां खड़े 100 लोग बस देखते रह गए होंगे, जिसे वो सब मिलकर नहीं हरा पा रहे थे। उसे इन दोनों ने एक ही कोऑर्डिनेटेड अटैक में ढेर कर दिया और जैसे ही जानवर गिरता है, लुलू एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वो सीधा उस टीले की तरफ भागती है, मिट्टी हटाती है और वहां उसे एक छोटा चमकता हुआ पेड़ मिलता है जिस पर हल्के पीले रंग के फल लगे हैं। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। वो घायल जानवर फिर से दहाड़ता हुआ उठने की कोशिश करता है। लुयन चिल्लाता है, लुलू लू सावधान, और तभी एक दूसरा आदमी मौके का फायदा उठाकर उन फलों को चुराने की कोशिश करता है। पर लुलू से पंगा लेना आसान नहीं है। हाँ, वो गुस्से में उस आदमी को एक जोरदार लात मारती है। वो आदमी किसी तरह बचता तो है, पर दूर जाकर गिरता है। इसके बाद लुलू सारे फल तोड़कर वहां से निकल जाती है और लुयन भी उसके पीछे हो लेता है। यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगी। सोर्स कहता है कि लुलू ने सारे फल तोड़ लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब लुयन उससे पूछता है तो वो उसे 5 फल देती है और कहती है कुल 10 थे, आधे आधे। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। जब लुयन उससे पूछता है कि उसने बाकी क्यों नहीं छोड़े, तो लुलू एक बहुत गहरी बात कहती है। क्या? वो कहती है, मेरे परिवार की सीख है, किसी भी प्राकृतिक खजाने को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहिए। लेकिन लगता है बाकी लोगों के उसूल ऐसे नहीं हैं। हाँ, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, 1 दर्जन लोग उन्हें घेर लेते हैं और फलों में हिस्सा मांगते हैं। और लू यिन का जवाब एकदम शांत, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। अगले ही पल लुयन और लुलू दोनों गायब हो जाते हैं और वो सारे हमलावर आसमान से बारिश की तरह नीचे गिर पड़ते हैं, क्लासिक लुयन स्टाइल। और इस पूरी घटना को दूर पेड़ पर बैठी कोको देख रही होती है। वो भी उनकी ताकत से इम्प्रेस्ड हुए बिना नहीं रह पाती। वो सोचती है, पता नहीं सिस्टर जोरा के मुकाबले ये कैसे होंगे। और अगला खतरा आता है मौसम के रूप में। आसमान अचानक अंधेरा हो जाता है, सूरज जैसे जम जाता है और जमीन पर पाला पड़ने लगता है। ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, ये एक सिग्नल है। हाँ, एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी के इम्तिहान क्रूर होते हैं और ये सिग्नल था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। ये सुनकर लुयन और लुलू समझ जाते हैं कि अब रुकने का वक्त नहीं है और वो तेजी से आगे निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे कोको भी हो लेती है, लेकिन जो लोग उस जानवर के पास रुके हुए थे, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। हाँ, जानवर अचानक और ज्यादा हिंसक हो जाता है और गुस्से में उस कीमती पेड़ को ही कुचल देता है। और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, चारों दिशाओं से जानवरों की दहाड़ें आने लगती हैं, धरती कांपने लगती है। लुयन का चेहरा बदल जाता है। वो चिल्लाता है, ये जानवरों की लहर है, बीस्ट वेव है, हमें छिपना होगा। एक बीस्ट वेव मतलब हजारों, शायद लाखों जंगली जानवर एक साथ हमला कर रहे हैं। ये किसी अपोकलिप्स से कम नहीं होगा। दोनों बचने के लिए पास की एक पहाड़ी की चोटी की तरफ भागते हैं। आसमान उड़ने वाले जानवरों से भर जाता है, हर तरफ हमला हो रहा है। लुयन और लुलू अपनी स्पीड की वजह से हमलों से बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी लुयन को एक चीख सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो वही लड़की कोको डरी सहमी हुई किसी तरह हमलों से बच रही है। और यहाँ लुयन एक ऐसा फैसला लेता है जो बहुत कुछ कहता है। इतनी बड़ी मुसीबत में जहां अपनी जान बचाना मुश्किल है, वो लुलू से कहता है, तुम आगे बढ़ो, और उस अनजान लड़की को बचाने के लिए वापस मुड़ जाता है। ये वाकई एक हीरोइक मूवमेंट है। लुलू उसे एक नजर देखती है और फिर तेजी से चोटी पर पहुंच जाती है। लुयन सही समय पर कोको को बचाता है और उसे लेकर पहाड़ की एक गुफा में ले आता है, जहां लुलू पहले से मौजूद थी। गुफा के बाहर जानवरों का कहर जारी है, हर तरफ से चीखें आ रही हैं। लुयन बाहर झांककर सोचता है कि लाखों उम्मीदवारों में से ज्यादातर शायद इस बीस्ट वेव में माले जाएंगे। ये एक क्रूर सच्चाई है, लेकिन जो बचेंगे वही असली इलीट होंगे। गुफा के अंदर कोको अभी भी डरी हुई है और धीरे से लुयन को थैंक यू कहती है। लुलू उन दोनों को देखती है और मजाक में कहती है, तो तुम्हें इस तरह की लड़कियां पसंद हैं? इस हल्के फुल्के मजाक के बीच कोको अपना परिचय देती है। मैं कोको हूँ, विंड्रिफ्ट हॉल से। विंड्रिफ्ट हॉल, ये नाम सुनते ही लुलू चौंक जाती है। हाँ, वो कहती है इनरवर्स का विंड्रिफ्ट हॉल। अच्छा। लुलू बताती है कि ये लोग दूसरों को बचाने और उनका इलाज करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी रेप्यूटेशन लगभग शैमरॉक एंटरप्राइजेस जितनी ही है। अच्छा, शैमरॉक एंटरप्राइजेस तो मुनाफे के लिए काम करती है, लेकिन विंड्रिफ्ट हॉल का क्या मकसद है? यही सवाल लुलू के मन में भी है।
वो मजाक में कहती है कि शायद उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन कोको जवाब देती है, नहीं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। दूसरों को बचाने की ट्रेनिंग इस तरह के खतरनाक माहौल में? लुयन भी ये सुनकर हैरान रह जाता है। हाँ, और कोको जो वजह बताती है वो और भी हैरान करने वाली है। वो कहती है गुरु ने सिखाया है कि हम जितना ज्यादा बचाएंगे हमारी किस्मत उतनी ही अच्छी होगी और हम उतनी ही लंबी उम्र जिएंगे। ये बहुत ही अलग सोच है। बिल्कुल। एक तरफ एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उसूल पर चलती है, जहां जिंदा रहने के लिए दूसरों को पीछे छोड़ना पड़ता है। और दूसरी तरफ विंड्रिफ्ट हॉल है जो दूसरों को बचाने को अपनी किस्मत से जोड़ता है। ये दो एकदम ऑपोजिट फिलॉसफीज हैं। लुयन और लुलू तो एक दूसरे को देखने लगते हैं और लुलू तो खुद को रोक ही नहीं पाती और कह देती है, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें अच्छे से बेवकूफ बनाया है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है। तो स्टार ऑडिसी चैप्टर 1 103 अनकन्वेंशनल इनेट गिफ्ट। हाँ, कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी गुफा से। लुयन, कोको और लुलू वहाँ एक भयानक बीस्ट वेव से बच के छिपे हुए हैं। माहौल में एक अजीब सी शांति है, पर हमें पता है कि बाहर मौत का तांडव चल रहा है। और इसी तनाव के बीच कोको नोटिस करती है कि लुयन के दाहिने हाथ से खून बह रहा है। हाँ, और लुयन का रिएक्शन बहुत टिपिकल है। वो कहता है, अरे कुछ नहीं, ये तो मामूली सी खरोच है। लेकिन कोको, जो एक हीलर है, वो उसे एक डॉक्टर की तरह चेतावनी देती है। कहती है, मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। और उसे थोड़ा डराती भी है। कहती है कि यूनिवर्स में बहुत अजीब अजीब बीमारियां हैं। हाँ, कि एक छोटी सी चोट भी जानलेवा इन्फेक्शन बन सकती है। और ये डर काम कर जाता है। लुइन मजाक में ही सही मान तो जाता है, पर तभी उसे एक बहुत बुरा एहसास होता है। हाँ, कोको की आंखें चमकने लगती हैं और उसके चेहरे पर एक ऐसा उत्साह आ जाता है जो किसी डॉक्टर का नहीं बल्कि किसी पागल वैज्ञानिक का लगता है। और फिर वो चीज सामने आती है, वो चीज एक 3 मीटर लंबी सिरिंज, जिसकी सुई ही 1 मीटर की है। सोचिए जरा, और उसमें वो अजीब सा हरा लिक्विड। लुइन और लुलू तो बस देखते रह गए, मतलब उनके तो होश ही उड़ गए। लुइन तुरंत पीछे हट जाता है, चिल्लाता है, ये क्या कर रही हो तुम? कोको के पास ये विशाल सिरिंज है। हाँ, ये उसकी यूनिक पावर है। और वो सिरिंज को गले लगाते हुए बड़े प्यार से कहती है, इलाज, चलो बस एक चुभन और सब ठीक हो जाएगा। ये सीन इतना मजेदार है क्योंकि कोको को सच में लगता है कि वो मदद कर रही है। लेकिन लू यिन के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा है। वो चिल्लाकर मना कर देता है। जाहिर है, कौन चाहेगा कि 1 मीटर लंबी सुई उसके शरीर में घुसे। वो कहते हैं, नहीं, मैं खुद कर लूंगा, मुझे तुम्हारे इलाज की जरूरत नहीं है। कोको बेचारी निराश हो जाती है और अपनी सिरिंज गायब कर देती है। वो बड़ी मासूमियत से कहती है, मेरा इनेट गिफ्ट चोटें ठीक कर सकता है, पर कोई मुझे इसका इस्तेमाल ही नहीं करने देता। और लुयन मनीमन सोचता है कि कोई पागल ही होगा जो इस तलवार से भी ज्यादा खतरनाक दिखने वाली चीज से अपना इलाज करवाएगा। तो एक तरफ गुफा में ये सब चल रहा है जहां हमारे मेन कैरेक्टर्स फिलहाल सुरक्षित हैं। लेकिन कहानी हमें सेफ बबल से बाहर निकालकर उस क्रूर सच्चाई को दिखाती है जिसका सामना दूसरे लोग कर रहे हैं, मेल्डे रोड पर। हाँ, जहां बीस्ट वेव का असली कहर बरस रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हर कोई लू युएन जितना खुशकिस्मत नहीं है। जर्बैक और यांग गैंग जैसे कई परीक्षार्थी बुरी तरह घायल हो चुके हैं। परीक्षा से लगभग बाहर। बिल्कुल, लेकिन असली ड्रामा कहीं और चल रहा है, एक घाटी में छिपे टियानमिंग के साथ। टियानमिंग, जो खुद को एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपाए हुए था, उसका सामना उस इंसान से होता है जिससे वो शायद सबसे ज्यादा नफरत करता है, सिल्वर टाइगर। हाँ, ग्रैंड टॉप वीव के 9 स्टैक सेक्ट का एक युवा एक्सपर्ट और थियामिन का पुराना दुश्मन। वो थियामिंग को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। कहता है, सुना है तुम यू एकेडमी में हॉल मास्टर बन गए, बधाई हो। मतलब उसके लहजे में जहर भरा हुआ है। एक मिनट, यहां इनकी दुश्मनी की वजह क्या है? वो उसे 9 लेयर्ड गेट से निकाला हुआ ट्रैश भी कहता है, और ये 9 स्टैक्स क्या चीज है? ये समझना बहुत जरूरी है। 9 स्टैक्स एक खास तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसे आप पावर लेवल्स की तरह समझ सकते हैं। हर स्टैक एक नया लेवल है। अच्छा। और थियामिन को 9 लेयर्ड गेट से इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो सिर्फ 3 स्टैक्स तक ही पहुंच पाया था, जिससे एक नाकामी माना जाता था। तो सिल्वर टाइगर का उसे इसी बात पर ताना मारना उसके पुराने जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि थियामिन के लिए अपने सम्मान को वापस पाने का एक मौका है। वो कहता भी है, अब मैं आखिरकार अपना बदला ले सकता हूँ। उसे कभी नहीं समझ पाएगा। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। और थियानमिंग हमला करता है अपने 3 स्टैक्स से। हाँ, शायद ये साबित करने के लिए कि उसकी पुरानी टेक्निक बेकार नहीं है।
पर वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बिल्कुल। सिल्वर टाइगर उसे बहुत आसानी से रोक लेता है और बताता है कि वो अब 4th स्टैक में महारत हासिल कर चुका है। और वो यही नहीं रुकता, वो पागलों की तरह हंसते हुए 5th स्टैक से हमला करता है। वो हमला इतना शक्तिशाली था कि टियानमिंग का दाहिना हाथ टूट जाता है और वो पहाड़ से जा टकराता है। ये सिर्फ एक शारीरिक हार नहीं थी, ये एक मानसिक हार थी। सिल्वर टाइगर ने उसे उसी टेक्निक में हराया जिसके लिए टियानमिंग को बेइज्जत किया गया था। लेकिन बुरी तरह घायल होने के बावजूद टियानमिंग हार नहीं मानता। वो जमीन पर थूकता है और अपनी टूटे हुए दाहिने हाथ को देखकर अपने बाएं हाथ से एक पंजा बनाता है। ये 9 स्टैक्स नहीं है। नहीं, ये उसकी अपनी तकनीक है, स्काई बीस्ट क्लॉ का 43rd फॉर्म। और ये हमला, ये सब कुछ बदल देता है। इसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि 100 मीटर के दायरे में घाटी का फर्श और बड़ी-बड़ी चट्टानें चकनाचूर हो गईं। सिल्वर टाइगर भी इस अप्रत्याशित हमले को देखकर हैरान रह जाता है और खुद को पूरी तरह से बचा नहीं पाता। उसके कंधे पर 4 गहरे घाव हो जाते हैं। और जब तक सिल्वर टाइगर संभलता, टियानमिंग वहां से भाग चुका था। सिल्वर टाइगर गुस्से में चिल्लाता है, तुम भाग नहीं सकते, और उसका पीछा करने के लिए हवा में उछलता है। लेकिन तभी कहानी एक और क्रूर मोड़ लेती है। हाँ, एक विशाल बालों वाला पंजा कहीं से आता है और सिल्वर टाइगर के शरीर को कुचल देता है। उसका शरीर धूल में बदल जाता है और सिर्फ उसका सिर, जिसकी आंखों में अभी भी हैरानी थी, वो नीचे घाटी में गिरता है। और टियानमिंग, जो मलबे के नीचे छिपा था, ये सब देखता है। सोचिए उस पल के बारे में। उसका बदला पूरा हो गया, लेकिन उसने खुद अपने दुश्मन को नहीं मारा। यूनिवर्स की किसी रैंडम क्रूअल ताकत ने उसका काम कर दिया। ये एक बहुत ही खोखली जीत है। हाँ, वो मुस्कुराता है, लेकिन उस मुस्कान में कड़वाहट है। वो जानता है कि उसका बदला पूरा हो गया, लेकिन उसकी परीक्षा भी यहीं खत्म हो गई। अब उसका जिंदा रहना सिर्फ किस्मत के भरोसे है। ये तियानमिंग की कहानी का एक बहुत ही पावरफुल और दुखद अंत है। और उसकी ये पर्सनल कहानी उस बड़ी तबाही का एक छोटा सा हिस्सा थी जो पूरे मेल्डर रोड पर चल रही थी। ये बीस्ट वेव पूरे 1 दिन तक चली। वो एक दिन उन सभी परीक्षार्थियों के लिए नर्क जैसा था। उन्होंने अपने दोस्तों और साथियों को मरते देखा। वो बस एक कोने में कांपते हुए इस अपोकैलिप्स के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। और जब बीस्ट वेव खत्म हुई और सूरज फिर से निकला, तो उसकी झुलसाने वाली गर्मी भी एक राहत जैसी लग रही थी। जब लुईएन, कोको और लुलू गुफा से बाहर निकले, तो जो नजारा था वो भयानक था। हवा में जली हुई धरती और खून की गंध। हर तरफ बस लाशें बिखरी हुई थीं। ये नजारा लुईनियन को पृथ्वी पर हुए एवोल्यूशनरी ट्रायल और अपोकलिप्स की याद दिलाता है, जहां अनगिनत लोग म्यूटेंट ह्यूमंस या जानवरों का शिकार बन गए थे। अब वो एक बहुत गहरी बात सोचता है। हाँ, कि यूनिवर्स की ये बड़ी बड़ी शक्तियां, ये एम्पायर्स, असल में जिंदगियां बचाने में दिलचस्पी नहीं रखती। वो सिर्फ ताकतवर योद्धा बनाना चाहती हैं, भले ही इसके लिए कमजोरों को मरना पड़े। और जैसे ही वो ये सब सोच रहा होता है, एक गगनभेदी आवाज पूरे इलाके में गूंजती है। आवाज ऐलान करती है, जो लोग परीक्षा जारी नहीं रखना चाहते, वे 3 बार आई गिव अप चिल्लाएं। और बाकी लोगों को 3 हमलों का सामना करना पड़ेगा और जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। मतलब उन्हें लगा था कि सबसे बुरा वक्त खत्म हो गया, पर असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। और तुरंत ही हार मानने वालों की आवाजें आने लगती हैं। राइस जैसे लोग जो पहले से ही डरे हुए थे, फौरन चिल्लाने लगते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। एक नौजवान था जिसका दाहिना पैर कट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी लड़ने का जुनून था। और इसी बीच लुलू कोको से पूछती है, क्या तुम हार मानोगी? कोको डरी हुई है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो ना में सिर हिलाती है। वो कहती है, मास्टर ने कहा था कि विंड्रिफ्ट हॉल में कोई कायर नहीं है। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। पहला हमला आने वाला है। लुईन और लुलू एक दूसरे से दूर हो जाते हैं हमले का सामना करने के लिए। तो उन्हें पता है कि इसमें कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। तभी एक अदृश्य, अनजानी ताकत आसमान से नीचे आती है। ये इतनी तेज है कि पहाड़ की चोटी को चीर देती है। लू यूविन अपनी फ्लैश तकनीक का इस्तेमाल करके बच जाता है। लुलू भी अपनी जबरदस्त रफ्तार से खुद को बचा लेती है। ये दोनों पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, गति और शक्ति। लेकिन कोको के पास वो रफ्तार नहीं है। वो इस हमले से कैसे बचेगी? और यहीं पर कहानी का वो हिस्सा वापस आता है जिसे हम लगभग भूल ही गए थे। वो अपनी वही सिरिंज निकालती है। हाँ, कोको एक बार फिर अपनी विशाल अजीब सी सिरिंज को बुलाती है।
उसे एक छाते की तरह अपने सिर के ऊपर रखती है और उसके नीचे दुबक जाती है। मतलब कौन सोच सकता था ऐसा? कोई नहीं। और वो अदृश्य हमला पूरी ताकत से सीधे कोको पर गिरता है। हमला इतना जोरदार था कि कोको कई मीटर जमीन के नीचे धंस जाती है। एक पल के लिए लगता है कि वो मारी गई। लेकिन जब लुइयन और लुलू देखते हैं तो पाते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। उसकी सिरिंज ने पूरे हमले को सोख लिया था। कमाल है। स्टार ऑडिसी अध्याय 104 अटैक। तो कहानी की शुरुआत होती है एक धमाके के साथ। हाँ, और लुइयन और उसके साथी एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी के पहले हमले से जैसे तैसे बचे हैं। बिल्कुल। और लेखक यहाँ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। पहले ही पैराग्राफ में एक लड़के की मौत हो जाती है, टूटे पैर की वजह से। हाँ। लुइयन जब अपने गैजेट पर देखता है तो क्या दिखता है उसे दिखता है कि स्कैनर पर लोगों की जो लाइव रीडिंग्स है वो एक के बाद एक गायब हो रही हैं। जो लोग बच गए हैं उन्हें पता चल गया है कि ये तो बस शुरुआत थी, ट्रेलर था ये तो। सही कहा। और ये सिर्फ लुइयन के रास्ते पर नहीं हो रहा है ना? नहीं, हमें बताया गया है कि मेल्डर्स के रास्ते पर ग्रेट यू एम्पायर के लगभग सभी लोग बाहर हो गए, सिवाय शुत्स और शालुओं के। हाँ, और कई लोग तो डर के मारे चिल्ला रहे हैं, मैं हार मानता हूँ। अच्छा, इसी केओस के बीच में कुछ लोग हैं जो सेंटिनल असेसमेंट के रास्ते के बिल्कुल आखिर तक पहुंच गए हैं। हाँ, उन्हें दूर एक रोशनी की किरण दिख रही है जो आसमान को जमीन से जोड़ रही है। और बस उन्हें उस लाइट बीम में कदम रखना है और वो पास हो जाएंगे। मंजिल इतनी करीब है कि एक उम्मीद जाग जाती है। लेकिन वो उम्मीद वो एक इल्यूजन जैसी है, क्योंकि वहां का माहौल बहुत खतरनाक है। जमीन पिघल रही है, इतना ज्यादा तापमान है। हाँ, कुछ सेंटिनल्स तो चट्टानों की परछाई में छिपे हुए हैं, लगातार पानी पी रहे हैं, फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझ रही। और यहीं हमें एक लड़की दिखती है, जो खुद को हिम्मत दे रही है। वो खुद से कह रही है, मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी में जाना है। उसकी आंखों में एक जिद वाली उम्मीद है। इस पॉइंट पे आकर कोई कैसे हार मान सकता है? कोई भी नहीं। लेकिन उसकी यही उम्मीद अब टेस्ट होने वाली है, क्योंकि तभी दूसरा हमला होता है। हाँ, आसमान से फिर से मौत बरसती है। वो लड़की बचने की पूरी कोशिश करती है, पर वो ब्लास्ट उसे जमीन पर पटक देता है। और उसके आसपास दर्जनों लोग, कोई नहीं बच पाता। अब बस एक आखिरी हमला बाकी था। वो लड़की खांसते हुए जैसे तैसे उठती है और तभी उसकी नजर रास्ते के आखिर में एक सिलवट पर पड़ती है, और वो वहीं जम जाती है। ये एक आदमी है, दिखने में बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उसके शरीर से एक हल्की गर्मी निकल रही है, जैसे वो कोई उतरा हुआ सूरज हो। और सबसे अजीब बात क्या है, उसके कपड़े एकदम साफ, जैसे उस पर हमले का कोई असर ही नहीं हुआ। हाँ। वो आदमी एक एरोगेंस के साथ सबको देख रहा है। और लड़की हैरान है, क्योंकि ये आदमी ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल है कि ये कौन है? क्या ये एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी से है? क्योंकि अगर ये एक पार्टिसिपेंट है तो वो हमले से बचा कैसे? कोई भी तो नहीं बच पाया था। सही। अच्छा, इसी बीच कहानी वापस लुइयन और लुलू पर आती है। वे भी दूसरे हमले से बच गए, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल से। और उन्हें पता है कि तीसरा हमला वो तो अनअवॉइडेबल है, उससे बचना नामुमकिन है। लेकिन कोको का प्लान तो कुछ और ही लग रहा है। हाँ, कोको का अप्रोच बिल्कुल अलग है। उसके सिर पर अभी भी वो विशाल सिरिंज है और ऐसा लग रहा है कि वो हमलों से बचने की कोशिश भी नहीं कर रही। वो उन्हें सीधे सीधे टैंक करने का इरादा रखती है। और कमाल की बात यह है कि वो सिरिंज इतनी मजबूत है कि 2 हमलों के बाद भी उस पर एक खरोच तक नहीं आई है। ये एक अजीब लेकिन काफी इफेक्टिव डिफेंस है। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा और फाइनल हमला। दियोन जानता है कि वो इससे भाग नहीं सकता। एक जबरदस्त ताकत उसे हवा में उछालकर सीधा एक पहाड़ में दे मारती है। लुलू का भी यही हाल होता है। और कोको अपनी सिरिंज को कसकर पकड़ती है और वो भी पहाड़ के निचले हिस्से से जा टकराती है। इस एक हमले में अनगिनत लोग या तो मारे जाते हैं या हमेशा के लिए अपंग हो जाते हैं। अच्छा, वापस उस लड़की पर आते हैं जो रास्ते के अंत में है। वो दर्द से चीख रही है। तीसरा हमला इतना पावरफुल था कि वो मुश्किल से जिंदा बची है। लेकिन उसके सामने खड़ा वो आदमी, वो भी हमले को झेलता है और उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी आग के एक समुद्र में बदलकर गायब हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़की घुटनों पर बैठकर हीलिंग पिल्स खा रही है और उसे बस हैरानी से देख रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। और ठीक जब हमें लगता है कि सबसे बुरा वक्त गुजर गया, वो आदमी कुछ ऐसा कहता है जो होश उड़ा देता है। वो अपने गैजेट को देखकर मुस्कुराता है और कहता है 7 लोग बचे हैं, बुरा नहीं है। और फिर वो कहता है, खैर अब मैं तुम्हें असली निराशा दिखाता हूँ। असली निराशा, ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही तो,
वो लोग 3 जानलेवा हमलों से बचे हैं, मौत को छूकर वापस आए हैं। इससे ज्यादा निराशा और क्या हो सकती है? और फिर वो आदमी हवा में उछलता है और घोषणा करता है, मैं ब्लेज रेल्म का आर्चिनो हूँ, किसी को भी यहाँ से गुजरने की इजाजत नहीं है, तुम सब फेल होने के लिए ही बने हो। बूम! ये एक जबरदस्त ट्विस्ट है। बचे हुए 7 लोग सदमे में हैं। लड़की को तो यकीन ही नहीं हो रहा। इनोवर्स का पावरफुल ब्लेज रेल्म। हाँ, अब उसे समझ आता है कि वो जलते हुए सूरज जैसा क्यों लग रहा था। और आकिनो अकेला नहीं है, 10 रास्तों पर इनोवर्स के गार्डियन खड़े हैं और सबका एक ही मिशन है कि एस्ट्रल 10 में एक भी छात्र एंटर ना कर पाए। और जब ये खबर ऊपर आसमान में ग्रेट यू एम्पायर के अधिकारियों तक पहुंचती है, उनके होश उड़ जाते हैं। डॉरेन यूशान का चेहरा पीला पड़ जाता है। रॉकी ऑना कड़वाहट से बताता है कि इनोवर्स की 3 बड़ी ताकतें, ब्लेज रेम, द रॉस एम्पायर और सिल्वन ड्रैगन्स, ये सब मिलकर एस्ट्रल 10 को खत्म करना चाहती हैं। और इसके लिए उन्होंने अपने सबसे काबिल डिसाइपल्स को भेजा है। इन ताकतों के सामने ग्रेट यू एम्पायर की हैसियत वही है जो ग्रेट यू एम्पायर के सामने पृथ्वी की थी। कोई मुकाबला ही नहीं है। और यही कहानी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एस्ट्रल 10 को आउटरवर्स की एकमात्र उम्मीद के तौर पर देखा जाता था। हाँ, इनरवर्स के साथ बराबरी करने का एक जरिया। पता चलते ही सब पर एक उदासी छा जाती है कि इनोवर्स उन्हें एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझता और उनके आगे बढ़ने का हर रास्ता बंद कर देना चाहता है। पर सवाल ये कि एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी खुद इस बारे में क्या कर रही है? दिलचस्प बात तो यही है, एकेडमी के हाथ भी बंधे हुए हैं। मतलब एकेडमी के अंदर भी इस पर डिस्कशन होती है। एक आवाज कहती है वे हमें मिटाने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? लेकिन वे आर्चनो जैसों को निकाल नहीं सकते। नहीं, क्योंकि वे ऑफिशियल पार्टिसिपेंट्स बनकर आए हैं और सारे नियम फॉलो कर रहे हैं। वो चीटिंग नहीं कर रहे, वो बस ओवरवेलमिंगली पावरफुल है। बिल्कुल। तो एकेडमी इसे एक चैलेंज की तरह देखने का फैसला करती है। वो कहते हैं कि आउटरवर्स के लिए ये टेस्ट आसान बनाया गया था, लेकिन अब ये बाकी 9 एकेडमीज के लेवल का हो गया है। पर अंदर ही अंदर वो भी जानते हैं कि शायद ही कोई पास होगा। और फिर एक बहुत ही चिलिंग लाइन आती है। हाँ, एक आवाज कहती है ये सब भाग्य है, अगर एस्ट्रल 10 को वास्तव में मंच से बाहर निकलना है तो हम चले जाएंगे। और इसके बाद वो कहते हैं ये जगह वैसे भी हमारे लिए एक जेल ही है। एक जेल? तो एक तरफ एकेडमी में ये हाई लेवल पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर्स वो तो इस सब से पूरी तरह अनजान है। वो तो अभी भी तीसरे हमले के असर से उभर रहे हैं। तो उनकी क्या हालत है? लुइयन मलबे से बाहर निकलता है। हमला पावरफुल था लेकिन वो ठीक है। लुलू भी जमीन के नीचे से निकल आती है। और फिर आती है कोको। हाँ, और इतनी टेंशन के बीच हमें कोको से एक मजेदार मोमेंट मिलता है। वो दर्द में कराते हुए बाहर तो आती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि लू यन और लुलू बिल्कुल ठीक हैं, हाँ, उसकी आंखों में निराशा झलकती है। बेचारी निराश है कि उससे अपनी हीलिंग एबिलिटीज दिखाने का मौका नहीं मिला। हाँ, वो अपना हीलिंग टैलेंट दिखाने के लिए बेताब थी। ये छोटे कैरेक्टर मोमेंट्स भी जरूरी हैं। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाते हैं कि इस केओस के बीच में भी ये लोग सिर्फ लड़ाके नहीं बल्कि पर्सनैलिटी वाले कैरेक्टर्स हैं। तो कोको अपनी निराशा छुपाते हुए कहती है, तुम लोग ठीक हो, ये बहुत अच्छा है। और लू यिन आगे बढ़ने का फैसला करता है। जानवरों की भीड़ अब पीछे जा चुकी है, तो रास्ता साफ है। वो कहता है, चलो हमें अंत के करीब होना चाहिए। और वे तीनों आगे बढ़ जाते हैं। आज की हमारी चर्चा का स्रोत है स्टार ऑडिसी का चैप्टर 105, द ब्लेज रियम। चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी के उस मोड़ से जहां हमारे मुख्य किरदार लू यिन और उसके साथियों को आखिरकार मंजिल की वो रोशनी नजर आती है। हाँ, तो एक बहुत लंबा, थका देने वाला सफर था। हाँ। और उसके बाद लू यिन, कोको और उनके साथियों को आखिरकार वो रोशनी दिखती है जो जमीन को आसमान से जोड़ रही है। यही उनकी मंजिल है, एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी, इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था। और महीनों की मशक्कत के बाद वहां पहुंचने की उम्मीद उन्हें जोश से भर देती है। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मंजिल पर पहुंचना इतना सीधा नहीं है। प्रतिभागियों के लिए 3 रास्ते बनाए गए हैं और कहानी हमें एक रास्ते पर ले जाती है जहां 1 दर्जन सेंटिनल्स, मतलब इस परीक्षा के प्रतिभागी, हैरान परेशान खड़े हैं। और उनके सामने कोई आम रुकावट नहीं, बल्कि एक विशाल सिल्वन ड्रैगन खड़ा है। बिल्कुल। और ये सिल्वन ड्रैगन्स ये कोई आम जानवर तो है नहीं, इनका इतिहास भी बड़ा अजीब है। हाँ, बहुत अजीब है। ये ड्रैगन्स की एक ऐसी नस्ल है जिसने अपनी ही जाति को धोखा दिया था। अच्छा, इंसानों का साथ देने के लिए? हाँ, इंसानों का साथ देने के लिए। और देखने में भी ये काफी अजीब है। हिरण जैसे सींग, सांप जैसा लंबा शरीर, खरगोश जैसी लाल आंखें और बैल जैसे कान से इसकी मौजूदगी ही इतनी डरावनी है कि कोई सेंटिनल आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और ये इनर वर्स का एक एस्ट्रल बीस्ट है।
हाँ, तो आउटरवर्स के ज्यादातर लोग इसे पहचानते भी नहीं। तो हिम्मत करके दो लोग सोचते हैं कि चलो वो ड्रैगन को चकमा देकर निकल जाएंगे, हाँ, बाईपास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पलक झपकते ही ड्रैगन का जो विशाल शरीर है वो दो हिस्सों में बंट जाता है। और उन दोनों को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। उसकी रफ्तार उसके आकार से बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। और फिर ड्रैगन गरजता है, दिस रोड इज ब्लॉक्ड, एंड्स स्क्रैम। यानी ये रास्ता बंद है, कीड़े मकोड़ो दफा हो जाओ। पर महीनों की मेहनत और अनगिनत खतरों का सामना करने के बाद कोई भी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। तो एक सेंटिनल चिल्लाता है, सब एक साथ हमला करो, ये भी एक सेंटिनल ही है, हम सबको नहीं रोक सकता। हाँ, और सब लोग अपनी पूरी ताकत से रोशनी की तरफ भागते हैं, एक ड्रैगन के खिलाफ 1 दर्जन सेंटिनल। ये तो एक तरफा होना चाहिए, है ना? हाँ, कागज पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन उस ड्रैगन के पास एक ऐसा सरप्राइज था जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। क्या? जैसे ही सबने हमला किया, वो 1 से 2 और 2 से 3 में बढ़ गया। मतलब अब रास्ते में एक नहीं बल्कि 3 विशाल ड्रैगन खड़े थे। हाँ, और उन्होंने रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसका नतीजा तो फिर जाहिर था। बिल्कुल, सेंटिनल्स के सारे बैटल टेक्निक्स उस एक जानवर के सामने बेकार हो गए। वो अकेले ही सबको पीछे धकेल देता है, उसके पंजे खून से सने हैं। और वो गर्व से अपना सर उठाकर कहता है, यू शैल नॉट पास ह्यूमंस। और तभी एक अजीब चीज होती है, एक चांदनी जैसी लकीर जमीन पर चमकती है। और इससे पहले कि ड्रैगन कुछ समझ पाता, एक परछाई उस रोशनी के अंदर जा चुकी होती है। वो मुड़कर हाथ हिलाता है और गायब हो जाता है। ये लोइन था। हाँ, किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। सबने बस महसूस किया कि पेड़ों के बीच से हवा का एक तेज झोंका गुजरा। और ड्रैगन गुस्से से दहाड़ता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। हाँ, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तो लुइयन ने तो अपनी रफ्तार से ड्रैगन को चकमा दे दिया, पर हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं था। और दूसरा रास्ता हमें एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती दिखाता है। वहां रास्ते में एक आदमी खड़ा है जिसका शरीर आधा मशीन है। इसका नाम है वैंको, जो रॉस एम्पायर से है। रॉस एम्पायर, अरे ये वही लोग हैं ना जो इंसान और मशीन को मिलाकर अमर होने का रास्ता खोज रहे हैं। हाँ, वही। और वैंको उस सिल्वन ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कैसे? उसने अपने चारों तरफ बंदूकें तैनात करके किला जैसा बना लिया है। वो अकेले नहीं लड़ रहा, वो एक पूरी आर्मी के साथ खड़ा है। 1 मिनट, लेकिन क्या ये चीटिंग में ही है? अपने साथ इतनी बंदूकें ले आना तो नियमों के खिलाफ होना चाहिए। यही तो कमाल की बात है। तकनीकी रूप से नहीं। वो कैसे? अकेडमी का नियम है कि आप किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक उसकी ताकत एक सेंटिनल से ज्यादा ना हो। वैंको ने इस लूप होल का फायदा उठाया। मतलब उसने हर बंदूक को एक सेंटिनल की ताकत देकर अपनी एक छोटी मोटी आर्मी बना ली है। हाँ, ये उसकी चालाकी को दिखाता है। वैंको एक पर्पल एनर्जी वेव छोड़ता है जो जमीन की सतह को पिघला देती है और बड़े घमंड से कहता है, गिव अप, द एस्ट्रल कॉम्बैट अकेडमी इज नॉट अ प्लेस यू आउटवर्स ट्रैश कैन रीच। और ये सिर्फ घमंड नहीं है, ये एक सिस्टम वाइड बायस है। इनरवर्स के लोग मानते हैं कि उनका हक है इन संस्थानों पर। और आउटवर्स से आने वाले लोग सिर्फ कचरा हैं। बिल्कुल। वैंको की ये दीवार सिर्फ बंदूकों की नहीं, बल्कि इस गहरी मानसिकता की भी है। लेकिन कहानी में यहाँ भी एक अपवाद देखने को मिलता है। हाँ, एक आदमी तलवार पर खड़ा उड़ता हुआ आता है और वैंको उसे देखकर पहचान जाता है। वो मायरेट स्वॉर्ड्सपीक का सदस्य है। और वैंको इसे बिना रोके जाने देता है। इससे एक और बात साफ होती है, एकेडमी में घुसने के लिए सिर्फ ताकत या अकल ही नहीं, कभी-कभी रेपुटेशन और कनेक्शंस भी काम आते हैं। सही बात है। वैंको जानता है कि मायरेट स्वॉर्ड्सपीक वालों से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। हाँ, इसलिए वो उसे रास्ता दे देता है। और अब हम वापस लुइयन के रास्ते पर आते हैं। उसे ड्रैगन को पार करने के बाद एक और गेटकीपर का सामना करना पड़ता है। हाँ, और ये गेटकीपर कोई जानवर या मशीन नहीं, बल्कि एक इंसान है, एक नौजवान जिसका नाम है आर्चिनो, जो द ब्लेज रेल्म से है। द ब्लेज रेल्म, ये इनरवर्स की सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। बिल्कुल। उसका यहाँ होना ही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या ये संस्थाएं नहीं चाहती कि आउटरवर्स से कोई भी एकेडमी में दाखिला ले? लेकिन लुइयन के ग्रुप में मौजूद लुलू उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है। हाँ, वो अपनी मुट्ठियां भींचती है और कहती है, इंटरेस्टिंग, लीव दिस टू मी। और बिना कुछ सोचे समझे सीधा आर्चिनो पर हमला कर देती है। लग जाता है। उसे गुस्सा आता है कि किसी ने ब्लेज रियल्म को चैलेंज करने की हिम्मत की। वो बिना रहम दिखाए अपनी बैटल टेक्निक स्काई बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करता है।
उसके एक इशारे पर चारों तरफ आग का एक समंदर फैल जाता है। ये आग ये कितनी खतरनाक होगी, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? ये आग इतनी खतरनाक है कि मेल्डर लेवल के योद्धा, मतलब वो जो स्टार एनर्जी को मैनिपुलेट करने में माहिर माने जाते हैं, वो भी इससे डर जाएं। बाप रे। इससे हमें आर्चिनो की ताकत का सही अंदाजा लगता है। लेकिन लुलू पर इसका कोई असर नहीं होता, वो शांत खड़ी रहती है। बिल्कुल। वो एक साधारण सा दिखने वाला मुक्का मारती है, लेकिन उसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि वो आग के समुंदर को चीरकर सीधा आर्चिनो की तरफ बढ़ती है। आर्चिनो पलटवार करता है और अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। जमीन फिर से जलने लगती है और आग हजारों मीटर तक फैल जाती है। उसका कोई अंत ही नहीं दिखता है। और इस आग की चपेट में आकर आसपास खड़े कई दूसरे सेंटिनल्स पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। लुइन और कोको को भी पीछे हटना पड़ता है, लेकिन लुलू वो उस भड़कती आग के बीच में शांत खड़ी रहती है। वो अपना दाहिना हाथ उठाती है और एक और मुक्का मारती है। और लुलू का फलसफा बहुत सीधा है। ऐसा कुछ नहीं है जो एक मुक्के से हासिल नहीं किया जा सकता। और वो इसे साबित कर देती है। हाँ, उसका दूसरा मुक्का न सिर्फ आग के उस बाउंडलेस सी को बुझा देता है, बल्कि आर्चिनो को इतनी जोर से जमीन में धंसा देता है कि वो नजर भी नहीं आता। और उसकी सांसें रुक जाती हैं। हाँ। ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल की ताकत है। ये क्या था? ये मेविस फैमिली की पावर है, एक ऐसी शक्ति जो किसी जटिल टेक्निक या एनर्जी मैनिपुलेशन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि प्योर अनएडल्ट्रेटेड फिजिकल स्ट्रेंथ पर आधारित है। अच्छा, लड़ाई के बाद लुयन और कोको लुलू के पास आते हैं और लुलू जमीन में बने उस विशाल गड्ढे को देखकर बड़ी मासूमियत से पूछती है, Was that overkill? यानी क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया? और इसके बाद का जो सीन है वो कहानी के तनाव को थोड़ा हल्का करता है। हाँ, कोको से सलाह देती है, बहन अगर जरूरत ना हो तो अपनी ये ताकत मत दिखाना, वरना तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। जिस पर लुलू बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, चाहने वालों की लाइन इनर वर्स से आउटर वर्स तक लग जाएगी, चिंता मत करो। और फिर कोको अपनी बड़ी सी सिरिंज निकालकर पूछती है, बहन तुम्हें चोट लगी है क्या? एक जैब लगा दो। और ये सुनकर लुलू, जिसने अभी अभी आग के समंदर का सामना किया था, वो डर के मारे तुरंत मना कर देती है। उसके लिए कोको की सिरिंज आर्चिनो की आग से ज्यादा डरावनी है। स्टार ओडिसी, अध्याय 106, पुराना दोस्त। कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां आर्चिनो की हार हुई है। लुयिन के रास्ते पर ज्यादातर लोग या तो बुरी तरह जख्मी हैं या मारे जा चुके हैं। माहौल बहुत गंभीर है। हाँ, लुयिन, लुलू मैविस और कोको तीनों बिना कुछ ज्यादा कहे बस उस रोशनी की किरण की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो उस किरण को पार करके गायब होते हैं, एक मशीनी आवाज गूंजती है। एज पास्ट, कल्टिवेशन पास्ट, ट्रायल पास्ट, एस्ट्रल स्टेन एप्लीकेशन अप्रूव्ड। एक औपचारिक मोहर कि हाँ, पहला चरण पार हो गया। अब सीन आसमान में मौजूद ग्रेट यू एम्पायर के जहाज पर जाता है जहां डोरिन यूशान और दूसरे बड़े लोग हैं। और वो सब उन 10 रास्तों को बड़ी घबराहट से देख रहे हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये उनके साम्राज्य की इज्जत का सवाल है। उनकी चिंता की वजह क्या है? उनकी सबसे बड़ी चिंता है शर्मिंदगी। सोचिए, एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी, जो यूनिवर्स की सबसे प्रतिष्ठित जगहों में से एक है, वो आपके ही इलाके में परीक्षा ले रही है और आपका ही कोई नौजवान पास ना हो पाए। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। बिल्कुल। और उनकी चिंता सिर्फ काल्पनिक नहीं है। उन्हें पता चला है कि इनर वर्स की 3 बड़ी ताकतों ने अचानक इस परीक्षा में दखल दिया है। और इसी तनाव के बीच रॉकीओना बताता है कि हर रास्ते पर स्क्रीन दिखने लगी हैं। हाँ, जिन पर पास होने वालों के नाम आ रहे हैं। और यहीं से कहानी में पहला दिलचस्प मोड़ आता है। सेंटिनल के रास्ते की एक स्क्रीन पर पहला नाम आता है, सिल्वर ग्रेट यू एम्पायर। ये देखकर तो डोरिन और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। सिल्वर, ये कौन है? बिल्कुल। उनकी हैरानी देखने लायक है। वो अपनी लिस्ट देखते हैं, आपस में पूछते हैं, पर किसी को नहीं पता कि ये सिल्वर कौन है। बाद में पता चलता है कि ये लड़का अपने दम पर बिना किसी आधिकारिक समर्थन के परीक्षा में शामिल हुआ है। अच्छा। क्राउन प्रिंस भी इसे लेकर काफी उत्सुक दिखता है और तुरंत उसकी जांच का आदेश देता है। अपने दम पर इनरवर्स के गेटकीपर्स को पार करना कोई मामूली बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। और तभी एक और स्क्रीन पर नाम आता है, ज़ो यीलोंग, मायरिएड स्वॉर्ड्स पीक। होक इंसान ये नाम देखकर कहता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अब सबकी नजरें उस आखिरी सेंटिनल रास्ते की स्क्रीन पर हैं, जिस पर ग्रेट यू एम्पायर के सारे युवा गए थे। यहाँ पर तनाव अपने चरम पर है। और फिर पहला नाम आता है लुलू मैविस, मैविस बैंक से। इस पर तो किसी को कोई हैरानी नहीं होती। बिल्कुल नहीं।
मैविस परिवार एक ऐसी ताकत है जो शायद वहां मौजूद तीनों इनवर्स शक्तियों से भी बड़ी हो। उनका पास होना तो तय ही था। उसके बाद दूसरा नाम आता है कोको का, विंड्रिफ्ट हॉल से। ये नाम एक बार फिर साबित करता है कि इनरवर्स ने एस्ट्रल 10 को नजरअंदाज नहीं किया है। वो अपने सबसे बेहतरीन लोगों को भेज रहे हैं। मुकाबला बहुत सख्त है। और फिर तीसरा नाम आता है, वो नाम जिसका सबको इंतजार था, लू यिन, ग्रेट यू एम्पायर। ये नाम देखते ही डोरन और बाकी सब खुशी से झूम उठते हैं। तो लू यिन की सफलता सिल्वर की सफलता से कहीं ज्यादा मायने रखती है। सिल्वर एक बाहरी है, लेकिन लू यिन उनका अपना है। उनका ज़ीशान किंग एक रॉयल है। हाँ, उसकी जीत ग्रेट यू एम्पायर की ताकत को साबित करती है। ये इस बात का सबूत है कि उनकी ताकत जीती है, कोई बाहरी नहीं। दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया भी काफी कुछ बताती है। रॉकी आना सिर हिलाकर सहमति देता है, शायद ये सोचकर कि ज़ीशान किंग वाकई ओना परिवार के लायक है। हाँ, और हुआ किंगशान की आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो क्या सोच रहा है कोई नहीं बता सकता। और ज्यू लैंग बस चुपचाप लू यिन के नाम को घूर रहा है। डोरेन इतना खुश है कि वो फौरन साम्राज्य को यह खुशखबरी देना चाहता है। लेकिन हो क्योंगशान उसे रोक देता है। वो कहता है, योर हाइनेस, रुकिए, मैल्डर रास्तों के नतीजों का इंतजार करते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। सेंट्रल रम तो बस एक क्वालिफायर है। बिल्कुल, असली कल्टिवेशन तो मेल्डरहुड से शुरू होती है। अगर उनका कोई मेल्डर एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी में दाखिल हो जाता है तो वो साम्राज्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो जहां एक तरफ आसमान में ग्रेट यू एम्पायर जश्न और आगे की उम्मीदों में डूबा है, वहीं जमीन पर उस परीक्षा को पास करने वालों के लिए असलियत क्या थी? वो तीनों एक चूना पत्थर के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। माहौल पूरी तरह बदल चुका है। चारों तरफ अजीब ऊंचे ऊंचे पौधे हैं और लगातार बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी घने आदिम जंगल में आ गए हैं। और वहां पहुंचते ही लुई उनको एक बड़ा झटका लगता है। वो एक जाने पहचाने मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता है। ये सिल्वर है। एक मिनट, सिल्वर इतनी आसानी से कैसे पास हो गया? वो लुएन से पहले वहां पहुंच गया? हाँ, पिछली बार जब हमने उसे देखा था वो लुएन से बहुत पीछे था। तो यहाँ सिर्फ ताकत की बात है या वो कोई शॉर्टकट जानता है? तरक्की की रफ्तार नेचुरल नहीं लगती। लुयेन को भी यही महसूस होता है। उसके पास या तो कोई ऐसी तकनीक है या फिर उसे इस परीक्षा के बारे में पहले से कुछ पता था जो नियो ह्यूमन अलायंस से उसके कनेक्शन को और भी गहरा कर देता है। और वो उसे देखकर कहता है, बहुत समय हो गया दोस्त। वो दोस्त शब्द यहाँ बहुत खोखला लगता है। और वहां सिर्फ सिल्वर ही नहीं है, दूसरी तरफ एक और शख्स चुपचाप खड़ा बारिश को देख रहा है। उसकी पीठ पर एक साधारण सी लंबी तलवार है, लेकिन उससे एक बहुत तेज ऑरा निकल रहा है। इतना तेज कि लुयेन को भी उसे देखकर दबाव महसूस होता है। ये कौन है? यहाँ पर एक और बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतरता है। कोको उसे पहचान लेती है और कहती है, मिरियाद स्वॉर्ड स्पीक का कोई। अरे वाह! ये सुनकर लुयेन भी चौंक जाता है, क्योंकि ये वही ताकत है जिससे विंडी उशान आती है। लुलू मैविस तो इन दोनों को देखकर लड़ने के लिए उत्साहित हो जाती है, जो दिखाता है कि उसका मिजाज कितना अलग है। पर कोको उसे रोक लेती है। अब सीन एक बार फिर बदलता है और हम मेल्डर्स के रास्ते पर पहुंचते हैं। ये रास्ता सेंटिनल्स के रास्ते से काफी लंबा और मुश्किल है। हाँ, और यहाँ चुनौती भी कहीं ज्यादा बड़ी है। कुछ ताकतवर मेल्डर्स आखिरकार अंत तक पहुंच चुके हैं। मेंग टाओ के नेतृत्व में एक समूह दूर से प्रकाश की किरण को देखता है। उन्हें पता है कि अगला और सबसे मुश्किल हिस्सा अब आने वाला है। आज जहां उन्हें इनरवर्स के एलीट्स का सामना करना पड़ेगा, इस बारे में खबर फैल चुकी है। कुछ लोगों ने तो डरकर हार मान ली, लेकिन मेंग टाओ जैसे लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो वास्ट अर्थ सेक्स से है और अपने वीव का एक बड़ा नाम है। वो इनरवर्स के एलीट्स की ताकत को खुद परखना चाहता है। जब उसका समूह वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि 20 से ज्यादा लोग पहले से ही वहां मौजूद हैं। और वो सब मिलकर एक विशाल सिल्वन ड्रैगन का सामना कर रहे हैं, जिसका नाम है ड्रैगन 9। उसका ऑरा इतना खौफनाक है कि जमीन में दरारें पड़ रही हैं। और उसकी सांसों से हवा के तेज झोंके निकल रहे हैं जो त्वचा को काट सकते हैं। और वो ड्रैगन उन्हें देखकर एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारता है। वो सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो बोलता है। वो कहता है, मैं ड्रैगन 9 हूँ, उस शख्स का नाम याद रखना जो एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी में दाखिल होने की तुम्हारी उम्मीदों को रोकेगा। अब सारे मिल्डर्स गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह देखा जा रहा है। मेंग टाओ आगे बढ़ता है और कहता है, वास्ट डर्थ सेक्ट का मेंग टाओ तुम्हें चुनौती देता है। वो अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहता है। ड्रैगन 9 उसे देखकर मजाक उड़ाता और कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर जो होता है वो सबके होश उड़ा देता है। आधे मिनट से भी कम समय में मेंग टाओ दर्द से चिल्लाता है,
क्योंकि ड्रैगन 9 उसे अपने मुंह में दबाकर तोड़ देता है। ओह गॉड। उसका खून ड्रैगन के विशाल शरीर पर बहता है और उसकी सारी इज्जत, सारा घमंड मौत में बदल जाता है। ये वाकई चौंकाने वाला है। मेंगटाओ को हम एक ताकतवर, सम्मानित योद्धा के तौर पर जानते थे। हाँ, उसकी इतनी बेरहमी से हुई मौत ये साफ कर देती है कि इनवर्स के लिए आउटरवर्स के योद्धा सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं। आप कौन हिम्मत करेगा? सब डरे हुए हैं। तभी एक लड़की की आवाज गूंजती है, सब लोग एक साथ हमला करो। ये एक सिल्वन ड्रैगन है और उसकी पूंछ पर जो मांस का गोला है वो उसकी कमजोरी है। अच्छा। ये आवाज उनमें एक उम्मीद जगाती है। ये दिखाती है कि भले ही ताकत में अंतर हो, लेकिन ज्ञान और रणनीति से उसे चुनौती दी जा सकती है। ड्रैगन 9 ये सुनकर और भी गुस्से में आ जाता है। किसकी हिम्मत हुई मेरी रेस का अपमान करने की? लेकिन अगले ही पल 20 मेल्डर्स एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। ये उनकी जीत का एकमात्र मौका है। ये एकता में शक्ति दिखाने की एक कोशिश है। लेकिन ड्रैगन 9 का गुस्सा अब उस लड़की पर केंद्रित हो जाता है। वो खास तौर पर समूह की महिलाओं पर हमला करना शुरू कर देता है, शायद उस आवाज का बदला लेने के लिए। और इस अफरा तफरी के बीच कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर प्रकाश की किरण की ओर भागने में सफल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो बच निकलेंगे। पर ड्रैगन 9 उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देता। वो गुर्राता है और अपनी अविश्वसनीय रफ्तार दिखाता है। उसका शरीर तेजी से 5 छायाओं में बट जाता है और वो पोर्टल के सामने एक दीवार बना लेता है। इनरवर्स के एक जीनियस की ये रफ्तार देखकर सभी मेल्डर्स दंग रह जाते हैं। स्टार ऑडिसी का अध्याय 107। हाँ, जिसका शीर्षक है दोज हु पास्ट, यानी वो जो कामयाब हुए। कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल सिल्वन ड्रैगन से। ड्रैगन 9 वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी योद्धा को मतलब खिलौनों की तरह उठाकर फेंक रहा है। पूरी तरह से हावी है, ऐसा लगता है कि उसे कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक खतरे का एहसास होता है। और ये कोई मामूली खतरा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ड्रैगन 9 जैसे ही गुस्से में पलटता है, एक चांदी की सुई हवा को चीरती हुई आती है और सीधे उसकी पूंछ में धंस जाती है। और वो दर्द से चीख उठता है। यहाँ पता चलता है कि उसकी पूंछ पर वो जो मांस का गोला है वो उसकी कमजोरी है। 1 मिनट, पर ये तो बड़ा अजीब है। एक महिला चिल्लाकर उसकी कमजोरी बता देती है और इनवर्स की बड़ी बड़ी ताकतों को ये पता होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाई। ऐसा क्यों? यही तो इस परीक्षा का असली खेल है ना। सबको पता था कि कमजोरी क्या है, लेकिन ड्रैगन 9 का डिफेंस इतना मजबूत था कि कोई उसके पास फटक भी नहीं सकता था। अच्छा, तो उस महिला ने ताकत का नहीं बल्कि रणनीति और सही मौके का इस्तेमाल किया, और हमला करते ही वो लड़ने में वक्त बर्बाद नहीं करती। वो सीधे प्रकाश की किरण में घुसकर परीक्षा पास कर लेती है। और अब बेचारे बाकी योद्धाओं को एक घायल और पहले से भी ज्यादा गुस्से वाले ड्रैगन का सामना करना है। चूना पत्थर का एक ऊंचा प्लेटफॉर्म। यहाँ लुएन और लुलु शांति से दूर हो रही बारिश को देख रहे हैं। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। नहीं, अचानक हवा में एक झिलमिलाहट होती है और एक नया व्यक्ति उनके बीच आ जाता है। और सब चौंक जाते हैं। वो देखने में बिल्कुल साधारण है, लेकिन उसके बाल बहुत अजीब हैं। हाँ, काले हैं, पर ऐसे काले कि वो किसी भी तरह की रोशनी को सोख नहीं रहे। जैसे वो बाल नहीं बल्कि अंधेरे का एक टुकड़ा हो। इस युवक की शक्ति उसकी खामोशी में छिपी है। और वो बाल एक विजुअल संकेत हैं कि इसकी ताकत सामान्य नहीं है। ये असल में एक इनेट गिफ्ट की निशानी है। इनेट गिफ्ट, इसका मतलब कोई पैदाइशी सुपर पावर? बिल्कुल। इस कहानी में इनेट गिफ्ट एक ऐसी खासियत है जो किसी को जन्म से मिलती है। इसे आप ट्रेनिंग से हासिल नहीं कर सकते। कुछ देर बाद वहां कोको और उसकी बहन जोरा भी पहुंच जाती हैं। उनका सीन काफी भावुक है। लेकिन चलिए उस रास्ते पर चलते हैं जहां से ये रहस्यमयी युवक आया है। वहां का मंजर किसी बुरे सपने जैसा है। मौत जैसी खामोशी, जमीन पूरी तरह सपाट है, जैसे किसी ने उसे रौंद दिया हो। वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। यहाँ तक कि रॉस एम्पायर का जो एक्सपर्ट गार्ड वहां तैनात था वो भी धातु के कबाड़ में बदल चुका है। और ये साफ है कि यह उसी काले बालों वाले युवक का काम है जिसका नाम स्क्रीन पर डार्क वॉइड दिखाया गया है। और ऊपर बैठे लोग इस पर बहस कर रहे हैं। एक कहता है कि उसका इनेट गिफ्ट अविश्वसनीय है, तो दूसरा कहता है कि ये बहुत ज्यादा घातक है। बिल्कुल। एक दिन और बीत जाता है और एक दूसरे रास्ते के आखिर में हमें मिलता है आर्शिम, जो ब्लेज रेल्म से है। और ये बंदा तो मतलब घमंड की जीती जागती मूरत है। और उसका घमंड बेवजह नहीं है। उसने 1 दर्जन मेल्डर्स को अपनी आग से भूनकर रख दिया है।
जब ठंड बढ़ती है और उन्हें उम्मीद होती है कि शायद अब बच जाएंगे, तो वो अपनी आग का घेरा और मजबूत कर लेता है। उसे लोगों की उम्मीद को टूटते हुए देखने में मजा आता है। ये तो बड़ा ही सैडिस्टिक किरदार है। वो यहाँ इनरवर्स के घमंड का प्रतीक है। वो उन लोगों में से है जो मानते हैं कि आउटरवर्स के योद्धा कमजोर हैं, कीड़े मकोड़े जैसे हैं। एक बेंचमार्क है दिखावटी ताकत का। बिल्कुल। लेकिन तभी उसके घमंड को एक झटका लगता है। हाँ, उसकी आग के बीच से एक खूबसूरत परछाई निकलती है। सफेद बाल, गहरी लाल आंखें, और वो नंगे पैर आग पर ऐसे चल रही है जैसे नाच रही हो। आर्शियम उसे रोकने की कोशिश तक नहीं करता। क्यों? क्या वो लड़की इतनी ताकतवर है? वो ताकतवर तो है, लेकिन आर्शियम के ना रोकने की वजह सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि पहचान और पॉलिटिक्स है। मतलब वो लड़की है मिशेल, द रेड लोटस विच, और वो कुख्यात रेड लोटस विच वो मीरा की छोटी बहन है। अच्छा। तो उससे उलझने का मतलब है सीधे मीरा से दुश्मनी मोल लेना। और ये खतरा आर्शियम जैसा घुमंडी भी नहीं उठाना चाहता। और जैसे ही मिशेल प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं, यहां तक कि डार्क वॉइड की भी। ल्यू युंग भी उसे घूरता है, लेकिन उसकी वजह अलग है। उसे मिशेल में अपनी दुश्मन मीरा की झलक दिखती है। इसके बाद वहां मिनजो पहुंचता है और वो तो डर के मारे एक कोने में दुबक जाता है। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे इन ताकतवर लोगों से भर रहा है। हाँ, प्लेटफॉर्म तो भर रहा है, लेकिन एक पूरा साम्राज्य है जिसकी सांसें अटकी हुई हैं। ग्रेट यू एम्पायर। उनके लोग जैसे डॉरेन यूशान बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनका एक भी योद्धा अब तक परीक्षा पास नहीं कर पाया है। ये उनके लिए इज्जत का सवाल है। और ये तनाव हमें सीधे एक रास्ते पर ले जाता है, जहां शुद्स और कुछ दूसरे योद्धा एक साइबॉर्ग के सामने खड़े हैं। और इस साइबॉर्ग ने अकेले ही 10 मेल्डर्स को हरा दिया है। और फिर वो साइबॉर्ग एक बहुत ही चुभने वाली बात कहता है। मैंने कहा था तुम पास नहीं हो सकते। इनरवर्स और आउटरवर्स के बीच का अंतर जमीन आसमान जैसा है। ये सिर्फ एक ताना नहीं है, ये इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। तो क्या शुद्स, जो ग्रेट यू एम्पायर का सबसे काबिल युवा है, इस सच्चाई को झुठला पाएगा? वो अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, एक शानदार हमला। लेकिन साइबॉर्ग की ऊर्जा किरणें उसके सबसे शक्तिशाली वार को भी ऐसे काट देती हैं जैसे वो कागज हो। यही वो पावर गैप है जिसकी बात हो रही थी। शुट्स की ब्लेड टूट जाती है और उसे अपनी मौत सामने नजर आती है। तो क्या ये शुट्स का अंत है? क्या ग्रेट यू एम्पायर का सबसे काबिल योद्धा ऐसे ही मारा जाएगा? सब यही सोचते हैं, लेकिन ठीक उसी पल जब वो किरणें शुट्स को मारने वाली होती हैं, वो अचानक हवा में गायब हो जाते हैं। हाँ, सब हैरान है। शुट्स जिंदा है, और जब वो ऊपर देखता है तो साइबॉर्ग के ठीक पीछे एक युवक खड़ा है, जिसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। रुकिए, ये कौन है? शुट्स उसे पहचानता तो है, पर सिर्फ इतना कि वो ग्रेट यू एम्पायर का ही एक साधारण मेल्डर है। एक ऐसा लड़का जिससे उसने कभी बात तक नहीं की। एक ऐसा किरदार जो अब तक बैकग्राउंड में था, अचानक हीरो बनके कैसे आ गया? यही इस अध्याय का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन मोड़ है। साइबॉर्ग ठंडी आवाज में पूछता है, तुम कौन हो? और युवक शांति से जवाब देता है, शीलाओ, माफ करना, कृपया हमें जाने दो। इसके बाद जो होता है वो अविश्वसनीय है। वो ताकतवर साइबॉर्ग जिसने 10 मेल्डर्स को धूल चटा दी और शुट्स को लगभग मार ही दिया था, वो जवाब देता है, ठीक है। बस इतना ही। शुट हैरान है कि इनरवर्स का वो योद्धा इस शीलाओ से डर गया। डर से भी ज्यादा। जब क्षी लाओ शुट्स को लेकर जाने लगता है तो साइबॉर्ग सोचता है कि उस एक पल में उसे मौत का एहसास हो गया था। कोई हमला नहीं, कोई धमकी नहीं, सिर्फ शी लाओ की मौजूदगी का असर। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि उसे दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अरे बाप रे। साइबॉर्ग का दिमाग ये मानने को तैयार नहीं है कि आउटरवर्स में इतना डरावना कोई कैसे हो सकता है। स्टार ऑडिसी अध्याय 108 छिपे हुए उपहार। तो कहानी शुरू होते ही हमें एक हारी हुई लेकिन बहुत खतरनाक आवाज सुनाई देती है। हाँ, एक साइबॉर्ग है, वेयर, और वो चिल्ला रहा है, मैं वायर हूं, मेरा नाम याद रखना, क्ष्यालुओ, मैं तुम्हें एकेडमी में ढूंढ निकालूंगा। ये सिर्फ हारने वाले का गुस्सा नहीं है, ये एक वादा है, भविष्य में होने वाले एक टकराव का बीज बो दिया गया है यहाँ। सही बात है। और जहां वेयर पीछे छूट गया, वहीं श्यालुओ और शुट्स कामयाबी से एकेडमी में दाखिल हो रहे। और शुट्स का इरादा तो देखिए, वो कहता है कि इस बार उसे कोई और लाया है, लेकिन जब वो यहाँ से निकलेगा तो अपने पैरों पर सर उठाकर निकलेगा। और जहां ये नए योद्धा अपनी जगह बना रहे हैं, वहीं हजारों प्रकाश वर्ष दूर ग्रेट यू एम्पायर में तो जैसे कोई त्योहार मन रहा है। हाँ, डॉरेन यूशान और बाकी सब उस स्क्रीन पर शुट्स का नाम देखकर खुशी से उछल पड़ते हैं। और जब श्यालो समेत
कुल 4 छात्रों के नाम आते हैं तो ये उनके लिए एक राष्ट्रीय गौरव का पल बन जाता है। हाँ, लेकिन इसी जश्न के बीच जुअल लांग की चेतावनी उस खुशी पर एक पर्दा सा डाल देती है। वो कहता है, अभी ज्यादा खुश मत हो। क्यों? ऐसा क्यों कहता है वो? क्योंकि इनवर्स मतलब ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो ज्यादा ताकतवर है, वहां की 3 बड़ी शक्तियों का कोई छात्र नहीं चुना गया। अच्छा। और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि आउटरवर्स यानी बाहरी दुनिया के एक साम्राज्य ने 4 लोग भेज दिए। तो ये एक लाइन हमें आउटरवर्स और इनरवर्स के बीच का पावर गैप और तनाव साफ साफ दिखा देती है। बिल्कुल। और इसी तनाव के बीच एक और रहस्य है। शायलो। हाँ, शायलो। क्राउन प्रिंस तक को नहीं पता कि वो असल में कौन है। तो एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ खतरा और बीच में एक अनजाना किरदार। लेकिन एक इंसान है जो इन सब से दूर सिर्फ अपनी जलन में जल रहा है। वजीर। ज़ेन्यू स्टार पर लू इन की कामयाबी उसके लिए एक जाती हार जैसी है। बिल्कुल। हजारों प्रकाश वर्ष दूर अकेडमी में पहुंचे इन छात्रों को शायद इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो तो एक बिल्कुल अलग ही हकीकत का सामना कर रहे हैं। और इसी दौरान कहानी का फोकस ज़ेन्यू स्टार के महल पर जाता है, जहां सम्राट द अनडाइंग यू शैन अपनी बेटी वेंडी यू शैन से बात कर रहे हैं। और ये बातचीत ये इस अध्याय का दिल है, मुझे लगता है। सम्राट बहुत खुश है। उन्हें लगता है कि आउटर वर्स से इन होनहार बच्चों को अकेडमी भेजना इनर वर्स के साथ की खाई को पाटने का एक तरीका है। एक उम्मीद है। हाँ, एक उम्मीद। लेकिन उनकी बेटी वेंडी इस उम्मीद पर ठंडा पानी डाल देती है। बिल्कुल। वो एकदम सपाट चेहरे से कहती है कि ये नामुमकिन है। वो इन छात्रों को इम्प्स कहती है, मतलब छोटे मोटे कीड़। हाँ, और उसका कहना है कि अकेडमी जाकर इन्हें सिर्फ अपनी औकात पता चलेगी कि वो ब्रह्मांड के सामने कितने छोटे और मामूली हैं। ये नजरिया तो बहुत ही निराशावादी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेंडी ने इनरवर्स की हकीकत देखी है। वो जानती है कि वहां ताकत का पैमाना क्या है। उसका सिनिसिज्म उसके अनुभव से आता है। वो यथार्थवादी है। लेकिन सम्राट का जवाब वो कमाल का है। हाँ, वो कहते हैं कुएं का मेंढक कभी नहीं जान पाएगा कि आसमान कितना बड़ा है। उसका आसमान को निगलने की इच्छा शायद हंसी की बात हो, लेकिन उस हिम्मत का सम्मान करना होगा। वाह, मतलब सम्राट जानते हैं कि ये बच्चे कमजोर हैं, शायद नादान भी, लेकिन वो उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी हिम्मत पर दांव लगा रहे हैं। बिल्कुल। पर चलते हैं एकेडमी के अंदर। हाँ, एक बहुत बड़ा चूना पत्थर का प्लेटफॉर्म है और उस पर लगातार बारिश हो रही है। लू यिन समेत कुल 12 कामयाब छात्र वहां मौजूद हैं। और माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। हाँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब बस एक दूसरे को तोल रहे हैं। और यहीं पर एक नया रौबदार किरदार आता है, हुई डे नाइट। उसके काले सफेद बाल हैं और उसके आते ही जैसे हवा बदल जाती है। ऐसा क्यों? ये डे नाइट क्लैन क्या है? डी नाइट क्लैन इनरवर्स के सबसे ताकतवर और रहस्यमयी खानदानों में से एक माना जाता है। उनका नाम ही मतलब ताकत की गारंटी है। अच्छा। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन नजरें लड़ रही हैं। हाँ, सिल्वर की मुस्कान पर शालियों की नजरें तीखी हो जाती हैं। और शुट्स सबसे खतरनाक दिखने वाले डार्कबॉयड को घूर रहा है। ये मानसिक जंग है जो असली लड़ाई से पहले ही शुरू हो चुकी है। और इसी तनाव के बीच एक आवाज गूंजती है। वो उन्हें बधाई देती है और फिर उनकी पहली चुनौती सामने रखती है। हमने 5 उपहार तैयार किए हैं और उन्हें इस बारिश में छिपा दिया है। जिसे मिलेगा वो उसका होगा। सारे छात्र फौरन बारिश को घूरने लगते हैं। लू यिन भी देखता है, अपनी हथेली पर बूंदों को महसूस करता है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। ये तो बस पानी है। हाँ, लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि मिशेल और कुछ दूसरे लोगों की स्टार एनर्जी में हलचल हो रही है। जैसे उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा है जो लू यिन को नहीं दिख रहा। और यहीं पर दबाव बनना शुरू होता है। हाँ, लू यिन को एहसास होता है कि वो पिछड़ रहा है। ये रेस का पहला मीटर है और वो बाकियों से पीछे है। ये एहसास किसी भी नए छात्र के लिए बहुत डरावना होता है। और इसी घबराहट में, इसी दबाव में वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। हाँ, और ये दिलचस्प है कि वो ये फैसला दबाव में लेता है। वो अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करने का फैसला करता है। कॉस्मिक आर्ट। हाँ, कॉस्मिक आर्ट। ये कोई आम तकनीक नहीं है। ये सितारों की नकल करके अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने का एक तरीका है। एक ऐसा राज जिसे वो अब तक सबसे छिपाता आया था। उसे डर था कि कोई इसे पहचान लेगा, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं है। और जैसे ही वो अपनी कॉस्मिक आर्ट का इस्तेमाल करता है, एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। क्या? बारिश के पर्दे के पीछे से कोई बूढ़ी आंखें उसे देख रही हैं। अच्छा। और वो आंखें हैरान हैं। वो सोचती है, आउटर वर्स के किसी के पास ये तकनीक कैसे? दिलचस्प।
3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन? हाँ, ल्यू योन अपनी कॉस्मिक आर्ट से लगातार कोशिश करता रहता है, पर उसे कुछ हाथ नहीं लगता। वो लगभग हार मानने ही वाला होता है कि तभी मिशेल की आंखें खुलती हैं। और उसकी स्टार एनर्जी एक धमाके के साथ फटती है और बारिश को सचमुच एक तरफ धकेल देती है। जैसे पानी के पर्दे में एक छेद हो गया हो और मिशेल उस छेद से बाहर निकलकर एक चिप जैसी चीज उठा लेती है। पहला उपहार मिल चुका है। और यही वो पल है, वो आहा मोमेंट, जब लू युन को सब कुछ समझ आ जाता है। उसे क्या समझ आता है? फर्क क्या था? फर्क देखने का नहीं था, फर्क था कंट्रोल का। कंट्रोल मतलब? इसे ऐसे समझिए, लू युन की एनर्जी एक भाप की तरह थी जो बारिश से बस गुजर जाती थी, उसे छू नहीं पाती थी। अच्छा। लेकिन मिशेल ने अपनी एनर्जी को जमा कर जैसे बर्फ का एक टुकड़ा बना लिया था, जो बारिश की बूंदों को सच में धकेल सकता था। तो उसकी स्टार एनर्जी ने एक भौतिक, एक ठोस रूप ले लिया था। बिल्कुल। मतलब उपहार कहीं छिपे हुए थे ही नहीं। नहीं, वो तो सबके सामने हवा में तैर रहे थे। बस उन्हें पकड़ने के लिए आपको अपनी एनर्जी को निराकार से साकार बनाना था। सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन ये तो स्टार एनर्जी के कंट्रोल का एक बहुत ही ऊंचा स्तर है। और यही इस पहली परीक्षा का जीनियस स्ट्रोक था। स्टार ऑडिसी चैप्टर 109। जैसे ही सीन शुरू होता है, वहां खड़ी मिशेल अपनी स्टार एनर्जी को यूज करके बारिश के अंदर से एक चिप निकाल चुकी होती है। राइट। और उसके तुरंत बाद शा लो भी एकदम स्मूथली अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो स्टार एनर्जी को एक जाल की तरह फैलाता है और बारिश से एक और चिप निकाल लेता है। हाँ। और इसे देखकर वहां खड़ा हुई डे नाइट का रिएक्शन थोड़ा कोल्ड और सच में गुस्से में होता है। वो छिड़ जाता है ना? बिल्कुल, वो क्लियरली इस पावर डिस्प्ले से चिढ़ जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये आम लोग उसके लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। और इसी शांत बारिश के पीछे से एक एकदम हेवी और डेसोलेट आवाज आती है। ये आवाज रेन मास्टर की है, जो चुपचाप इन नए बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है। उसकी बातों में मतलब एक बहुत डीप फिलॉसफी है। वो साफ कहता है कि स्टार एनर्जी ही कल्टीवेशन का बेस है, लेकिन जो असली पावर हाउसेज होते हैं वो क्वालिटी देखते हैं। तो रेन मास्टर का क्राइटेरिया क्या था? रेन मास्टर का कहना है कि 3 दिन के अंदर स्टार एनर्जी को मटीरियलाइज कर लेना, उसे एक शेप दे देना, ये दिखाता है कि ये बच्चे स्मार्ट हैं। पर साथ ही वो एक बहुत बड़ी शर्त रख देता है। क्या शर्त? इन्फिनिट चेंज अचीव करने के लिए उन्हें जीनियस बनना होगा, सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है। वाओ। इन्फिनिट चेंज का असली मतलब है उस एनर्जी को किसी भी सिचुएशन, किसी भी खतरे के हिसाब से इंस्टेंटली ढाल लेना। और इसी थ्योरी का प्रैक्टिकल प्रूफ हमें अगले दिन देखने को मिलता है। हाँ, जब यूई डे नाइट का सीन आता है, जिसके अंदर अपने हाई क्लास क्लैन का बहुत ज्यादा एरोगेंस भरा हुआ है। वो अचानक अपनी आंखें खोलता है और लिटरली बारिश को फाड़कर अपनी चिप निकालता है। उसका तरीका एकदम ब्रैश, एकदम अग्रेसिव है। उसमें कोई फिनेस नहीं है, बस रॉ पावर का डिस्प्ले है। और ठीक उसी वक्त लुलू भी एकदम स्मूथली अपनी चिप निकाल लेती है। फिर शुरू होता है इन दोनों के बीच एक इंटेंस ग्लेयरिंग कॉन्टेस्ट। ये आंखों का युद्ध सिर्फ ईगो का नहीं था, ये बैकग्राउंड का क्लैश था। यूई डे नाइट को लगता है कि आउटर वर्स की एक आम लड़की उसके जैसे एलीट डे नाइट क्लैन के मेंबर को ऐसे आंख कैसे दिखा सकती है। वो थ्रेट देता है, You're looking for trouble, woman. और उसके बाद लुलू स्नेयर करती है और एकदम कैजुअली बोलती है, Just someone from the day-night clan. और उसके बाद जब हुई उसका नाम पूछता है और वो प्राउडली बोलती है लुलू मेविस, तो हुई पूरी तरह शांत हो जाता है। उसका सारा अग्रेसिव एटीट्यूड 1 सेकंड में गायब हो जाता है, क्योंकि मेविस फैमिली कितनी खतरनाक है ये यूनिवर्स में सब जानते हैं। बाकी सब लोग तो गिफ्ट्स और चिप्स निकालने के बाद उस पीसफुल बारिश को ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन लुइयन का ध्यान कहीं और ही था। हाँ, वो अपनी कॉस्मिक आर्ट यूज करके उस स्टार एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहा था। वो बारिश की बूंदों को इमिटेट करके अपनी स्टार एनर्जी को लिक्विफाई या इवेपोरेट करने का ट्राई कर रहा था। पर वो लगातार फेल हो रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका बेसिक प्रिंसिपल ही गलत था। वो बारिश के नेचर को कॉपी कर रहा था, यानी पानी और इवेपोरेशन जैसी नेचुरल प्रॉपर्टीज को। लेकिन उसकी टेक्निक तो कॉस्मिक आर्ट है ना? राइट। कॉस्मिक मतलब जो लिटरली स्टार्स, प्लैनेट्स और उनके ग्रेविटेशनल फोर्स पर बेस्ड हो। वो एक कॉस्मिक लेवल की टेक्निक को एक छोटे से वेदर फिनोमेना पर फोर्स कर रहा था। जैसे ही उसको ये रियलाइजेशन मिलता है कि वो कितना बड़ा भोंडू था, वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके पाम पर सच में एक छोटा सा ग्लोइंग स्टार बन जाता है। उस स्टार की पूरे ग्रेविटेशनल फोर्स से वो बारिश को फाड़ता है और उसे 5वीं चिप नजर आ जाती है। ये ब्रेक थ्रू उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन यहाँ रियलिटी का एक बहुत ब्रूटल तमाचा पड़ता है। हाँ, मेरियट स्वॉर्ड्स पीक का जाओ येलोंग। बिल्कुल।
दूर से अपनी 3 स्वॉर्ड से उस पर डायरेक्टली अटैक कर देता है। लुई यिन ने जो अपने हाथ में एक सिंगल स्टार बनाया था, वो उस अनस्टेबल स्टेट में उन 3 डेडली स्वॉर्ड्स के फिजिकल प्रेशर को रोक नहीं पाता। उस स्टार का स्ट्रक्चर टूट जाता है और जाओ येलोंग बड़ी आसानी से वो चिप चुरा लेता है। और उसके बाद जाओ का एटीट्यूड एकदम कट थ्रोट था। वो कैजुअली कहता है कि उस पर अटैक करना अच्छी बात नहीं है, जैसे उसने कोई एहसान किया हो। लू यिन गुस्से में वापस अटैक करने ही वाला होता है कि तभी सब कुछ रुक जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। अचानक नॉर्दर्न माउंट पर एक भारी शैडो आकर गिरती है। एक ऐसी डेंस स्टार एनर्जी की वेव निकलती है जो सबको हिलाकर रख देती है। वहां का एटमॉस्फेयर एकदम सफोकेटिंग हो जाता है। ये शैडो एक लिमिटियर की थी। लिमिटियर? तो इनका ऑरा मास्टर जैसा हेवी फील होता है। बिल्कुल। इनका ऑरा इतना डेंस होता है कि उसके प्रेशर से आसपास के कमजोर कल्टीवेटर्स सांस तक नहीं ले पाते। एकदम सिनेमैटिक गॉड लाइक एंट्री थी इस बंदे की। ये मिस्टीरियस मास्टर, जिसका नाम बिग पाव है, मुड़ता है और बच्चों से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू, और अचानक रुक जाता है। हाँ, वो घूमकर उन बच्चों को देखता है, आंखें फाड़ कर गिनता है और कंफ्यूज होकर पूछता है, वेट, बाकी पास हुए स्टूडेंट्स कहाँ हैं? और तभी कोको मासूमियत के साथ जवाब देती है कि सिर्फ हम ही हैं। ये सुनकर बिग पाव हक्का बक्का रह जाता है। उसका कंफ्यूजन जस्टिफाइड था, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से हर साल एस्ट्रल 10 एकेडमी लगभग 1000 एलीट स्टूडेंट्स रिक्रूट करती थी। वो सीधा आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है, रेन मास्टर, मेरे क्यूट जूनियर्स कहाँ हैं? तो रेन मास्टर डांट कर बताता है कि इस बार स्ट्रिक्टली सिर्फ 12 लोग ही पास हुए हैं। ये सुनते ही बिग पाव का वो मास्टर वाला भयंकर ऑरा एकदम से गायब हो जाता है। वो जमीन पर बैठकर डिप्रेशन में चला जाता है। पर फिर उसका मूड स्विंग होता है और वो मिशेल से नकली कॉन्फिडेंस के साथ फ्लर्ट करने लगता है। और मिशेल इरिटेट होकर उससे 3 बार कहती है, सीनियर प्लीज ऑफिशियल बिजनेस की बात करें। इस प्योर कॉमेडिक सेटअप के पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी थी। अचानक आसमान ग्रे हो जाता है और रेन मास्टर की आवाज आती है, जो बिग पाव को धमकी देती है कि अगर उसने और कोई एम्बैरेसिंग हरकत की तो उसे 1 साल के लिए सैंड ओशन भेज दिया जाएगा। सैंड ओशन का नाम सुनते ही बिग पाव की हवा टाइट हो जाती है। वो वापस थोड़ा नकली सीरियस मोड में आके गाइड वाली ड्यूटी शुरू करता है। वो बताता है कि एस्ट्रल 10 में 3 मेन एरियाज हैं, रेन ऑब्जर्वेटरी, स्टार गेजिंग डेक और सैंड ओशन। पर जब बच्चे एकेडमी के टोटल साइज के बारे में पूछते हैं, ओह, वो तो किसी का भी दिमाग हिला देने के लिए काफी है। वो जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े थे वो सिर्फ एक पेड़ का छोटा सा ऊपर हिस्सा था, एक ट्री क्राउन। और जो एंडलेस ग्रीनरी उन्हें दिख रही थी वो सब सिर्फ और सिर्फ उसी एक पेड़ की एक सिंगल ब्रांच थी। बिग पाव समझाता है कि उनकी एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड होने के बाद भी सिर्फ इस रेन ऑब्जर्वेटरी वाले हिस्से को क्रॉस करने में पूरा 1 दिन लग जाएगा। लियूइन सोचता है कि एक दिन में अर्थ के एशिया और यूरोप को कंबाइन क्रॉस किया जा सकता है। एक ऐसी कोलोसल एकेडमी जो 1000 लोगों की कैपेसिटी रखती थी, वहां अब सिर्फ 12 लोग अकेले घूम रहे हैं। वीक मेंटालिटी वाले लोग फिजिकली लड़ने से पहले ही हार मान लेंगे। यहाँ अब सुनो ध्यान से। बिग पाव सबको बोलता है कि चलो सब आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, पर सब उसे टोटली इग्नोर कर देते हैं। तभी शुट्स आगे बढ़कर एक बहुत शार्प सवाल पूछता है कि ट्यूटर्स कहाँ हैं? तो बिग पाव बोर होकर कहता है, अपने गैजेट्स में इंफॉर्मेशन देख लो। और गैजेट्स चेक करते ही एक ऐसा शॉक सामने आता है जो सबके पैरों तले जमीन खिसका देता है। डेटा कंफर्म करता है कि एस्ट्रल 10 में कोई पर्सनल ट्यूटर्स नहीं होते। जीरो। अगर सीखना है तो रेन ऑब्जर्वेटरी या सैंड ओशन जैसी एक्सट्रीम जगहों पर जाकर अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना अप्रूवल के कोई नहीं सिखाएगा। ये रूल पढ़कर मिशेल और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो पूछती है कि बाकी एकेडमीज में टॉप टियर ट्यूटर्स बच्चों को पर्सनली सिखाते हैं, तो यहाँ मेथड इतना अजीब क्यों है? आज हम उतर रहे हैं स्टार ऑडिसी के चैप्टर 110 में। कहानी शुरू होती है रेन ऑब्जर्वेटरी से, जहां लगातार बारिश हो रही है। और वहां इन नए छात्रों का स्वागत करता है एक सीनियर छात्र बिग पाव। और वो स्वागत भी बड़ा अजीब है। हाँ, आते ही वो उन्हें एक चैलेंज दे देता है। कहता है, अपनी स्टार एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा में अपना नाम लिखो और उसे बारिश के पर्दे के पार भेजो। अगर तुम्हारा नाम दूसरी तरफ पहुंचने से पहले टूट गया तो तुम फेल। हाँ, मतलब ये इनकी पहली परीक्षा है। ये सिर्फ पावर का टेस्ट नहीं है। अच्छा? ये स्टार एनर्जी पर नियंत्रण, उसकी समझ और उसे बनाए रखने की क्षमता का इम्तिहान है। मतलब कोई भी अपनी एनर्जी को बाहर फेंक सकता है, लेकिन उसे एक नाजुक आकार में, जैसे कि अपना नाम सैकड़ों मीटर दूर तक बनाए रखना। हाँ, और वो भी बारिश की बूंदों से टकराते हुए।
ये एक अलग ही लेवल का कंट्रोल दिखाता है। समझ गया। और ग्रुप में जो सबसे मुखर है मिशेल, वो इस बात से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती। वो तो सीधे सीधे एकेडमी पर ही सवाल उठा देती है। क्या कहती है वो? वो कहती है कि एस्ट्रल 10 के ट्यूटर्स पढ़ाना ही नहीं चाहते और शायद इसीलिए हजारों साल से यहाँ से कोई बड़ा जीनियस नहीं निकला। ओह, ये सुनकर बिग पाव थोड़ा घबरा जाता है। हाँ, वो चुपके से अपने गैजेट पर किसी सैंड मास्टर को मैसेज भेजता है। और क्या लिखता है? लिखता है कि ये लड़की शायद 10 आर्बिटर्स काउंसिल की जासूस हो सकती है, जिसे एकेडमी का ऑडिट करने भेजा गया है। उन्हें डर है कि उनकी अजीब टीचिंग मेथड्स लीक ना हो जाए। बिल्कुल। खैर, इस बातचीत के बीच छात्र कोशिश करना शुरू करते हैं। हाँ, जाओ येलोंग, जो अपनी तलवारबाजी के लिए जाना जाता है, वो स्टार एनर्जी की तलवारों से अपना नाम लिखता है, पर वो कुछ ही मीटर्स में बिखर जाता है। ये दिखाता है कि ये काम कितना मुश्किल है। हाँ, फिर मिशेल कोशिश करती है। वो ग्रुप में सबसे ताकतवर मानी जा रही है और उसका नाम काफी दूर तक जाता भी है, लेकिन लगभग 200 मीटर पर एक पेड़ के पास जाकर टूट जाता है। और लुयिन, हमारा मुख्य किरदार, वो अपने 5 सितारों की शक्ति लगाकर करीब 300 मीटर तक पहुंचता है। लेकिन सबसे आगे निकलता है डे नाइट क्लैन का हुए डे नाइट, जो 500 मीटर तक पहुंच जाता है। लेकिन कोई भी सफल नहीं होता। कोई भी नहीं। और जब सबको लग रहा था कि ये टेस्ट बस इतना ही है, तभी बिग पाव एक और बम फोड़ता है। वो रेन लिस्ट का जिक्र करता है। ये क्या चीज है? ये कहाँ से आई? रेन लिस्ट इस अकेडमी का एक मिथक है, एक किंवदंती। बिग पाव बताता है कि ये उन प्राचीन और महान छात्रों के नाम हैं जो हजारों साल पहले यहाँ थे। और उन्होंने अपनी स्टार एनर्जी से जो नाम लिखे थे, वो आज तक हजारों सालों से उस बारिश के पर्दे में तैर रहे हैं, बिना टूटे। हजारों साल से। ये तो कमाल है ना? मतलब ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, एक हॉल ऑफ फेम है जो सिर्फ सबसे काबिल लोगों को ही दिखता है। बिल्कुल। और इनाम भी उतना ही बड़ा है। जो भी अपना नाम इस लिस्ट में शामिल कर लेता है, उसे क्या मिलता है? उसे एकेडमी के किसी भी ट्यूटर को अपना गुरु चुनने का अधिकार मिल जाता है। वो उनका सीधा शिष्य बन सकता है और प्राचीन बैटल टेक्निक सीख सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि छात्र इसे एक साइड क्वेस्ट की तरह देख रहे थे। उनका असली ध्यान तो कहीं और था, है ना? हाँ, उनका असली टारगेट था 9 ट्रायल जोन्स, जिसके किस्से पूरे ब्रह्मांड में मशहूर हैं। एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमीज में इससे बड़ा कोई आकर्षण नहीं है। अफवाहें हैं कि वहां प्राचीन बैटल टेक्निक से लेकर ब्लड लाइन एनहांसमेंट्स तक मिल सकती हैं। कहा जाता है कि 10 आर्बिटर्स भी इन्हीं ट्रायल जोन्स में ट्रेनिंग करके इतने शक्तिशाली बने हैं। लेकिन एस्ट्रल 10 में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। कभी नहीं। बिग पाव बताता है कि ट्रायल जोन में जाने के लिए एक शर्त है, और ये शर्त सुनते ही मिशेल का पारा चढ़ जाता है। शर्त ही ऐसी थी। शर्त ये है कि उन्हें 100 पोर्टेड बैटल्स जीतनी होंगी। 100 लड़ाइयां? हाँ, 100। और ये सुनते ही मिशेल, जो अब तक एकेडमी की नीतियों पर सिर्फ सवाल उठा रही थी, अब खुलकर विरोध में आ जाती है और अपनी असली पहचान भी बताती है कि वो 10 आर्बिटर्स काउंसिल की प्रतिनिधि है। हाँ, और ये सीन बहुत जरूरी है। वो कहती है कि ये नियम हास्यास्पद है। वो कहती है कि बाकी 9 अकेडमियों में नामांकित छात्रों को ट्रायल जोन में जाने की अनुमति है। ये एक सार्वभौमिक नियम जैसा है। तो एस्ट्रल 10 इस नियम का पालन क्यों नहीं कर रहा? लुयिन को तो ये भी नहीं पता कि ये पोर्टेड बैटल्स होती क्या है। हाँ, और वो शाओलो से पूछता है जो उसे समझाता है। और ये एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शाओलो बताता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन स्टोन के जरिए होता है, जो ब्रह्मांड की एक बहुत ही दुर्लभ चीज है। हाँ, जब कोई इसे छूता है तो उसकी एक परफेक्ट कॉपी उसकी सारी शक्तियों और क्षमताओं के साथ एक दूसरी जगह पर भेज दी जाती है। और वहां वो कॉपी किसी और से लड़ती है जिसने उसी समय किसी दूसरे टेलीपोर्टेशन स्टोन को छुआ हो। सही। यहाँ कोई नियम नहीं है। इसे स्किल बेस्ड मैचमेकिंग के बिना पीवीपी समझिए, जहां एक लेवल 1 का प्लेयर सीधा एक लेवल 100 के बॉस से भिड़ सकता है। ओहो, मतलब आप एक सेंटिनल होकर किसी सीकर या एक्सप्लोरर से भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल। ये तो सरासर नाइंसाफी है। और चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, यिनसिया लाओ बताता है कि ये टेलीपोर्टेशन स्टोन इतने दुर्लभ है कि ये सिर्फ ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकतों और अकेडमियों के पास ही हैं। इसका मतलब है कि जिनसे आप लड़ेंगे वो कोई आम लड़ाके नहीं होंगे। वो डे नाइट क्लैन, मैविस फैमिली या पहली 9 अकादमियों के टॉप जीनियस हो सकते हैं। मिशेल का गुस्सा अब पूरी तरह से जायज लगता है। ये सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये लगभग असंभव है। ये एक ऐसी दीवार खड़ी करने जैसा है जिसे कोई पार ही ना कर सके।
इस जोरदार बहस के बाद बिग पाव उन्हें एक टेलीपोर्टर के पास ले जाता है और सीधे ट्रायल जोन के प्रवेश द्वार पर भेज देता है। और वहां का नजारा, वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वे एक सवाना में हैं। सूखी घास हवा में लहरा रही है और हर तिनके में एक अजीब सी चमक है। और उनके सामने बादलों को छूता हुआ एक विशाल चांद के आकार का पेड़ है। उसकी छाल सूखी और दरारों से भरी है, जैसे वो हजारों लाखों साल पुराना हो। मैं बस उस सीन की कल्पना कर रही हूँ, एक विशाल चांद जैसा पेड़ जो बादलों को छू रहा है। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, एक स्टेटमेंट है। हाँ, ये बता रहा है कि तुम जिस चीज में घुसने की कोशिश कर रहे हो वो कितनी विशाल और प्राचीन है। और बिग पाव उन्हें बताता है कि ट्रायल मास्टर इसी पेड़ के खोखले हिस्से में रहता है, और इतना कहकर वो उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। अब ये छात्र उस विशाल पेड़ के सामने अकेले खड़े हैं। वे हिम्मत करके उस पेड़ के अंदर जाते हैं। और वहां घनी धुंध के बीच उन्हें हवा में तैरता हुआ एक चमकदार पत्थर दिखाई देता है। वो टेलीपोर्टेशन स्टोन है। हाँ, वो पत्थर इतनी तेज रोशनी छोड़ रहा है कि धुंध भी उसे छिपा नहीं पा रही। स्टार ओडिसी के चैप्टर 111 तो कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जो टेलीपोर्टेशन स्टोन के पास बैठे हैं। इनका नाम है ट्रायल मास्टर। सफेद दाढ़ी, सफेद भौहें, देखने में बिल्कुल शांत। वो तो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, मतलब मिशेल बार बार पूछती है पर वो बस खाली नजरों से उसे देखते रहते हैं। यहाँ लेखक ने शुरू से ही एक पहेली खड़ी कर दी है। सही बात है। पहली नजर में वो बूढ़ा आदमी कमजोर और लाचार लगता है, लेकिन उसका बर्ताव बहुत अजीब है। वो मिशेल के सवालों को टाल रहा है। जब वो 10 आर्बिटर्स काउंसिल का नाम लेती है, जो कि इतनी बड़ी पावर है, तब भी वो ऐसे दिखाता है जैसे उसने ये नाम पहली बार सुना हो। यहीं पर शक पैदा होता है, क्या वो सच में बहरे हैं या ये सब एक दिखावा है। हाँ, और ये शक तब यकीन में बदल जाता है जब हुई डे नाइट अपनी पहली पोर्टेड बैटल हार कर गुस्से में बाहर आता है। वो जो काफी इम्पेशेंट है। बिल्कुल। और तभी ट्राई मास्टर अचानक एक बिल्कुल साफ और बुलंद आवाज में ऐलान करते हैं, हुई डे नाइट, 0 विक्ट्रीज to 1 डिफीट। और भी खतरनाक हो जाती है जब हुई डायनाइट हार के बाद फिर से लाइन तोड़ने की कोशिश करता है। हाँ, और ट्रायल मास्टर अपनी जगह से हिले तक नहीं। और एक अदृश्य ताकत हुई डायनाइट को जमीन पे पटक देती है। किसी को दिखा भी नहीं कि हुआ क्या। एग्जैक्टली ये पावर का एक खुला प्रदर्शन था। वो बिना हिले डुले एक ताकतवर स्टूडेंट को जमीन पर गिरा देते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मिशेल तुरंत समझ जाती है कि ये आदमी कोई मामूली केयरटेकर नहीं, बल्कि कम से कम एक एक्सप्लोरर लेवल का योद्धा है। इसके बाद तो जैसे हार की झड़ी ही लग जाती है। हाँ, हुई डे नाइट के बाद जाओ येलोंग जाता है और कुछ ही पलों में वापस आ जाता है, मुंह लटकाए हुए। और नतीजा वही जाओ येलोंग 0 विक्ट्रीज to 1 डिफीट। फिर जोरा जाती है और उसका भी यही हाल होता है। यहाँ तक कि शाओलाओ, जिसके बारे में मिशेल को लग रहा था कि वो इन सब में सबसे खास हैं, वो भी तुरंत हार जाता है। इन नतीजों से एक बात तो साफ हो जाती है कि ये चुनौती कितनी मुश्किल है। बहुत ज्यादा। ये सब अपने अपने होम प्लैनेट्स के चैंपियंस हैं, लेकिन यहाँ एक भी जीत हासिल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब पॉटेड बैटल्स का लेवल बहुत ही ऊंचा है। हाँ, शायद ये लोग अपने से कहीं ज्यादा अनुभवी और ताकतवर योद्धाओं से लड़ रहे हैं। लेकिन फिर 2 लोग ऐसे आते हैं जिनका नतीजा अलग था। सबसे पहले मिशेल खुद जाती है और वो लड़ाई में बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा समय लगाती है। जब वो बाहर आती है तो घोषणा होती है, मिशेल 1 विक्ट्री to 1 डिफीट। ये सुनकर सब हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल, मतलब जीतना नामुमकिन नहीं है। मिशेल का एक मैच जीतना बहुत बड़ी बात है, खासकर इसलिए क्योंकि वो सिर्फ एक मेल्डर है जो पावर लेवल के हिसाब से काफी जूनियर है। हाँ, तो इसका मतलब है कि उसका ओपोनेंट यकीनन ज्यादा पावरफुल रहा होगा। और दूसरा चौंकाने वाला नतीजा था डार्क वॉइड का। वो लड़का जिसके काले बाल सारी रोशनी सोख लेते थे और जो हमेशा चुपचाप अकेला रहता था। जब वो लड़ाई से बाहर आया तो ट्रायल मास्टर ने भी थोड़ी हैरानी से घोषणा की, डार्क वॉइड 1 विक्ट्री to 1 डिफीट। ऐसा लगा जिसे उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। हाँ, जैसे वो भी चौंक गए हों कि मिशेल के अलावा कोई और जीत पाएगा। डार्क वॉइड की जीत उसके रहस्यमयी होने का एक और सबूत है। बिल्कुल, जहां बाकी सब अपनी हार से परेशान थे, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस अपनी ठंडी और अकेली दुनिया में खोया हुआ था। ये किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिशेल और डार्क वॉइड ने तो दिखा दिया कि जीतना नामुमकिन नहीं, बस बहुत मुश्किल है। और इस सब के बीच हमारा मेन कैरेक्टर लुइयन अब तक साइड में खड़ा सब देख रहा था। उसके दिमाग में ना जाने क्या चल रहा होगा। अब उसकी बारी थी ये देखने की कि वो इस नामुमकिन पहाड़ पर चढ़ भी सकता है या नहीं। सिल्वर उसे इशारा करता है और लुइयन बिना किसी झिझक के टेलीपोर्टेशन स्टोन की धुंध में कदम रखता है। जैसे ही वो पत्थर को छूता है, उसे लगता है जैसे दुनिया ही घूम गई हो। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक ज्वालामुखी के मुहाने पर पाता है। चारों तरफ लावा उबल रहा है
और गर्मी इतनी असली है कि उसे यकीन ही नहीं होता। यही तो पोर्ट्रेट बैटल्स की तकनीक की खासियत है। ये सिर्फ एक सिमुलेशन नहीं है, ये आपके शरीर और दिमाग का एक परफेक्ट वर्चुअल क्लोन बनाती है। हर चीज असली दुनिया जैसी महसूस होती है। लुईन हैरान था। उसने खुद को देखा, उसका शरीर तो वही था, पर चेहरा एक धुंधली परछाई जैसा था। और उसने अपनी कॉस्मिक आर्ट को इस्तेमाल करके देखा और पाया कि उसकी शक्तियां भी बिल्कुल ठीक काम कर रही थीं। उसने झुककर ज्वालामुखी के पत्थर को छुआ और उसका हाथ सच में जल गया। सोचो जरा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक वर्चुअल दुनिया इतनी असली कैसे हो सकती है। लेकिन लुईन को ये सब सोचने या समझने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट होती है और उसके आते ही एक भयानक दबाव महसूस होता है, इतना ज्यादा कि आसपास की हवा भी मुड़ जाती है। ज्वालामुखी फटने लगता है। लुईन की आंखें सिकुड़ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सब खत्म, एक झटके में। इंस्टेंट किल। और यही चैप्टर के टाइटल को सार्थक करता है। उसे रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला। नहीं। उसने सिर्फ एक धुंधली सी सिलुएट देखी जिसके सिर के ऊपर कुछ शब्द लिखे थे, बिग विंडी ब्रो। और जो सबसे चिलिंग पार्ट है वो है उस बिग विंडी ब्रो का सोचना। हाँ, लड़ाई के बाद वो मन ही मन सोचता है, अरे ये तो बस एक सेंटिनल नौसिखिया था। माफ करना, मुझे थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। बेचारा अपना कोड नेम रखने से पहले ही मारा गया। हाँ। उसका प्रतिद्वंदी निश्चित रूप से एक एक्सप्लोरर था और उसकी ताकत लुईन की कल्पना से भी परे थी। एक तरफ लुईन के लिए ये जीवन मृत्यु का अनुभव था और दूसरी तरफ उसके प्रतिद्वंदी के लिए बस एक और ट्यूसडे था, एक मामूली सा मैच। जब लुईन टेलीपोर्टेशन स्टोन के नीचे अपनी आंखें खोलता है तो उसके माथे पर पसीना था। उसे एक पल के लिए लगा जैसे वो सच में मर गया हो। वो डर बिल्कुल असली था। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, ट्रायल मास्टर की आवाज गूंजती है, लुईन 0 विक्ट्रीज टू 1 डिफीट। और किसी को भी इस नतीजे पर कोई हैरानी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर वो जीत चाहता तो ये अजीब होता। इस हार के बाद लुईन को एहसास होता है कि वो कितना कमजोर है। उसे लगता है कि शायलॉस सही था। वे लोग पोर्ट्रेट बैटल्स की दुनिया में फूड चेन के सबसे निचले स्तर पर हैं। 100 जीत हासिल करने की शर्त अब उसे एक नामुमकिन पहाड़ जैसी लग रही है। हाँ, उसे बहुत निराशा होती है। अब सवाल ये नहीं है कि वो 100 लड़ाइयां कैसे जीतेगा। सवाल ये है कि क्या वो एक भी लड़ाई जीत पाएगा। लुईन शायद टॉपिक बदलने के लिए सबसे उनके कोड नेम्स के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे तो अपना नाम सोचने का मौका भी नहीं मिला। और लुलू जो अब तक चुप थी, बड़े जोश से अपनी मुट्ठियां बीचकर बताती है, मेरा नाम हरक्यूलिस है। और ये कोड नेम्स का कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, ये वर्चुअल दुनिया में एक नई पहचान बनाने जैसा है। आप या तो अपना असली नाम इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई कोड नेम चुन सकते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी या आपकी ताकत को दिखाए। और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि लुईन को अपना कोड नेम सोचने तक का समय नहीं मिला। ये स्टार ऑडिसी चैप्टर 112 इमेज। तो कहानी की शुरुआत होती है एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी से। जगह है ट्रायल जोन और वहां चल रही हैं पोर्ट्रेट बैटल्स। और ये पोर्ट्रेट बैटल्स ये कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह के वर्चुअल मुकाबले हैं। इसमें स्टूडेंट्स अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को ब्रह्मांड के किसी भी कोने में भेज सकते हैं और असली विरोधियों से लड़ सकते हैं। हाँ, विरोधी असली है, लड़ाई असली है, बस उनका शरीर यहाँ सुरक्षित रहता है। और इम्तिहान से पहले सबको अपना एक कोड नेम चुनना होता है। माहौल में एक अजीब सी एक टेंशन है ना। लुईन कोको नाम की एक लड़की से पूछता है कि उसने क्या नाम चुना, और कोको बहुत शर्मीली है। वो धीरे से कहती है, मेरा नाम लिटिल एंजल है। उसके बाद जोरा आती है, वो अपना नाम सिल्वर नीडल बताती है। पर माहौल तब एकदम से गंभीर हो जाता है जब मैंग्यू सीधे लुईन के पास आती है। हाँ, उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। वो लुईन को घूरते हुए अपना कोड नेम बताती है, डेसोलेशन, जैसे कोई धमकी दे रही हो। और वो कहती भी है, अगर तुम मुझे पोर्ट्रेट बैटल में मिले तो मैं कोई रहम नहीं करूंगी। वो साफ साफ अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहती है। पर लुईन पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बड़े आराम से जवाब देता है, यहाँ सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन स्टोन है, हमारे मिलने की गुंजाइश बहुत कम है। और तभी अपनी वो खास मुस्कान के साथ सिल्वर टेलीपोर्टेशन जोन से बाहर निकलता है। एक पल के लिए तो सबको लगा कि वो जीत गया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन तभी ट्रायल मास्टर, जो इन मुकाबलों का इंचार्ज है, उसकी घोषणा गूंजती है, सिल्वर 0 जीत और 1 हार। और इसके साथ ही वहां मौजूद सभी 12 लोग अपनी किस्मत आजमा चुके थे। और जो नतीजा था वो काफी चौंकाने वाला था। मिशेल और डार्क वॉइड को छोड़कर, जिनकी एक जीत थी, बाकी सब हार चुके थे। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था इन सभी स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल, ये उनके लिए एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। उनके विरोधी सिर्फ शक्तिशाली नहीं थे,
वो अपने अपने क्षेत्र के जीनियस थे। जो शायद उनसे कहीं ज्यादा अनुभवी थे। हाँ, और यहीं पर लू येन को पहली बार एहसास होता है कि ग्रेट यू एम्पायर जहां से वो आया है वो इस विशाल ब्रह्मांड में कितना छोटा है। अब तक हमने उसे काफी कॉन्फिडेंट देखा है ना। हाँ, यू एकेडमी में तो वो मेल्डर्स तक से लड़ सकता था। मेल्डर्स मतलब वो लोग जो अपनी शक्ति को मिलाना सीख चुके होते हैं। हाँ, उसे गर्बाक्स जैसे हॉल मास्टर से भी लड़ने का आत्मविश्वास था। पर यहाँ वो अपने ही लेवल के विरोधियों से हार रहा था और ये हार उसे अपनी ताकत पर शक करने पर मजबूर कर देती है। कुछ लोग हार से सीखते हैं, कुछ टूट जाते हैं। बिल्कुल, जैसे हुई डे नाइट वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसमें लड़ने की एक जबरदस्त इच्छा है और वो तुरंत दोबारा टेलीपोर्टेशन स्टोन में चला जाता है। और कुछ देर बाद लू येन को भी दूसरा मौका मिलता है। हाँ, इस बार वो अपना कोडनेम रखता है सेवेंथ ब्रदर। ये सेवेंथ ब्रदर नाम भी बड़ा दिलचस्प है। उसे खुद नहीं पता क्यों, पर उसे हमेशा से ऐसा लगता है कि उसकी रैंक 7वीं है। पर किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती। वो एक के बाद एक लगातार 5 मैच हार जाता है और हर हार पहले से ज्यादा बुरी होती है। जब वो 5वीं बार बाहर निकलता है तो ट्रायल मास्टर की ऊंची आवाज पूरे जोन में गूंजती है, लू येन 0 जीत और 5 हार। लू येन चुपचाप भीड़ से हट जाता है। वो फैसला करता है कि अभी लड़ना बेकार है। सही फैसला था। उसके विरोधी इतने मजबूत थे कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा था। तो इन लड़ाइयों से वो कुछ सीख भी नहीं पा रहा था। ये सिर्फ उसकी हिम्मत तोड़ रही थी। तो एक तरफ लिू येन है जो 5 बार हारकर अपनी सेल्फ वर्थ पर सवाल उठा रहा है और दूसरी तरफ सिल्वर, हाँ, जो पूरी तरह से बेफिक्र है। यहीं पर सिल्वर का कैरेक्टर सामने आता है। वो सिर्फ एक मैच खेलता है, हारता है और समझ जाता है कि अभी लड़ना बेकार है। जबकि लिू येन 5 बार अपना सिर दीवार से मारता है। बिल्कुल। सिल्वर की इंटेलिजेंस सिर्फ लड़ाई में नहीं, स्ट्रैटेजी में भी है। वो जानता है कि कब पीछे हटना है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो सीन जहां वो कुछ दूर जाकर सॉसेज पका रहा होता है। वहीं सिल्वर आराम से खाना बना रहा है और वो लू येन को भी खाने के लिए बुलाता है। कोको, जोरा और लुलू पहले से ही वहां खा रही होती हैं। कोको तो खुश होकर कहती है, ब्रदर सिल्वर अब बहुत अच्छे शेफ है। और सिल्वर का जवाब भी उसकी पर्सनैलिटी दिखाता है। वो कहता है, पसंद आया तो और खाओ, मैं खाने खिलाने का शौकीन हूँ। लू येन खाते खाते सिल्वर से पूछता है कि उसने कितने मैच खेले हैं। सिल्वर जवाब में बस एक उंगली उठाता है, सिर्फ एक। ये देखकर लू येन हैरान रह जाता है। सिल्वर मुस्कुराकर उससे पूछता है, तुमने 5 मैच खेले, क्या तुम और लड़ोगे? और जब लू येन मना करता है तो सिल्वर एक सॉसेज ट्रायल मास्टर की तरफ फेंकता है। और वो बूढ़ा ट्रायल मास्टर उसे हवा में ही पकड़ लेता है, सूंघता है और सिल्वर की तारीफ करता है, तुम्हें समझ है, अच्छा लड़का। अगर मिशेल ने ये देखा होता तो उसे बहुत गुस्सा आता, क्योंकि ट्रायल मास्टर उसके सामने बहरा होने का नाटक कर रहा था। पर सिल्वर की धीमी आवाज भी साफ सुन ली। धीरे धीरे समय बीतता है और ज्यादातर स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ बार बार हारने से बेहतर है कि ट्रेनिंग के लिए कोई और जगह ढूंढी जाए। जाओ येलोंग, शुट्स, शालो सब निकल पड़ते हैं। पर लू येन वहीं रुक जाता है। वो देखना चाहता है कि हुई डे नाइट और डार्क वॉइड, जो ग्रुप में सबसे मजबूत माने जाते हैं, वो कितनी जीत हासिल कर पाते हैं। कुछ देर बाद नतीजे आने शुरू होते हैं। ट्रायल मास्टर घोषणा करता है, हुई डे नाइट 1 जीत और 27 हार। 27 हार। और इसके थोड़ी देर बाद डार्क वॉइड का नतीजा आता है, 7 जीत और 22 हार। 7 जीत। ये सुनकर लू येन चौंक जाता है। तभी एक अजनबी लड़का लिटिल पाओ वहां आता है और डार्क वॉइड की तारीफ करता है। वो अपना परिचय बिग पाओ के छोटे भाई के रूप में देता है, वही बिग पाओ जिसने इन लोगों को एकेडमी के बारे में बताया था। लू येन के मन में एक सवाल था जो उसे 3 दिनों से परेशान कर रहा था। वो लिटिल पाओ से पूछता है, हमें यहाँ आए 3 दिन हो गए, लेकिन हमें कोई और सीनियर स्टूडेंट क्यों नहीं दिखा? ये एकेडमी इतनी खाली क्यों है? ये सवाल ये कहानी में एक नया मोड़ लाता है। लिटिल पाओ का चेहरा उतर जाता है। वो शर्मिंदगी और उदासी के साथ बताता है कि बाकी सब स्टूडेंट्स एकेडमी छोड़कर चले गए हैं। हाँ, ट्यूटर्स के अलावा अब यहाँ सीनियर स्टूडेंट्स के नाम पर सिर्फ वो और उसका भाई बचे हैं। पूरी एकेडमी खाली है? ये तो एक बहुत बड़ा झटका है। आखिर एक एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी जो इतनी प्रतिष्ठित मानी जाती है, उसकी ऐसी हालत क्यों हुई? लिटिल पाओ वजह बताता है। एस्ट्रल 10 एकेडमी पहले इनरवर्स में थी, जो ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन किसी वजह से इसे आउटरवर्स में भेज दिया गया। आउटरवर्स
जो एक तरह से पिछड़ा हुआ इलाका है। बिल्कुल। और कोई भी काबिल स्टूडेंट आउटरवर्स में नहीं रहना चाहता, इसलिए सबने या तो दूसरी एकेडमी में ट्रांसफर ले लिया या बस छोड़कर चले गए। लुई येन ने कभी सोचा भी नहीं था कि एस्ट्रल 10 की हालत इतनी खराब होगी। इस जानकारी के साथ वो लिटिल पाओ को अलविदा कहता है और ट्रायल जोन से निकलकर एस्ट्रल 10 की दूसरी खास जगहों को देखने का फैसला करता है। वो सबसे पहले सैंड ओशन की तरफ जाता है, जो एस्ट्रल 10 के 3 महान लैंडस्केप्स में से एक है। हाँ, बाकी 2 हैं रेन ऑब्जर्वेटरी और स्टारगेजिंग डेक। हाँ, बिग पाओ ने बताया था कि रेन ऑब्जर्वेटरी स्टार एनर्जी को निखारने में मदद करती है, तो लुयन को लगा कि सैंड ओशन शायद फिजिकल ट्रेनिंग के लिए होगा। टेलीपोर्टर उसे एक विशाल रेगिस्तान में ले आता है, दूर दूर तक सिर्फ पीली रेत। बिग पाओ ने चेतावनी दी थी कि यहाँ खतरनाक रेतीले तूफान आते हैं। लुयन उस जगह को देखता है और तुरंत फैसला करता है कि ये जगह अभी उसके लिए नहीं है। वो वापस टेलीपोर्टर में जाता है और स्टार गेजिंग डेक की ओर बढ़ता है। स्टार गेजिंग डेक, ये नाम ही अपने आप में बहुत रहस्यमयी लगता है और कहा जाता है कि ये इन तीनों जगहों में सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अकेली ऐसी जगह है जो सभी 10 एस्ट्रल कॉम्बैट अकेडमीज में मौजूद है और हर किसी का अनुभव यहाँ अलग होता है। अच्छा। हाँ, अफवाहें हैं कि यहाँ लोगों को अपना अतीत दिखता है, किसी को भविष्य का संकेत मिलता है, तो किसी को शक्तिशाली युद्ध तकनीकें सीखने को मिलती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ भविष्य की एक झलक देखने का भी दावा किया है। तो ये एक तरह की आध्यात्मिक या मानसिक ट्रेनिंग की जगह है। लू यिन को इन अफवाहों पर ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन वो इसे खुद देखना चाहता है। और हैरानी की बात यह है कि ये जगह दिखने में बहुत ही साधारण है, बस एक अष्टकोणीय लकड़ी की इमारत 100 मीटर से भी कम ऊंची। जैसे ही लू यिन वहां पहुंचता है, उसकी मुलाकात क्सियाल लो से होती है। वे पोर्टेड बैटल्स के बारे में बात करते हैं। शालो ने भी पहली हार के बाद ही लड़ना छोड़ दिया था। फिर लू यिन टॉपिक बदलता है और सीधे सिल्वर के बारे में पूछता है। तुम सिल्वर को जानते हो? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि श्यालो का बर्ताव सिल्वर के प्रति बाकी सबसे अलग था। श्यालू कहता है कि वो उसे नहीं जानता, लेकिन एक अजीब बात बताता है। वो कहता है, मुझे उसके शरीर से आने वाली गंध पसंद नहीं है। ये सुनकर लुइन के दिमाग में खतरे की घंटी बजती है। उसे तुरंत न्यू ह्यूमन अलायंस और उनके कॉप्स किंग्स की याद आ जाती है, जिनसे उसका सामना प्लैनेटरी ट्रायल के दौरान हुआ था। हाँ, ये वो लोग हैं जो लाशों को नियंत्रित करते हैं और उनसे एक अजीब गंध आती है। सिल्वर वैसा दिखता तो नहीं, पर यह शक लुइन के मन में बैठ जाता है। श्यालो के जाने के बाद लुइन धीरे धीरे स्टार गेजिंग डेक पे चढ़ता है। ऊपर छत पर पहुंचकर भी उसे कुछ खास महसूस नहीं होता, सब कुछ सामान्य लगता है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है जो उसे अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने को कहती है। ये शायद किसी ट्यूटर की आवाज है। लुइन बिना कोई सवाल किए वैसा ही करता है और कुछ ही देर में वो एक अजीब सी अवस्था में पहुंच जाता है, जैसे वो जागती हुई सो रहा हो। उसकी नजर स्टार गेजिंग डेक को पार करके अनंत आकाश में चली जाती है। वो एक अनजान जगह पर था, यहाँ एक वीरान सी प्राचीन ऊर्जा फैली हुई थी। और फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसकी कल्पना से भी परे था। दूर उसने विशाल प्राचीन युद्धपोत देखे जो सितारों के बीच तैर रहे थे। हर जहाज इतना बड़ा था कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो जहाज पूरी आकाश गंगा को अपने अंदर समेटे हुए हो। उसके कानों में एक प्राचीन युद्ध गीत गूंज रहा था और सबसे आगे वाले जहाज पर एक शब्द लिखा था, बाउंडलेस। ये दृश्य बहुत ही शक्तिशाली और भव्य है, लेकिन फिर हाँ, वो भव्य दृश्य अचानक बिखर जाता है और एक जेड की उंगली जो आसमान से भी बड़ी लगती है उसे कुचलने के लिए नीचे आती है। ये वही दृश्य है जो उसने पहले भी देखा है। इस दृश्य के साथ लुएन के मन में असीम क्रोध भर जाता है और एक आवाज गूंजती है, हाउ ऑडिशियस। और फिर वो अपनी आंखें खोलता है। सब कुछ सामान्य होता है। वो अभी भी स्टार गेजिंग डेक पर था। ना वहां कोई आकाश था, ना युद्धपोत और ना ही कोई जेट की उंगली। वो हाफ रहा था, पसीने में भीगा हुआ। वही दृश्य, उसे कुचले जाने का दृश्य फिर से लौट आया था। ये उसे एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये सच था तो वो जिंदा कैसे है? और अगर ये सिर्फ एक वहम था तो उसके इमोशंस, वो क्रोध, वो बेबसी इतनी असली कैसे महसूस हुई? स्टार ऑडिसी चैप्टर 113 ओल्ड ल्यूनाटिक। तो कहानी की शुरुआत होती है लू यिन के साथ,
जो कह सकते हैं कि एक गहरे सदमे में है। हाँ, और सिर्फ सदमे में नहीं, वो बहुत उलझन में भी है। वो अभी अभी स्टार गेजिंग डेक से लौटा है। बिल्कुल। और उसने वहां जो देखा है वो किसी बुरे सपने की तरह उसके दिमाग पर छा गया है। एक अनजान बिल्कुल स्याह आसमान, उसमें तैरते हुए विशाल प्राचीन युद्धपोत। और सबसे खौफनाक, वो एक जेड की उंगली। हाँ, जो उसे कुचलने के लिए बढ़ रही थी। ये सिर्फ एक विजन नहीं था, ये एक एहसास था, अपनी हस्ती के मिट जाने का एहसास। इसी घबराहट में वो अपने ट्यूटर के पास जाता है ना? और एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है। हाँ, वो पूछता है कि क्या भविष्य देखा जा सकता है। ये सवाल ही बताता है कि वो कितना डरा हुआ है। और जवाब उसे और भी ज्यादा उलझा देता है। ट्यूटर कहता है, हर चीज कार्य कारण के नियम से बंधी है। कॉज़ैलिटी डिक्टेट्स एवरीथिंग। मतलब हर घटना के पीछे एक वजह होती है। उसे ये जानना है कि उसने जो देखा वो क्यों देखा। और खासकर उस जेड उंगली को देखकर उसे इतना बेपनाह गुस्सा क्यों महसूस हुआ, जैसे वो उसका कोई पुराना, बहुत पुराना दुश्मन हो। सही बात है, ये गुस्सा बहुत अहम है। ये दिखाता है कि उसका उस मंजर से कोई गहरा कनेक्शन है। ग्रेट यू एम्पायर का सबसे ताकतवर सेंटिनल होना यहाँ आकर एक मजाक जैसा बन गया है। और इस जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया वेंडी यूशान ने। उफ, वो अपमान तो वो कभी नहीं भूल सकता कि उसकी सगाई तोड़ने के लिए वेंडी ने खुद आने तक की जरूरत नहीं समझी। तो ये सारी चीजें, भविष्य का डर, अपनी कमजोरी का एहसास और ये निजी बेइज्जती, ये सब मिलकर उसे एक फैसले पर पहुंचाती हैं। हाँ, वो फैसला करता है कि वो वापस रेन ऑब्जर्वेटरी जाएगा। ये एक दिलचस्प चुनाव है क्योंकि रेन ऑब्जर्वेटरी ही वो जगह है जहां उसे एस्ट्रल 10 में अपनी सबसे बड़ी हार मिली थी। बिल्कुल। तो वो रेन ऑब्जर्वेटरी पहुंचता है, एक शांत कोना चुनता है और एक चूना पत्थर के प्लेटफॉर्म पर पद्मासन में बैठ जाता है। और बस वो बारिश की बूंदों को देखने लगता है। कई दिनों तक वो बस यही करता है। वो हिलता नहीं, कुछ बोलता नहीं, बस उस लगातार होती बारिश को महसूस करता है। लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत ही कमाल का काम करती है। जहाँ एक तरफ ल्यू यिन अपनी इस आत्मखोज में दुनिया से कटकर बैठा है, हाँ। दुनिया उसके लिए रुकी नहीं है। वो हमें वापस ग्रेट यू एम्पायर ले जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ज़ैंग डिंगटियान, जो अब दोबारा सेंटिनल बन चुका है, आसमान को घूर रहा है और ल्यू यिन के बारे में सोच रहा है। वो भी अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है ताकि क्योंग्यू डे नाइट और ल्यू शाओजे जैसे दुश्मनों से बदला ले सके। और सिर्फ वही नहीं, हमें दूसरे किरदारों की भी झलकियां मिलती हैं। बाई शुयू पीच नाम की किसी लड़की की निगरानी में फ्लैश तकनीक की ट्रेनिंग ले रही है। अच्छा, और उसे डांट पड़ रही है कि वो और तेज क्यों नहीं हो सकती। हाँ, फिर जेन्यू स्टार के शाही महल में ब्लाइंड मंक और सिरुजन की वजह से हंगामा मचा हुआ है। और बेचारा सुसान। हाँ, सुसान एक स्पेसक्राफ्ट में बैठा है, उसे 7वें फिलामेंट में भेजा जा रहा है और वो अपने बॉस ल्यू यिन को याद कर रहा है। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इसमें हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो चलिए वापस रेन ऑब्जर्वेटरी चलते हैं, जहां ल्यू यिन अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहा है। 5 दिन बीत चुके हैं। और अब वो बारिश की बूंदों को सिर्फ पानी की बूंदों की तरह नहीं देख रहा। नहीं, उसे महसूस हो रहा है जैसे ये एक भारी पर्दा है जो आसमान और जमीन को जोड़ता है। और यहीं पर एक बदलाव आता है। हाँ, उसकी स्टार एनर्जी, जो कि इस ब्रह्मांड में शक्ति का स्रोत है, अनजाने में ही उस बारिश की लय की नकल करने लगती है। तो मतलब उसके चारों ओर स्टार एनर्जी की एक हल्की बौछार शुरू हो जाती है। बिल्कुल। ये उसकी पहली कामयाबी वो है। प्रकृति के साथ एक तालमेल बिठा रहा है। 10 दिन और बीत जाते हैं, कुल 15 दिन। और लू यिन को महसूस होता है कि स्टार एनर्जी पर उसका नियंत्रण पहले से बेहतर हो गया है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत बहुत धीमी है और हम सब जानते हैं कि लू यिन में धैर्य की बहुत कमी है। हाँ, उसके दिमाग में ख्याल आता है कि काश वो अपना पासा फेंक पाता जो उसे अचानक ताकत देता है। पर उसके लिए जरूरी स्टार एनर्जी क्रिस्टल्स उसके पास है नहीं। तो वो एक तरह के ठहराव में पहुंच गए। उसे तरक्की तो मिल रही है, लेकिन वो उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। और कहानी भी हमें इसी शांत ध्यान की अवस्था में ले आती है। सिर्फ अगले ही पल सब कुछ उलट पुलट करने के लिए। बिल्कुल, जैसे ही लू यिन अपने सोच में डूबा होता है, एक भयानक घटना घटती है। अचानक वो गहरा हरा आसमान कांपने लगता है। बारिश एक पल में रुक जाती है। और फिर एक अकल्पनीय दबाव पूरे रेन ऑब्जर्वेटरी पर छा जाता है। ये दबाव इतना ज्यादा होता है कि लू यिन, जो इतनी ऊंचाई पर बैठा था, एक ही झटके में जमीन पर आ गिरता है। और उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट जाता है।
ये कोई आम हमला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी ताकत है जिसकी लुयन कल्पना भी नहीं कर सकता। हवा में मौजूद स्टार एनर्जी एक विशाल बवंडर का रूप ले लेती है और जिस पेड़ पर लुयन बैठा था उसे कुचलते हुए सीधे उसकी तरफ बढ़ती है। ये ऐसा है मानो पूरा आसमान ही उसे मारने के लिए आ गया हो। उसे अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई देती है। वो हिल भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। उसे लगता है बस यही अंत है। एस्ट्रल 10 में उसका सफर शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है। वो बवंडर उसे निगलने ही वाला होता है कि तभी एक तेज गूंजती हुई आवाज आती है जो उस पूरे विनाश के शोर को चीर देती है। कुछ चिल्लाता है, हेडमास्टर रुकिए! और जैसे ही ये शब्द निकलते हैं वो भयानक जानलेवा ताकत एक पल में गायब हो जाती है। जैसे कभी थी ही नहीं। और फिर लुईन एक अजीब नजारा देखता है। फटे हाल कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी वहां से उड़ता हुआ गुजरता है। वो पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहा है। हाँ, और चिल्ला रहा है, ये जंग तुमने शुरू की थी, अब इसका अंजाम भी तुम ही भुगतोगे। हा, ये जंग तुमने शुरू की थी। और वो वहां से गुजर जाता है। लुईन उस पागल बूढ़े को देखकर और उसकी बातें सुनकर इतना हैरान और डरा हुआ है कि वो बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ ठीक इसी पल में कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। हाँ, ठीक बेहोश होने से पहले लुईन की पीठ के पीछे हवा में कई गहरे फुएन रून्स चमकते हैं। और ये कोई आम निशान नहीं थे, ये गहरे फूवन थे। मतलब इस ब्रह्मांड की वो मूल लिखावट जिससे शक्ति को नियंत्रित किया जाता है। और इन फूवन ने एक ताले का आकार बनाया, एक लॉक। ये ताला एक पल के लिए चमकता है और फिर हवा में गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। ये घटना इतनी तेजी से होती है कि शायद किसी ने ध्यान भी न दिया हो, सिवाय एक शख्स के। हाँ, लुईन के बेहोश होते ही खाली जगह से एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रकट होता है। ये वही ट्यूटर है। और उसकी नजर उस जगह पर पड़ती है जहां अभी अभी वो ताला बना था। वो उस अदृश्य सील को महसूस कर सकता है और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। वो बुदबुदाता है, क्या वो एक सील थी? किस लिए? दिलचस्प। वो उसे ना तो समझ पाता है और ना ही उसे तोड़ने की हिम्मत कर सकता है। उसे एहसास हो जाता है कि ये उसकी समझ से परे की चीज है। इस बीच वो पागल बूढ़ा आदमी दर्जनों और पेड़ों को तबाह करके कहीं दूर गायब हो जाता है। और ट्यूटर समझ जाता है कि लुईन की किस्मत बहुत खराब थी कि वो उन पेड़ों में से एक पर बैठा था। और यहीं पर रेन ऑब्जर्वेटरी का असली रखवाला भी सामने आता है, जिसे ग्वानियो या रेन मास्टर कहा जाता है। वही था जिसने चिल्लाकर उस बूढ़े आदमी को रोका था। अगर वो सही समय पे दखल न देता तो लुईन की कहानी वहीं खत्म हो चुकी होती। वो एक ऐसी लड़ाई के बीच में आ गया था जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। कुछ भी नहीं। एक पूरा दिन और एक पूरी रात बीत जाती है। लुईन की आंख खुलती है तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा होता है। रेन मास्टर उसके पास बैठा है और उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ याद है। लुईन को सिर्फ एक पागल बूढ़े आदमी की धुंधली सी याद आती है और कुछ नहीं। रेन मास्टर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, इसे भूल जाओ। वो उसे इस बारे में और कुछ नहीं बताता। लेकिन लुईन के दिमाग में बेहोश होने से पहले सुना गया एक शब्द अटक गया है, हेडमास्टर। हाँ, रेन मास्टर ने उस पागल को रोकने के लिए यही शब्द चिल्लाया था। और लुईन सोचने लगता है, क्या वो पागल बूढ़ा आदमी एस्ट्रल 10 का हेडमास्टर था? ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टार ऑडिसी के चैप्टर 114 पर, द ट्रेजरी एंड द मिशन। कहानी शुरू होती है ठीक वहीं से जहां रेन मास्टर है। हाँ, वो जो बहुत पावरफुल और मिस्टीरियस फिगर है, वो लुईन की तरफ एक चिप फेंकते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे लिए है। और लुईन उसे फौरन पकड़ लेता है। उसके दिमाग में तुरंत आता है कि ये वही चिप होगी जो मिशेल जैसे टॉप स्टूडेंट्स को मिली थी। उसे लगता है या तो ये मतलब उसका मुंह बंद रखने के लिए है, या फिर एक तरह का मुआवजा कि भाई तुम मौत के इतने करीब से लौटे हो। एग्जैक्टली। पर इससे पहले कि वो कुछ और सवाल करता, रेन मास्टर गायब हो जाते हैं। और यहीं से मतलब चैप्टर का असली सार शुरू होता है। लुईन उस चिप को अपने गैजेट में लगाता है और उसमें है स्टार एनर्जी और उसके अलग अलग रूपों के बारे में जानकारी। हाँ, एक तरह से कल्टीवेशन का पूरा रोड मैप। उसमें 3 स्टेज बताए गए हैं। पहला, स्टार एनर्जी से इम्प्यूरिटीज को हटाना, मतलब उसे प्योरीफाई करना। बिल्कुल। दूसरा स्टेज है उसे एक भौतिक रूप देना, मटीरियलाइज करना। और तीसरा, वो सबसे जरूरी लगता है। हाँ, तीसरा और सबसे जरूरी स्टेज है इन्फिनिट चेंज के लेवल तक पहुंचना। इन्फिनिट चेंज, ये सुनने में बहुत पावरफुल लग रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या ये एलिमेंटल पावर्स जैसा कुछ है? एकदम सही पकड़ा। आमतौर पर कल्टीवेटर्स को अपनी टेक्निक्स के लिए बाहर से मदद लेनी पड़ती है, जैसे एलिमेंटल क्रिस्टल्स की। अच्छा।
लेकिन जो इन्फिनिट चेंज के स्टेज पर पहुंच जाता है वो अपने दम पर बिना किसी बाहरी मदद के उस तरह की एनर्जी पैदा कर सकता है। अरे वाह, तो ल्यू यिन ये सीखते ही जाहिर है कोशिश करता है। हाँ, वो अपने हाथ में स्टार एनर्जी जमा करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉस्मिक आर्ट के बिना वो मुश्किल से एक पतले धागे जैसी बनती है। मटीरियलाइज करना तो बहुत दूर की बात है। इन्फिनिट चेंज तो अभी एक सपना ही है। सही बात है। और उस चिप में एक और छोटी सी पर बहुत जरूरी बात लिखी है। क्या? इन्फिनिट चेंज के बाद अपना खुद का पावर सिस्टम बनाने के बारे में एक छोटा सा नोट है। ज्यादा समझाया नहीं है, पर एक इशारा है कि आगे पावर का लेवल क्या होने वाला है। तो ल्यू यिन को एहसास होता है कि स्टार एनर्जी ही सब कुछ की नींव है और उसकी समझ इस मामले में मतलब बहुत कच्ची है अभी। हाँ, अब उसे समझ आता है कि रेन ऑब्जर्वेटरी में ट्रेनिंग करना क्यों जरूरी था। एकेडमी चाहती थी कि सब वहीं से शुरू करें, लेकिन सब ने कहीं और ध्यान दिया। और जैसे ही उसे ये सब समझ आता है, स्क्रीन बंद हो जाती है और चिप टूट जाती है। अब ल्यू यिन के सामने एक मुश्किल चॉइस है। वो चाहे तो रेन ऑब्जर्वेटरी में ट्रेनिंग कर सकता है, पर उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। और उसका अभी मेन गोल कुछ और है। बिल्कुल, उसे स्टार क्रिस्टल्स का एक नया बैच चाहिए ताकि वो अपने सबसे बड़ी सीक्रेट का इस्तेमाल कर सके, अपने डाय का। वो जानना चाहता है कि 3 का रोल क्या करता है और 6 का रोल सिर्फ स्टार क्रिस्टल्स खाने के अलावा करता क्या है। तो वो टेलीपोर्टर की तरफ निकल पड़ता है। और ये सब जब हो रहा है, ल्यू यिन को पता भी नहीं है कि रेन मास्टर उसे दूर से देख रहे हैं और वो खुद से कुछ कह रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं, अजीब है, मैंने वो सील पहले कभी नहीं देखी। ये आउटर वर्स के हिसाब से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, यहां तक कि इनर वर्स के लिए भी। ये सील ल्यू यिन के अतीत पर एक और रहस्य डाल देती है। खैर, स्टार क्रिस्टल्स की जरूरत ल्यू यिन को एस्ट्रल 10 की एक ऐसी जगह ले जाती है जिसका जिक्र बिग पाओ ने पहले किया था। द ट्रेजरी। हाँ, ट्रेजरी। ये एक ऐसी जगह है जहां स्कूल के बेशकीमती खजाने हैं और साथ ही यहां से ट्रेनिंग मिशंस भी मिलते हैं। और मिशंस पूरे करने पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सही। तो ल्यू यिन वहां पहुंचता है। बाहर से जगह काफी शानदार दिखती है। और जैसे ही वो अंदर जाता है, उसका सामना होता है हुई डे नाइट से, जो बाहर निकल रहा होता है। और हुई उसे बड़े घमंड से देखकर बस कहता है, गेट लॉस्ट। डे नाइट क्लैन का एरोगेंस साफ दिखता है। इससे पहले कि ल्यू यिन को जवाब दे, अंदर से एक पतले छोटे कद के बुजुर्ग आदमी की आवाज आती है। अरे एक और नया लड़का, तुम 7वें हो, क्या चाहिए तुम्हें? ल्यू यिन जब उस बुजुर्ग को देखता है तो हैरान रह जाता है। उसकी दाढ़ी बड़ी अजीब है जो मुस्कुराने पर हिलती है और उसकी आंखों में एक चालाकी वाली चमक है। वो पूछता है, क्या आप ट्रेजर मास्टर हैं? वो बुजुर्ग सिर हिलाता है और पूछता है, तुम खजाने के लिए आए हो या मिशंस के लिए? ल्यू यिन कहता है कि वो अंदर देखना चाहता है, पर ट्रेजर मास्टर मना कर देता है। हाँ, वो एक स्क्रीन ऑन करता है जिस पर ट्रेजरी की हर चीज की लिस्ट है। हथियार, कवच, किताबें, यहां तक कि स्पेसशिप्स भी। एक बहुत बड़ा कैटलॉग। लेकिन जैसे ही ल्यू यिन कुछ देखने लगता है, स्क्रीन गायब हो जाती है। और ट्रेजर मास्टर एक दूसरी स्क्रीन ऑन करता है जिस पर मिशंस की लिस्ट है, और वो कहता है, ट्रेजरी से कुछ भी चाहिए तो उसे मिशन पॉइंट से भुनाना होगा। दिलचस्पी है, ल्यू यिन नोटिस करता है कि सारे मिशंस सेंटिनल लेवल के हैं। हाँ, तो ये मिशंस नए स्टूडेंट्स के लिए हैं ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ट्रेजर मास्टर भी उसे चेतावनी देता है कि एस्ट्रल 10 को मिशन देने की हिम्मत सिर्फ यूनिवर्स की बहुत पावरफुल ताकतें ही करती हैं, तो ये आसान नहीं होंगे। फिर वो ल्यू यिन को लिस्ट में सबसे ऊपर वाला मिशन देखने को कहता है। और वो मिशन है, लड़ाई में लगातार 5 जीत हासिल करो। 5 जीत, वो भी लगातार। और रिवॉर्ड है एक ऑरोरा स्पेसशिप और 10,000 क्यूब स्टार क्रिस्टल्स। ल्यू यिन हैरान रह जाता है। किसी भी नए स्टूडेंट के लिए नॉर्मल 5 जीत हासिल करना नामुमकिन जैसा है, लगातार 5 तो। बिल्कुल। और तभी ट्रेजर मास्टर एक और बात बताता है। वो कहता है, डे नाइट क्लैन का वो बच्चा अभी यही करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो अब समझ आया कि हुई डे नाइट इतने बुरे मूड में क्यों था। हाँ, वो इसी मिशन में फेल होकर आ रहा था। ल्यू यिन इस पर हंसता है और उस मिशन को छोड़कर नीचे स्क्रॉल करता है। और यहाँ पर मिशंस की लिस्ट बड़ी अजीब हो जाती है। बहुत अजीब। कुछ मिशंस हैं जैसे मुया प्लेनेट पर अफवाहों वाली शीलान मुया को ढूंढो, या एक वीव ट्रायल पूरा करो। और फिर एक चीज बार बार आती है, लॉक ब्रेकर नीडेड, लॉक ब्रेकर नीडेड। लॉक ब्रेकर नीडेड। बीच में एक मिशन है, 1 साल तक बात मत करो। ये क्या बात हुई? लिस्ट में इतनी बार लॉक ब्रेकर नीडेड देखकर ल्यू यिन आखिर पूछ ही लेता है, लॉक ब्रेकर का क्या मतलब है? और ट्रेजर मास्टर का जवाब मतलब बहुत ही अजीब है। क्या कहता है वो? वो कहता है, तुमने लॉक ब्रेकर्स के बारे में नहीं सुना? आजकल के बच्चे दुनिया से बिल्कुल बेखबर है। मैं समझाने में आलस कर रहा हूँ।
तुम खुद पता लगा लो। तो लुइन इस डांट को नजरअंदाज करके एक मिशन की तरफ इशारा करता है और कहता है, मुझे ये चाहिए। और वो मिशन है? आल्टोको के लिए अनचाहे मटेरियल्स को रिसाइकिल करो। इनाम, रिसाइकिल की गई सामग्री के मूल्य का 1/3। ये तो लिस्ट का सबसे बोरिंग मिशन लग रहा है, किसी कंपनी के लिए कचरा रिसाइकिल करना। हाँ, लेकिन लुइन इसे ही चुनता है। ट्रेजर मास्टर उसे मिशन देते हुए कहता है, आल्टोको एस्ट्रल 10 का पुराना दोस्त है, वहां जाकर हमें शर्मिंदा मत करना वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। शर्मिंदा करना? लुइन इस पर मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका सीक्रेट वेपन है, उसका डाय। अच्छा, उसे पूरा यकीन है कि वो अपने डाय से चीजों को इस तरह ब्रेक या रिसाइकिल कर सकता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो इस सीधे साधे मिशन से ढेर सारे स्टार क्रिस्टल्स कमाना चाहता है। ये हुई ना बात। मतलब एक साधारण काम में अपनी अनोखी काबिलियत का इस्तेमाल करना। बिल्कुल। तो उसने मिशन ले लिया। ट्रेजर मास्टर से एक पर्सनल स्पेसशिप उधार लेते वक्त वो बूढ़ा आदमी उसे फिर टोकता है। काम पूरा होने के बाद ये मुझे बिल्कुल सही सलामत वापस चाहिए। खो दिया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। लुइयन अपना फिंगरप्रिंट रजिस्टर करके एस्ट्रल 10 के स्पेस स्टेशन पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां सैकड़ों पर्सनल स्पेसशिप खड़ी हैं। वो एक में बैठकर उड़ जाता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही वो अकेडमी को देखने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। इतनी बड़ी अकेडमी पूरी तरह से छिपी हुई है, जो उसे हैरान कर देती है। और इस तरह अकेडमी में लगभग 1 महीना बिताने के बाद लुइयन आखिर एक एस्ट्रल 10 स्टूडेंट के तौर पर अपनी पहली स्पेस यात्रा पर निकल चुका है। और जैसे ही लुइयन अपने मिशन पर निकलता है, कहानी का फोकस बदल जाता है। हम एक दूसरी नई स्टूडेंट कोको को देखते हैं। हाँ, वो सैंड ओशन में टेलीपोर्टर के पास खड़ी है और बहुत डरी हुई है। वो लिटिल पाओ से कहती है, सीनियर लिटिल पाओ, मुझे ये जगह पसंद नहीं है। यहाँ लेखक ने एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। एक तरफ लुइयन है जो कॉन्फिडेंट है, एक नए चैलेंज के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ कोको है जो डरी हुई है और इस माहौल में कंफर्टेबल नहीं है। लिटिल पाओ से समझाता है कि ये ट्रेनिंग के लिए अच्छी जगह है, ये किसी की भी छिपी हुई क्षमता को बाहर ला सकती है। पर कोको कहती है, मुझे कोई जल्दी नहीं है सच में। तब लिटिल पाओ एक नई बात बताता है जो कहानी में प्रेशर बनाती है। वो कहता है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम न्यू स्टूडेंट कंपटीशन में जीतोगी। न्यू स्टूडेंट कंपटीशन? ये क्या है? कोको को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। लिटिल पाओ बताता है कि ये स्टूडेंट्स की एकेडमी में रैंकिंग तय करने के लिए एक कंपटीशन है। पहले नंबर पर आने वाले को शानदार इनाम मिलते हैं। कोको पूछती है, ये कब होगा? लिटिल पाओ कहता है, उसे नहीं पता। कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी। सब कुछ ट्यूटर्स पर निर्भर करता है, इनाम भी। लेकिन एक चीज की गारंटी है। और वो क्या है? आखिरी स्थान पर आने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से सजा मिलेगी। क्या सजा? हाँ, ये सुनकर कोको के होश उड़ जाते हैं। वो बाकी नए स्टूडेंट्स के बारे में सोचती है और उसे लगता है कि शायद वो उन सब में सबसे कमजोर है। वो पूछती है, वे ऐसा क्यों करेंगे? और लिटिल पाओ बस हंसता है और कहता है, ट्रेनिंग पर वापस जाओ। स्टार ऑडिसी के चैप्टर 115, लुइयन पहुंच गया है इल्टुको कंपनी के एक धूल भरे पीले ग्रह पर। जो असल में एक बहुत बड़ा मतलब एक विशाल कबाड़ खाना है। हाँ, एक ऐसा ग्रह जहां बस छोड़े हुए स्पेसशिप्स और टूटे फूटे हथियारों का अंबार लगा है। और उसका मिशन है डिसअसेंबली, यानी इस कबाड़ को उसके असली मटेरियल में तोड़ना। जैसे ही लुइयन का स्पेसशिप इस दमघोटू ग्रह पर लैंड करता है, उसका स्वागत करता है एक मोटा सा मुस्कुराता हुआ मैनेजर आके। और उसकी मुस्कान के पीछे एक हैरानी छुपी है जो वो जाहिर नहीं होने देता। और लुइयन को भी वहां के टूर में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, वो सीधे काम पर लगना चाहता है। और यहीं से मैनेजर आके के दिमाग में पहली घंटी बजती है कि कुछ तो अलग है इस लड़के में। सही कहा। तो आके लुइयन को एक प्लेन में बैठाकर मिशन की जगह ले जाता है। रास्ते में वो बताता है कि कैसे ये पूरा ग्रह जहरीली गैसों से भरा है और आल्टोको ने इसे सिर्फ स्क्रैप मेटल जमा करने के लिए ही खरीदा है। और जब लुइयन नीचे देखता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसे हिलाकर रख देता है। उसे हजारों लोग दिखते हैं, हाँ, जो खास सूट पहने हुए हैं और कचरे के ढेरों में से काम की चीजें ढूंढ रहे हैं। ये शायद आल्टोको के लाए हुए गुलाम है, पिछड़े ग्रहों से लाए गए लोग, जहां उसे एहसास होता है कि अगर उसने पृथ्वी को नहीं बचाया होता तो उसके अपने लोग भी आज ऐसे ही किसी वीरान ग्रह पर कचरा बीन रहे होते। इसी सोच में डूबे लुइयन से मैनेजर आहिके एक सवाल पूछता है, स्टूडेंट लू, आप कौन सा डिसअसेंबलर इस्तेमाल करते हैं? और जो लोग इस कहानी से नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि ये डिसअसेंबलर्स कोई आम मशीनें नहीं है। नहीं,
ये असल में किसी की स्टार एनर्जी को एम्प्लीफाई करने वाले टूल है। आप जितने बेहतर कंट्रोलर होंगे, मशीन उतनी ही तेजी से और कुशलता से काम करेगी। वो मैनेजर को पूरी तरह से चौंका देता है। वो बड़ी शांति से कहता है, मुझे किसी डिसअसेंबलर की जरूरत नहीं है। आके को लगता है उसने गलत सुना। वो दोबारा पूछता है। और लू यिन फिर वही बात दोहराता है, मुझे बस एक शांत जगह चाहिए, मशीन नहीं। ये सुन के आंखें की आंखों में हैरानी की जगह एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो समझ जाता है कि इस छात्र के पास या तो अपनी स्टार एनर्जी पर घमंड की हद तक भरोसा है, या फिर उसके पास कोई बहुत ही रेयर इन्नेट गिफ्ट है, कोई ऐसी कुदरती शक्ति जो मशीनों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और वो तुरंत प्लेन को एक सुनसान पहाड़ी की तरफ ले जाने का आदेश देता है। लू यिन को वहां छोड़ने के तुरंत बाद आंखें अपने प्लेन में वापस जाता है और सीधा अपनी जनरल मैनेजर को फोन लगाता है। हाँ, और बताता है एस्ट्रल 10 का छात्र किसी डिसअसेंबलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और वो अपनी थ्योरी भी बताता है। या तो वो सिर्फ अपनी स्टार एनर्जी पर निर्भर है या उसके पास कोई इन्नेट गिफ्ट है। फोन पर जो महिला की आवाज आती है वो बहुत अनुभवी लगती है। वो कहती है, जरूर कोई इनेट गिफ्ट होगा। अगर वो सिर्फ स्टार एनर्जी से ये कर सकता तो वो एक लॉक ब्रेकर होता। लॉक ब्रेकर, ये शब्द सुनते ही आहा के कान खड़े हो गए होंगे। ये लॉक ब्रेकर आखिर होते कौन है? मतलब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? हमें ये समझना होगा कि लॉक ब्रेकर इस यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये वो लोग हैं जो स्टार एनर्जी को इतनी सटीकता से कंट्रोल कर सकते हैं कि वे किसी भी सुरक्षा सिस्टम को, किसी भी तिजोरी को, किसी भी तकनीक को तोड़ सकते हैं। अच्छा, तो मैनेजर का शक बिल्कुल जायज है कि ऐसा कोई व्यक्ति इतने छोटे कबाड़ छांटने वाले मिशन के लिए क्यों आएगा? सही कहा। तो उसकी बॉस उसे निर्देश देती है, उसे परेशान मत करो, बस नतीजों का इंतजार करो, देखते हैं वो करता क्या है। और अब लुई यिन उस सुनसान पहाड़ी पर अकेला है। चारों तरफ कचरे के पहाड़ हैं, जिसमें एक स्पेसशिप तो इतना विशाल है कि उसका एक सिरा दूर क्षितिज तक फैला हुआ है। और यहीं पर लू यिन अपना तुरुप का इक्का निकालता है। उसका वो जादुई पासा, अड्डाई। ये हमेशा एक तनाव भरा पल होता है ना? हाँ, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि नतीजा क्या होगा। वो थोड़ा नर्वस होकर पासे को हवा में उछालता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह किस्मत का खेल है, और पहली बार में तो किस्मत साथ नहीं देती। पासा तेजी से घूमता है और पिल्फर पर आकर रुकता है। एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक बड़ी सी तलवार गिरती है। अच्छी तलवार है, हाँ, पर लू यिन के किसी काम की नहीं, तो वो उसे अपनी कॉस्मिक रिंग में रख लेता है। एक गहरी सांस लेता है, स्टार क्रिस्टल्स का एक क्यूब निकालता है, पासे को फिर से चार्ज करता है और दोबारा फेंकता है। और इस बार उसकी किस्मत चमक जाती है। पासा रुकता है ब्लैक होल डिसअसेंबली पर। यही वो शक्ति थी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। ये देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि बिना एक पल सोचे 18 स्टार क्रिस्टल क्यूब्स तोड़ देता है। हर क्यूब इस शक्ति को लगभग 160 मिनट के लिए बढ़ाता है। तो 18 क्यूब्स का मतलब है कि ये शक्ति अब उसके पास पूरे एक दिन के लिए है। ये एक बहुत बड़ा दांव है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसके सामने हवा में एक छोटा सा काला भंवर, एक ब्लैक डॉट जैसा वॉर्टेक्स बन जाता है। उसे देखकर लू यिन बस इतना कहता है, बस थोड़ा छोटा है। और फिर वो पास पड़े कबाड़ के ढेर से एक मशीन उठाकर उसे टेस्ट करने के लिए उस भंवर में फेंक देता है। और जादू हो जाता है। मशीन जैसे ही भंवर से गुजरती है, वो पलक छपकते ही गायब हो जाती है। और उसकी जगह जमीन पर एक अनजान मटेरियल का टुकड़ा गिरता है। डिसअसेंबली काम कर रही थी। लू यिन एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, अब काम शुरू करते हैं। और फिर जो लू यिन करना शुरू करता है वो तो मेरी समझ से बाहर है। एक छोटा सा भंवर और कचरे का पूरा पहाड़, ये कैसे मुमकिन है? यह विश्वसनीय है। वो कोई एक एक चीज नहीं उठाता। नहीं, वो अपनी पूरी ताकत से कचरे के पूरे पहाड़ को उस छोटे से वॉर्टेक्स की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। अच्छा, भंवर का आकार मायने नहीं रखता। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि जो कुछ भी उसके संपर्क में आता है वो तुरंत अपने मूल तत्वों में टूट जाता है। मतलब उसे बस धक्का देना है? हाँ, उसे बस कबाड़ को आगे पीछे करना है। और उसकी रफ्तार वो हैरान करने वाली है। सिर्फ 2 घंटों में वो कचरे के एक पूरे पहाड़ को साफ कर देता है। 2 घंटे, सोचिए जरा। पीछे सिर्फ अलग अलग तरह के मटेरियल्स का एक बड़ा सा ढेर रह जाता है। उसके मन में लालच तो आता है कि शायद इसी ढेर में और खजाना छुपा हो, लेकिन वो खुद को रोकता है। हाँ, उसे पता है कि उसकी रफ्तार पहले से ही हद से ज्यादा शक पैदा करने वाली है। बिल्कुल। वह पूरे एक दिन तक ये काम करता रहता है,
जब वो रुकता है तो उसके आसपास का इलाका काफी हद तक खाली लगता है। और सामने मटेरियल्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो चुका होता है, लेकिन वो यही नहीं रुकता। नहीं, ऐसे लगता है कि वो और कर सकता है, तो वो 18 और स्टार क्रिस्टल क्यूब्स का इस्तेमाल करता है और एक और दिन के लिए डिसअसेंबली जारी रखता है। वो अपनी इस अनोखी शक्ति का पूरा फायदा उठाना चाहता है। 2 दिन बाद मैनेजर आईके को सूचना मिलती है और वो वापस आता है। लेकिन जब उसका प्लेन उस जगह पहुंचता है और वो नीचे देखता है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। डिसअसेंबल मटेरियल्स के 2 छोटे-छोटे पहाड़ उसकी आंखों के सामने थे। वो अपनी आंखें मलता है, ये पक्का करने के लिए कि वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। वो मन ही मन सोचता है ये नामुमकिन है। उसने सिर्फ 2 दिनों में इतना कुछ कैसे रिसाइकिल कर लिया? यहाँ तक कि सबसे तेज डिसअसेंबलर इस्तेमाल करने वाले लिमिटिव्स भी 1 महीने में इतना काम नहीं कर सकते। उस पल के लिए आईके लू यन को ऐसे देखता है जैसे वो कोई देवता हो। लू यन जरा सा खांसकर उसका ध्यान खींचता है और पूछता है, मैनेजर आईके, ये कैसा है? काफी है? आंखें तुरंत होश में आता है और लगभग चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल स्टूडेंट लू, आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है और कोटे से बहुत बहुत ज्यादा काम किया है। लेकिन फिर उसके चेहरे पर शक की एक लकीर उभरती है। हाँ, वो पूछता है, पर क्या ये सब आपने अकेले किया है? आंखें को शक इसलिए होता है क्योंकि पहले भी कुछ छात्र धोखा देने की कोशिश कर चुके हैं ना। हाँ, वो अपने कॉस्मिक रिंग्स में पहले से ही डिसअसेंबल्ड मटेरियल्स लेकर आते थे और दावा करते थे कि ये काम उन्होंने किया है। और इल्टोको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नहीं, उन्हें तो बस अपने मटेरियल से मतलब था। लेकिन लोएन के सामने जो ढेर था वो इतना बड़ा था कि उसे कई कॉस्मिक रिंग्स में भी लाना असंभव लगता था। बिल्कुल। जब मैनेजर को पता चलता है कि लोएन ने 2 दिन में इतना काम कर लिया है, तो जनरल मैनेजर आके को फोन पे साफ साफ कहती हैं, असंभव। एक छात्र इतनी तेजी से रिसाइकिल कर ही नहीं सकता, ये जरूर नकली होगा। पूछने की जरूरत नहीं है, उसे जाने दो और असाइनमेंट को ओवर परफॉर्म्ड मार्क कर दो। इसका मतलब ये है कि कंपनी को लगता है कि लुयन ने धोखा दिया है, लेकिन वे इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहते। वे उसे मिशन में सफल मानकर जाने देते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? वे जांच क्यों नहीं करते? ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें आइल्टोको जैसी बड़ी कंपनियों की मानसिकता दिखाता है। अच्छा। उनके लिए एक छात्र के धोखे की जांच करना समय और संसाधनों की बर्बादी है। वो एक विशाल उदासीन सिस्टम है। जब तक उन्हें अपना मटेरियल मिल रहा है और मुनाफा हो रहा है, वे छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। और तब तक लुयन को उसका इनाम भी मिल चुका होता है। और इनाम भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। नहीं, ज्यादातर मटेरियल्स तो आम थे, लेकिन कुछ खास चीजें थी जो ग्राम के हिसाब से बिकती थीं। कुल मिलाकर सारा सामान कई टन का था, जिसकी कीमत लगभग 1 बिलियन क्रेडिट्स थी। इनाम के तौर पे लुयन को उसका हिस्सा मिला, जो 300 मिलियन क्रेडिट से थोड़ा ज्यादा था। और यहाँ लुयन थोड़ा हिसाब लगाता है। उसे एहसास होता है कि आइल्टको जैसी कंपनियां इस कबाड़ से कितना पैसा कमाती हैं। वो कबाड़ को कौड़ियों के भाव खरीदती हैं, उसे छात्रों से डिसेंबल करवाती हैं और फिर तैयार मटेरियल को बेचकर दसियों अरब क्रेडिट्स कमाती हैं। अगर इसमें से इनाम और दूसरे खर्चे निकाल भी दें, तब भी उनका मुनाफा 10 अरब से ज्यादा का होता है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि वे एक पूरा ग्रह सिर्फ कचरा फेंकने के लिए खरीद सकते हैं। ये देखकर ल्योयन को इस कंपनी की अमीरी से थोड़ी जलन होती है। बिल्कुल। वो सोचता है कि ये तो आउटवर्स की सिर्फ एक मामूली कंपनी है जो मेविस बैंक जैसी बड़ी ताकतों के सामने कुछ भी नहीं है। स्टार ऑडिसी, अध्याय 116, लॉक ब्रेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजर के अपनी गिनती पूरी करता है और लुईन को एक कार्ड थमाता है। हाँ, और उस कार्ड में है 3.2 बिलियन क्रेडिट्स। जो सुनने में तो बहुत बड़ी रकम लगती है। बहुत बड़ी, लेकिन मैनेजर के उसे एक सलाह देता है। वो कहता है कि इन क्रेडिट्स को स्टार क्रिस्टल्स में बदल लो। आके समझाता है कि यूनिवर्स में बड़े लेन देन वो स्टार क्रिस्टल्स में होते हैं। अच्छा। 3.2 बिलियन क्रेडिट्स के नोट लेकर घूमना अव्यवहारिक है, जबकि 3200 क्यूब्स स्टार क्रिस्टल्स रखना ज्यादा आसान और सुरक्षित है। लुईन तो इस कमाई से बहुत खुश नजर आता है, पर आखे को शक होता है। हाँ, वो सोचता है कि लुईन को तो उसके सामान की कीमत का सिर्फ 1/3 ही मिला है, तो फिर वो इतना उत्साहित क्यों है? वही तो। और यहीं पर कहानी का एक मजेदार पहलू सामने आता है। आखे को ये नहीं पता कि लुईन के लिए वो सारा कबाड़ बिल्कुल मुफ्त का था। उसने तो बस अपने डाई का इस्तेमाल करके चीजों को अपग्रेड किया और बेच दिया। एकदम।
तो जो आखी के लिए एक मामूली रकम है वो लुयन के लिए 100% प्रॉफिट है। आखी को लगता है कि शायद एस्ट्रल 10 का ये मिशन बहुत जरूरी होगा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आल्टो को जैसी छोटी कंपनी को इतना जरूरी मिशन क्यों मिलेगा। बिल्कुल, और इसी शक की वजह से वो लुयन से और सवाल करता है। हाँ, वो कहता है कि एक सेंटिनल होने के बावजूद लुयन का अपनी स्टार एनर्जी पर कंट्रोल किसी लिमिटियर से भी बेहतर है, और यहीं से बात इनेट गिफ्ट पर आ जाती है। सही। जब लुयन कहता है कि उसका इनेट गिफ्ट रिसाइकलिंग में मदद करता है तो आखिर चौंक जाता है। और रुओयन का गिफ्ट उसे स्टार एनर्जी पर बहुत ही बारीक कंट्रोल देता है। इतना बारीक कि आंखें को लगता है कि अगर ऐसा कोई गिफ्ट होता तो इल्तोको जैसी कंपनी उसे कभी नहीं छोड़ती। ये उसे एक बहुत ही खास संभावना की तरफ ले जाता है, और वो संभावना है लॉक ब्रेकर बनने की। बिल्कुल। यहाँ पर कहानी में एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आता है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि कहानी की यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है। तो ये लॉक ब्रेकर और सोर्स बॉक्स आखिर हैं क्या? इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएं। जरूर। सोर्स बॉक्स को आप एक तरह का कॉस्मिक ट्रेजर चेस्ट या एक एंशिएंट सेफ समझ सकते हैं। अच्छा। ब्रह्मांड में खरबों सालों से चीजें बन और बिगड़ रही हैं, जिससे अनगिनत प्राचीन कलाकृतियां, तकनीकें और ज्ञान पीछे छूट गया है। ये चीजें समय के साथ अलग अलग तरह की एनर्जी की परतों में लिपट जाती हैं, और इन परतों को ही सोर्स बॉक्स कहते हैं। हाँ। तो इन्हें बस मतलब तोड़कर खोला नहीं जा सकता। नहीं, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो अंदर की कीमती चीज नष्ट हो सकती है। इन एनर्जी की परतों को एक एक करके बहुत सावधानी से छीलना पड़ता है, जैसे कोई प्याज छील रहा हो। एकदम सही। और ये काम सिर्फ एक लॉक ब्रेकर ही कर सकता है। लॉक ब्रेकर वो एक्सपर्ट है जिसे स्टार एनर्जी को पूरी तरह से समझने और उसे परत दर परत हटाने की कला आती है। वो एक तरह का कॉस्मिक आर्कियोलॉजिस्ट या सेफ क्रैकर है। वाह, मतलब इन सोर्स बॉक्सेस के अंदर कुछ भी हो सकता है। कोई खोई हुई युद्ध तकनीक, कोई साधना की विधि, या शायद कोई प्राचीन टेक्नोलॉजी भी। कमाल है। सही कहा। और इसीलिए लॉक ब्रेकर्स को ब्रह्मांड के शिखर पर माना जाता है। वो जहां भी जाते हैं उनका बहुत सम्मान होता है, क्योंकि वो खोए हुए खजानों को उजागर कर सकते हैं। ये स्किल इतनी दुर्लभ है कि आके जैसा मैनेजर कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लॉक ब्रेकर को नहीं देखा। तो वो आइल्टिको से निकलकर सीधे मेविस बैंक जाता है और वहां वो अपने 3.2 बिलियन क्रेडिट्स को 3270 स्टार क्रिस्टल क्यूब्स में बदल लेता है। तो उसके पास अब लगभग 3300 क्यूब्स हैं। क्या ये उसे अमीर बना देता है? ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन वो अभी भी अमीर नहीं है। कहानी हमें तुरंत एक रियलिटी चेक देती है। कैसे? लुइन देखता है कि एक सबसे आम स्पेसशिप की कीमत 10 बिलियन क्रेडिट है। ओहो। तब उसे एहसास होता है कि दी अनडाइंग यूशान ने उसे सिर्फ 300,000 क्रेडिट देकर कितनी कंजूसी की थी। मतलब 3300 क्यूब्स यानी 3.3 बिलियन क्रेडिट्स एक बड़ी रकम तो है, लेकिन ब्रह्मांड के स्केल पर यह अभी भी बहुत कम है। रोल करने पर मिला था, उस पर याओगू लिखा हुआ है। उसे लगता नहीं कि वो इससे पैसे निकाल पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है। और हैरानी की बात यह है कि वो कामयाब हो जाता है। कामयाब हो जाता है। ये कैसे हो सकता है बिना किसी पासवर्ड या पहचान के? ये कहानी का एक रहस्य है। शायद उस कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए किसी खास ऑथेंटिकेशन की जरूरत ही नहीं थी, या शायद लुयन की किस्मत बहुत तेज थी। जो भी हो, नतीजा तो चौंकाने वाला था। बिल्कुल। कार्ड में 12,000 क्यूब स्टार क्रिस्टल थे। क्या 12,000 क्यूब्स? ये तो उसकी अब तक की कुल संपत्ति का लगभग 4 गुना था। हाँ, एक झटके में वो अमीर हो गया। तो उसके पास कुल मिला के 15,000 से ज्यादा क्यूब्स हो जाते हैं। लेकिन इस दौलत के साथ एक नई समस्या भी आती है ना? बिल्कुल। जैसे ही वो बैंक से बाहर निकलता है, उसे एहसास होता है कि वो एक अब चलता फिरता खजाना है। उसे हर कोई एक डाकू जैसा लगने लगता है। ये मोर मनी मोर प्रॉब्लम्स वाली क्लासिक सिचुएशन है। उसे अपनी कॉस्मिक रिंग भी अपग्रेड करनी पड़ती है, क्योंकि पुरानी रिंग में इतने सारे क्रिस्टल्स रखने की जगह ही नहीं थी। अच्छा, तो वो तुरंत 1000 क्यूब्स खर्च करके एक बड़ी रिंग खरीदता है और सीधा स्पेस स्टेशन की तरफ भागता है, ताकि वो जल्द से जल्द एस्ट्रल 10 की सुरक्षा में लौट सके। तो उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और इनाम भी बहुत बड़ा मिला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चैप्टर का अंत हमें दिखाता है कि इस चोरी की एक कीमत चुकानी पड़ेगी। सही। 2 दिन बाद सीन एक अनजान जगह पर शिफ्ट होता है, जहां एक विशाल उल्कापिंड पर कोई रहस्यमय शख्सियत है।
ये याओगू है जिसका कार्ड लू यिन ने इस्तेमाल किया था। हाँ, और उसे पता चल गया है कि उसका पैसा चोरी हो गया है। वो अपने आदमी को हुक्म देता है, ह्यूमन डोमेन में फ्रॉस्टवेव वीव की तलाशी लो, उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने मुझे लूटने की हिम्मत की। और फिर वो कहता है उसे पता चलेगा कि याओगू का सामान चुराने का अंजाम क्या होता है। स्टार ओडिसी की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कहानी शुरू होती है एस्ट्रल 10 के खजाने में। लिू यिन अभी एक मिशन पूरा करके लौटा है, लेकिन माहौल कुछ अजीब है। एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग उसे बड़े शक से देख रहा है और कहता है, लड़के, तुमने जरूरत से ज्यादा काम किया है, जरूर कोई बड़ी कीमत चुकाई होगी। लिू यिन एकदम हैरान है, उसे समझ ही नहीं आता कि किस कीमत की बात हो रही है। पर उसे ये कुदरती नहीं लग रही। वो मानता है कि लू यिन एक लॉक ब्रेकर है। लिू यिन इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो खजाने से निकलकर सीधा स्पेस स्टेशन चला जाता है। शायद ये अकेली जगह है जहां मेंटर्स की लगातार निगरानी नहीं होती, और यहां वो अपना सबसे बड़ा राज आजमाने वाला है, वो रहस्यमयी पासा। पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। अप्रत्याशित। हाँ, बिल्कुल। हर नंबर का एक अलग मतलब है, एक अलग शक्ति, और इसे चलाने के लिए चाहिए स्टार क्रिस्टल्स, जो इस दुनिया की करेंसी भी है और ऊर्जा का स्रोत भी। बिल्कुल। तो वो अपनी कलाई घुमाता है, पासा हाथ में आ जाता है। वो स्टार क्रिस्टल का एक क्यूब तोड़ता है और पासा फेंकता है। नंबर आता है 2। बेकार। हाँ, उसके पास डिसअसेंबल करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो फिर कोशिश करता है। अगली बार नंबर आता है 5। ओहो। इससे तो उसे और गुस्सा आ जाता है। 10 सेकंड में वो यहाँ किसी की छिपी हुई शक्ति का पता कैसे लगाएगा? ये भी बेकार। और लू यिन के पास अब सिर्फ एक आखिरी दाव बचा है। वो थोड़ी चिंता के साथ आखिरी बार पासा फेंकता है। पासा घूमता है और फिर धीरे धीरे रुकने से पहले उसकी 5 सतहें गायब हो जाती हैं। सिर्फ एक नंबर दिखाई देता है, 6। अरे नहीं। हाँ, उसे याद आता है पिछली बार जब 6 आया था तो पासे ने उसके सारे स्टार क्रिस्टल्स चूस लिए थे और दिया कुछ भी नहीं था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरा दिल बैठ जाता। और वो वाकई डर जाता है। उसे लगता है पासे ने उसे फिर से ठग लिया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, पासे से एक जबरदस्त खिंचाव पैदा होता है। उसके कॉस्मिक रिंग में रखे स्टार क्रिस्टल्स मतलब पलक झपकते ही गायब होने लगते हैं। 100 क्यूब्स, 1000 क्यूब्स, और देखते ही देखते उसके पूरे 10,000 क्यूब्स खत्म हो जाते हैं। 10,000 क्यूब्स, ये तो बहुत बड़ी कीमत है। और जैसे ही आखिरी क्रिस्टल खत्म होता है, लू यिन के आसपास की दुनिया बदल जाती है। वो खुद को एक अनजान अंधेरी जगह में पाता है। उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस एक रोशनी के गोले में बदल गई है, और चारों तरफ अनगिनत रोशनी के गोले तैर रहे हैं, कुछ कमजोर और कुछ सितारों की तरह धधक रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अब उसे समझ आता है कि नंबर 6 का असली काम क्या है। ये आपको कोई चीज नहीं देता, ये आपको एक अनुभव देता है। ये आपको किसी दूसरे इंसान की चेतना के साथ जुड़ने और उसकी जिंदगी का अनुभव करने की ताकत देता है। वो जो रोशनी के गोले देख रहा है ना, वो असल में दूसरे लोग हैं जिनसे वो जुड़ सकता है। वाह। और इसकी शुरुआती कीमत है 10,000 स्टार क्रिस्टल्स। और जाहिर है वो एक जुआरी की तरह सबसे बड़े इनाम की तरफ भागता है। वो सबसे गर्म और सबसे चमकदार गोले की तरफ बढ़ता है, ये सोचकर कि चमक का मतलब ताकत है। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है, उसे लगता है जैसे वो जलकर राख हो जाएगा। उसे पीछे हटना पड़ता है। वो हार कर अपने से थोड़े छोटे गोले की तरफ बढ़ता है, और इस पूरी प्रक्रिया में उसे और स्टार क्रिस्टल्स खर्च करने पड़ते हैं। कुल मिलाकर 15,000 क्रिस्टल्स लग जाते हैं। ये कोई सस्ता सौदा नहीं था। और फिर वो उस गोले में समा जाता है। अचानक लू यंग की आंख खुलती है। एक खूबसूरत लड़की उसे घबराहट में जगा रही है। दाले, दाले, उठो। जब वो आंखें खोलता है तो लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लू यंग हैरान है। दाले, ये दाले कौन है? और फिर उसे याद आता है, पासे पर आया नंबर 6 और किसी के दिमाग पर कब्जा। क्या ये वही इंसान है? ये सिर्फ एक सपना नहीं है। लू यंग के पास अब डाले की यादें हैं और उसके शरीर पर पूरा कंट्रोल है। वो घबराता नहीं है, वो तुरंत हालात को समझता है, दाली की यादों को खंगालता है और दिखावा करना शुरू कर देता है। लड़की जिसका नाम आया है उसे शक से देखती है। उसे दाले की आंखों में कुछ अजनबीपन लगता है। लू यिन तुरंत खुद को संभालता है, सिर मलता है और मुस्कुराकर कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। वो आया को कुछ खाने लाने भेज देता है ताकि उसे अकेले में सोचने का वक्त मिल सके। अकेले में वो इस नए शरीर को महसूस करता है और हैरान रह जाता है। ये दाले कोई आम इंसान नहीं है, वो एक लिमिटियर है। एक लिमिटियर? और सिर्फ इतना ही नहीं, दाले की स्टार एनर्जी पर पकड़ रेल्म ऑफ इन्फिनिट चेंज के स्तर तक पहुंच चुकी है।
वो दालाई की हथेली में स्टार एनर्जी को इकट्ठा करता है और वो आग की लपटों जैसी दिखने लगती है, जिससे हवा में गर्मी महसूस होती है। और दालाई की उम्र 40 साल से भी कम है। इस उम्र में ऐसा कंट्रोल तो किसी चमत्कार जैसा है। हाँ, ये एक चमत्कार है, लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है। लू योइन को दालाई की यादों से पता चलता है कि इस कमाल के टैलेंट के बावजूद दालाई के पास कोई अच्छी बैटल टेक्निक नहीं है। उसके पास ना पैसा है, ना कोई सपोर्ट, और वो बहुत ही सीधा साधा और भोला इंसान है। वो एक ऐसा जीनियस है जिसे दुनिया ने दबा कर रखा है। और तभी एक चीख सुनाई देती है, आया की। ल्यूयन आवाज की तरफ दौड़ता है और देखता है कि आया जमीन पर बेहोश पड़ी है और परछाइयों से कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं। उनका लीडर, एक नौजवान, उसे देख के मुस्कुराता है और कहता है, बहुत दिनों बाद मिले। और ये है कहानी का विलेन, रामोस। दाले की यादों से ल्यू यन को पता चलता है कि रामोस इस ग्रह के सबसे ताकतवर इंसान का बेटा है। वो दाले की काबिलियत से जलता है और चाहता है कि दाले 13 स्क्वाड्रंस के एग्जाम में अपनी जगह उसे दे दे। लू युन, जो अब दालेई के रूप में है, उसे मना कर देता है और रामोस की बातें सुनकर तो खून खोल उठता है। वो कहता है, इस यूनिवर्स में तुम्हारे जैसे जीनियस की कोई कमी नहीं है। वो बताता है कि एम्पायर की दिलचस्पी अब बड़े लोगों में है और दालेई जैसे लोगों को कोई याद नहीं रखेगा। वो दालेई को सिर्फ हटाना नहीं, बल्कि उसे खत्म करना चाहता है। रेमोस कहता है, अगर तुम गायब हो गए तो कोई मेरे लिए मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। इससे साफ है कि उसने डाले के लिए हर दरवाजा बंद कर दिया था। अच्छा, डाले के पास कोई अच्छी तकनीक क्यों नहीं थी? क्योंकि रेमोस ने उसे कभी हासिल ही नहीं करने दिया। टैलेंट होना काफी नहीं है अगर आपके पास सिस्टम का सपोर्ट ना हो। रामोस अपने आदमियों को हमला करने का हुक्म देता है। कई लिमिटर्स लू यिन की तरफ बढ़ते हैं। लू यिन अपने सबसे भरोसेमंद तकनीक फ्लैश इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़खड़ाकर लगभग गिर जाता है। हाँ, यूएन का दिमाग फ्लैश का इस्तेमाल करना जानता है, पर डाले के शरीर को इसकी आदत नहीं है। तभी एक जोरदार धमाका होता है। एक हमलावर उस पर हमला करता है, लेकिन युन तुरंत संभल जाता है। इस बार वो तकनीक नहीं बल्कि डाली की अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। वो अपनी सारी स्टार एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके पलटवार करता है और हमलावर को सीधे जमीन में धंसा देता है। ये है रेल्म ऑफ इन्फिनिट चेंज की खौफनाक ताकत। यही लड़ाई का टर्निंग पॉइंट है। हाँ, यूएन समझ जाता है कि उसे सिर्फ अपनी तकनीकों पर निर्भर नहीं रहना है, उसे डाले के शरीर की क्षमताओं को अपनाना होगा। वो दांत बींचता है और इस बार दिमाग से सोचकर फ्लैश का इस्तेमाल करता है। इस बार वो कामयाब हो जाता है। उसका शरीर गायब होता है और वो एक हमलावर के पीछे प्रकट होता है। वो स्टार एनर्जी से बनी एक तलवार से हमला करता है। हमलावर तो बच जाता है, लेकिन वो वार इतना शक्तिशाली होता है कि जमीन में गहरी दरार बना देता है और पास की नदी का बहाव भी कुछ पलों के लिए उल्टा कर देता है। और गौर करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, लेकिन ग्रह के सैनिक मदद के लिए नहीं आते। इसका मतलब साफ है, रेमोस ने सब कुछ पहले से प्लान किया था। द लई पूरी तरह से फंस चुका था। अगर लुइन यहां ना होता तो इस जीनियस का अंत आज निश्चित था। लुएन हांफते हुए जोर से हंस पड़ता है। वो सोचता है कि दाले की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। तभी नीचे से रेमुस की गिरी हुई आवाज आती है। वो बेहोश पड़ी आया के पास जाकर उसे छूने लगता है ताकि दलेई को गुस्सा दिला सके। रामोस जानता है कि दले सीधा साधा है और आया उसकी कमजोरी है। वो उसे दिमागी तौर पे तोड़ना चाहता है। दले का गुस्सा ल्यूयन के दिमाग में भी उबलने लगता है, लेकिन ल्यूयन एक अनुभवी योद्धा है। वो उन भावनाओं को शांत करता है और मन में कहता है, चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। एंड देन डले डिसअपीयर्ड। स्टार ऑडिसी चैप्टर 118 मिशेल्स शॉक। हमारा जो मेन कैरेक्टर है लुइन, वो किसी और के शरीर में है। तो कहानी शुरू होती है एक सीधे टकराव से। लुइन इस वक्त दा ले नाम के एक कह सकते हैं कमजोर लड़के के शरीर में है। हाँ, और वो एक पल भी नहीं गंवाता। वो सीधा रामोस नाम के एक अमीर लड़के से भिड़ जाता है। और सिर्फ भिड़ता नहीं है, उसे बालों से पकड़कर घसीटता है। और रामोस अकेला नहीं है वहां पर। नहीं, उसके आसपास लिमिटर्स खड़े हैं, मतलब उसके पावरफुल बॉडीगार्ड्स। वो चिल्लाते भी हैं, यंग मास्टर केयरफुल। लेकिन लू यिन की रफ्तार बहुत तेज थी। हाँ, वो कुछ कर ही नहीं पाते। और रामोस जो खुद सिर्फ एक मेल्डर है, मतलब एक एवरेज फाइटर, वो तो लू यिन के सामने बिल्कुल बेबस है। तो रामोस वही करता है जो ऐसे बिगड़े लड़के करते हैं, अपने बाप की धमकी देता है। बिल्कुल, कहता है मेरे पिता तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर देंगे। लेकिन डाले के शरीर में जो लुइयन है, उस पर इसका कोई असर नहीं होता। जरा सा भी नहीं।
वो मुस्कुराकर कहता है तुम मर सकते हो। और ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी। नहीं, उसका अगला मूव इतना खतरनाक था कि उसमें सच में जान लेने की नीयत दिख रही थी। हाँ, उसने अपना हाथ रामोस के सिर के पास से ले जाकर जमीन पर इतनी जोर से मारा कि एक गड्ढा हो गया। को सच में लगा कि ये डरपोक डाले आज उसे मार ही डालेगा। आसपास के लिमिटर्स भी गुस्से में चिल्लाते हैं, रुको, उसे जाने दो। पर लुयिन उन्हें देखता तक नहीं, पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और फिर लड़ाई के बीच में वो अपना गैजेट निकालकर किसी को कॉल करता है और जब स्क्रीन पे चेहरा आता है तो रैमोस और उसके साथियों के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि 13 स्क्वाड्रन की कप्तान लिu यंग जिशान थी। एक बहुत ही पावरफुल और जानी मानी हस्ती। जिशान का अंदाज भी एकदम ठंडा है। वो पूछती हैं, तुम कौन हो, तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? और यहाँ लिu यिन का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। वो डालाई बनकर कहता है, कैप्टन जिशान, मुझे हाई मैजेस्टी लिu यिन ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर मैं आपसे संपर्क कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा दाव था। वो अपने ही नाम का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, ये देखने के लिए कि जीशान उसके प्रति कितनी वफादार है और डालाई का साधारण शरीर इस लिटमस टेस्ट के लिए एकदम सही था। 1 मिनट। जीशान को हैरानी तो हुई, लेकिन लिu यिन ने जिस कॉन्फिडेंस से बात की उससे उसे लगा कि ये वाकई कोई जरूरी मामला है। अगर वो जरा भी हिचकिचाता तो शायद जीशान यकीन नहीं करती। जिशान का नाम सुनते ही रामोस का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो समझ जाता है कि ये लड़का उसकी पहुंच से बहुत बहुत बाहर है। जिशान बस इतना कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, मैं ऐसे संभाल लूंगी, और कॉल काट। मामला सुलझ गया। अब रामोस या उसके पिता कोई भी दालाई को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे महसूस हो रहा है कि पोजेशन का वक्त खत्म हो रहा है। उसे अपने शरीर में लौटना होगा। हाँ, पर जाने से पहले वो दालाई के लिए एक आखिरी काम करना चाहता है, एक तरह का अलविदा तोहफा। वो आया नाम की एक बेहोश लड़की को उठाकर पास के एक घास के मैदान में ले जाता है। ये वही लड़की है जिसे दालाई प्यार करता था। तो लुईन ने दालाई की जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट को तो हटा दिया था। अब वो उसकी प्रेम कहानी को एक खूबसूरत मोड़ देना चाहता था। जब आता है होश में आती है तो लुईन, जो अभी भी दाले के शरीर में है, उसे गले लगाकर किस करता है और कहता है, आया, आई लव यू। ये बहुत ही इमोशनल पल है। आया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो उसे कसकर गले लगा लेती है। उसने दाले के लिए वो किया जो वो खुद शायद कभी नहीं कर पाता। एक तरह से उसके शरीर को इस्तेमाल करने की कीमत चुकाई उसने। बिल्कुल, और शायद यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी इमोशनल एक्सपीरियंस के बीच लुयिन को रेल्म ऑफ इन्फिनिट चेंज का असली मतलब समझ में आने लगता है। और फिर एक जोरदार खिंचाव, वो वापस खिंच जाता है। पलक झपकते ही वो एस्ट्रल 10 के स्पेस स्टेशन पर अपने असली शरीर में वापस आ जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है और सबसे पहले अपनी स्टार एनर्जी को महसूस करता है और वो हैरान रह जाता है। उसने वो हासिल कर लिया था जिसके लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं। The realm of infinite change। इसका मतलब है कि वो अब अपनी स्टार एनर्जी को किसी भी रूप में बदल सकता है, हवा, पानी, आग। अच्छा। सोचिए, लड़ाई के बीच में अब उसे किसी बाहरी चीज पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जैसे जेरल्डीन को आग का पंच मारने के लिए एलिमेंटल क्रिस्टल्स की जरूरत थी, हाँ। लु यिन अब कहीं भी कभी भी अपनी एनर्जी से आग बना सकता है। इससे वो ज्यादा अप्रत्याशित और खतरनाक बन जाता है। और ये सब उसे रेन ऑब्जर्वेटरी में ट्रेनिंग किए बिना ही मिल गया, जहाँ उसे शायद 1 साल से ज्यादा लग जाता। जैसे ही लु यिन को अपनी नई शक्ति का एहसास होता है, उसे अपने स्टार क्रिस्टल्स का ख्याल आता है। उसे लगता है कि शायद कुछ 1000 बचे होंगे, लेकिन जब वो अपना कॉस्मिक रिंग चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो खाली था, बिल्कुल खाली। उसके पूरे 15,000 स्टार क्रिस्टल्स, मतलब उसकी तो सारी मेहनत और दौलत पानी में चली गई। क्या ये वाकई एक अच्छा सौदा था? पहली नजर में तो ये एक बहुत बड़ा झटका लगता है। 15,000 क्रिस्टल्स के बदले में ये शक्ति पाना एक बहुत ही फायदे का सौदा था। तो अब जब वो इतना शक्तिशाली हो गया है तो एकेडमी के दूसरे टॉप टैलेंट के साथ उसका टकराव तो होना ही था। और यहीं मिशेल की एंट्री होती है। हाँ, जो अभी एक मिशन से लौटी है और उसे अंदाजा भी नहीं है कि एकेडमी में पावर डायनामिक्स बदलने वाले हैं। मिशेल जो है वो एस्ट्रल 10 के पढ़ाने के तरीकों से खुश नहीं है। उसे लगता है कि एकेडमी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है और वो इसकी शिकायत 10 आर्बिटर्स काउंसिल से भी कर चुकी है। हाँ, लेकिन उसे और सबूत इकट्ठा करने के लिए वापस भेजा गया है। तो वो रेन ऑब्जर्वेटरी में खड़ी बारिश को देखकर अपनी स्टार एनर्जी को साथ देने की कोशिश कर रही है। तभी उसे दूर से एक सिलुएट, एक परछाई उड़ती हुई नजर आती है। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि कोई नया सेंटिनल स्टूडेंट होगा। मतलब वो मानती है कि एस्ट्रल 10 में आना बड़ी बात है,
लेकिन इनोवस में ऐसे लोग आम हैं। उसे नहीं पता कि वो सिल्हूएट लुयन का है। और लुयन के लिए अब ये बारिश पहले जैसी नहीं है। अच्छा, रेल्म ऑफ इन्फिनिट चेंज की वजह से वो बारिश की हर बूंद में हो रहे अनगिनत बदलावों को देख सकता है। उसके लिए ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं, बल्कि छोटे छोटे संसार हैं जो लगातार बन और बिगड़ रहे हैं। और यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, अपनी नई शक्ति को परखने के लिए लुयन अपनी स्टार एनर्जी का इस्तेमाल करके बारिश की बूंदों से हवा में अपना नाम लिखता है, लुयन। और ये नाम हवा में तैरता हुआ दूर चला जाता है। और हैरानी की बात यह है कि ठीक उसी समय मिशेल भी यही कर रही होती है। उसका नाम मिशेल भी हवा में बनता है और दूर निकल जाता है। दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, लेकिन हवा में उनके नाम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये उनके एनर्जी कंट्रोल का एक अनकहा मुकाबला बन जाता है। बिल्कुल। पहले तो मिशेल ध्यान नहीं देती, उसे लगता है कि इस नए स्टूडेंट का नाम कुछ ही पलों में बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नहीं, कुछ देर बाद मिशेल का लिखा नाम हवा में घुलने लगता है, पर लू यिन का नाम वो वैसे का वैसा ही बना रहता है और दूर तक उड़ता चला जाता है। ये देखकर मिशेल चौंक जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसका एनर्जी कंट्रोल रियल्म ऑफ इन्फिनिट चेंज के बहुत करीब है। वो उस दरवाजे पर खड़ी है, पर लू यिन सिर्फ दरवाजे पे नहीं है। वो उस सीमा को पार कर चुका है। बिल्कुल, उन दोनों की शक्ति में अब एक जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। और ये बात वहां मौजूद रेन मास्टर भी देख लेते हैं और हैरान रह जाते हैं। मिशेल से रहा नहीं जाता। वो हैरान होकर सीधे लुयन के पास जाती है और बिना किसी भूमिका के सीधे पूछती है, तुमने ये कैसे किया? लुयन का जवाब बहुत ही चालाक और मजेदार है। वो अनजान बनने का नाटक करता है और पूछता है, क्या? मिशेल कहती है, तुम्हारा एनर्जी कंट्रोल, तुम रियल्म ऑफ इन्फिनिट चेंज तक पहुंच गए हो। इस पर लू यिन अपनी हथेली में स्टार एनर्जी से कभी हवा कभी आग बनाकर दिखाता है और कहता है, ये तो आसान है, क्यों? ये जवाब मिशेल को और चढ़ा देता है। वो कहती है, जब तुम यहाँ आए थे तब तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो लू यिन मुस्कुराता है और एक बहुत ही मजेदार बहाना बनाता है। वो कहता है, किसने कहा? बस लो प्रोफाइल रहना चाहिए, ज्यादा दिखावा करने वाले पसंद नहीं किए जाते। हुई डे नाइट को देखा है? ये एक शानदार ब्लफ है। हाँ, वो अपनी शक्ति का असली स्रोत, पोजेशन, जाहिर नहीं करना चाहता और हुई डे नाइट का नाम लेकर वो मिशेल का ध्यान भटका देता है। मिशेल को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। मतलब कोई भी अपनी इतनी बड़ी काबिलियत क्यों छुपाएगा? सही बात है, लेकिन वो बहस में ही करती और वहां से चली जाती है। स्टार ऑडिसी चैप्टर 119 9 स्टैक्स। कहानी शुरू होती है लुयन और मिशेल के बीच एक छोटी सी लेकिन मतलब काफी इंपॉर्टेंट बातचीत से। जी, ये सीन पूरे चैप्टर का टोन सेट कर देता है। लुयन मिशेल से यूनिवर्स यूथ काउंसिल के 10 आर्बिटर्स के बारे में पूछता है, लेकिन मिशेल उसे साफ मना कर देती है। कहती है, ये तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। और वो पलटकर देखती तक नहीं। हाँ, मुझे यहाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि लुयन को इससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। कोई और होता तो शायद ईगो हर्ट हो जाता। और यही तो लुयन के कैरेक्टर की मैच्योरिटी दिखाता है ना। हाँ, वो समझता है कि ये कोई बेइज्जती नहीं है, ये एक सच्चाई है। सही बात है। उसे पता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसे तभी मिलेगी जब वो इसके काबिल होगा। हाँ, तो वो इसमें उलझता नहीं है। ये उसकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग को दिखाता है। बिल्कुल। तो इस रिजेक्शन को एक तरह से एनर्जी में बदलकर वो वापस अपनी असली चुनौती की तरफ मुड़ जाता है, बारिश। वो पिछले 10 दिनों से लगातार फेल हो रहा है। वो अपनी स्टार एनर्जी से अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसके कैरेक्टर्स वो हवा में बिखर जाते हैं। यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग चीज है वो ये है कि उसकी नाकामी पावर की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि समझ की कमी की वजह से है। अच्छा? उसे दा लेई की दी हुई सीख को, उनकी फिलॉसफी को पूरी तरह से अपनाना है। स्टार एनर्जी को सिर्फ कंट्रोल करना काफी नहीं है, उसे अपने वजूद का हिस्सा बनाना है। मतलब उसके माइंड और एनर्जी के बीच एक छोटा सा गैप है। एग्जैक्टली। और वो उस गैप को भर नहीं पा रहा। और फिर 12वें दिन की सुबह आखिरकार वो मोमेंट आता है। वो अपना नाम बारिश के बीच भेजता है और इस बार वो रेन ऑब्जर्वेटरी के पार जाकर ही गायब होता है। वो कामयाब हो गया। और उसी पल उसे एक नया एहसास होता है। हाँ, उसे लगता है कि अब वो एक मेल्डर बनने के लिए तैयार है, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। मेल्डर स्टेज का मतलब है अपनी स्टार एनर्जी को एक टैंजिबल मतलब एक फिजिकल फॉर्म दे पाना। और जैसे ही ये होता है, एक नया कैरेक्टर सीन में आता है। हाँ, रेन मास्टर, वहां के ट्यूटर, वो बारिश से निकल कर आते हैं और लुयन की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं,
1 महीने में स्टार एनर्जी पर तुम्हारी पकड़ पूरी तरह बदल गई। ये तो कमाल की बात है। एकेडमी के रूल के हिसाब से इस टेस्ट को पास करने के बाद स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस मिलती है। तो रेन मास्टर उसे 2 ऑप्शंस देते हैं। या तो वो उसकी किसी पुरानी बैटल टेक्निक को बेहतर बनाएंगे, या उसे एस्ट्रल कॉम्बैट एकेडमी की एक बिल्कुल नई टेक्निक सिखाएंगे। तो वो अपनी सबसे कमजोर कड़ी 3 स्टैक्स को बेहतर बनाने के लिए चुनता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वो एक के बाद एक 3 छोटे धमाके करता है। वो रेन मास्टर को ये टेक्निक दिखाता भी है। हाँ, वो हवा में एक पंच मारता है और 3 आवाजें गूंजती हैं। काफी सिंपल, लेकिन फिर जो होता है वो लुयिन के होश उड़ा देता है। रेन मास्टर कहते हैं, स्टैकिंग ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए बेहतर बनाता हूँ। और ये कहकर वो बस लुयिन के हाथ पर अपना हाथ रखते हैं और एक हल्का सा दबाव डालते हैं। उस दबाव से एक अजीब सी गूंज लुयिन के शरीर से गुजरती है। 1, 2, 3, 4, 8 पूरी 8 सॉफ्ट एकोज उसके शरीर से होकर गुजरती हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था। हाँ, इसके बाद रेन मास्टर हवा में पंच मारते हैं और धमाके होने लगते हैं। 1, 2, 3। लुयिन की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरे 9 धमाके होते हैं। हर धमाका पिछले से ज्यादा पावरफुल। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था, ये तो टेक्निक की फिजिक्स को ही बदल देने जैसा था। बिल्कुल, उन्होंने 3 स्टैक्स को सीधे 9 स्टैक्स में बदल दिया था। लुयिन बिल्कुल शॉक में है। रेन मास्टर उसे बस इतनी सलाह देते हैं कि लिमिटियर लेवल तक के लिए 9 स्टैक्स काफी हैं, लेकिन अभी उसे सिर्फ 6 स्टैक्स तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर वो वापस बारिश में गायब हो जाते हैं। इस पार के बाद लुयिन के मन में एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या रेन मास्टर सच में सिर्फ एक हंटर है? और जैसा कि सोर्स में लिखा है, लुयिन को पता है कि 9 स्टैक्स टेक्निक ग्रैंड टॉप वीव के लिए यूनिक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये बहुत ही रेयर टेक्निक है? बहुत ज्यादा। इन दोनों चीजों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। पर लुयिन इस सवाल पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। उसका पूरा ध्यान अब 9 स्टैक्स को मास्टर करने पर है। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद वो 6 स्टैक्स तक पहुंच जाता है। हाँ, वो हवा में पंच मारता है और 6 धमाके होते हैं। हालांकि इस कोशिश में उसके हाथ से थोड़ा खून भी निकलता है। और यहाँ उसके दिमाग में एक बड़ा तूफानी आइडिया आता है। एक ऐसा आइडिया जो बहुत एम्बिशियस है। वो सोचता है, अगर मैं 9 स्टैक्स को अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक कॉस्मिक आर्ट के साथ मिला दूं तो अगर वो ऐसा कर पाया तो उसकी ताकत का कोई अंत ही नहीं होगा। ये सोचकर ही वो एक्साइटेड हो जाता है। वो 2 स्टैक्स को कॉस्मिक आर्ट के साथ मिलाने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, रेन मास्टर अचानक प्रकट होते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे एक गंभीर चेतावनी देते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपना हाथ खो दोगे। लुयिन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों। तब रेन मास्टर इस यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ ऑफ पावर समझाते हैं। बैटल टेक्निक्स को स्टैक करना, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ाना, लगभग नामुमकिन है। वो कहते हैं अगर ऐसा हो पाता तो यूनिवर्स में हर कोई यही कर रहा होता, लेकिन कोई ऐसा क्यों नहीं करता? सही सवाल है। तो हर बैटल टेक्निक का अपना यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उन्हें जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करने पर तुम्हारा शरीर उस ओवरलोड को झेल नहीं पाएगा और टूट जाएगा। तो इसलिए शॉकवेव पाम को स्टैक किया जा सकता था। एग्जैक्टली। रेन मास्टर साफ करते हैं कि शॉकवेव पाम असल में एक बैटल टेक्निक है ही नहीं। वो फिजिकल फोर्स पैदा करने का एक तरीका है, एक फिजिकल प्रिंसिपल है, इसलिए उसे स्टैक किया जा सकता है। लेकिन कॉस्मिक आर्ट जैसी एडवांस टेक्निक्स के साथ ऐसा करना खुदकुशी जैसा है। अगर रेन मास्टर ने उसे रोका नहीं होता तो लुयिन अपना हाथ हमेशा के लिए खो चुका होता। वाओ! तो लुयिन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि वो बहुत ज्यादा लालची हो रहा था। वो रेन मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। हाँ, वो झुककर उनका थैंक यू करता है। ये दिखाता है कि उसने सबक सीख लिया है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के आखिर में कहानी एक और नया मोड़ लेती है। रेन मास्टर की नजर लुयिन की उस टेक्निक यानी कॉस्मिक आर्ट पर जाती है। वो उसके हथेली की तरफ देखते हुए कहते हैं, जो टेक्निक तुम अभी इस्तेमाल कर रहे थे वो काफी दिलचस्प थी। लुयिन चौंक जाता है। वो पूछता है, क्या आपने इसे पहले देखा है? रेन मास्टर कहते हैं, नहीं, लेकिन ये काफी अनोखी लगती है। तुम कितने स्टार्स का उपयोग कर सकते हो? यहाँ लुयिन पूरी ईमानदारी से बताता है कि वो 6 स्टार्स का इस्तेमाल कर सकता है। वो जानता है कि एस्ट्रल 10 में कुछ भी छुपाना बेकार है। सही फैसला। और इसके जवाब में रेन मास्टर एक बहुत ही मिस्टीरियस बात कहते हैं। वो कहते हैं, 6 ये ज्यादा नहीं है। ये बैटल टेक्निक ऐसी लगती है जिसे होल
यानी संपूर्ण होने की जरूरत है। शायद 9 स्टार्स पर ये हो पाए। ये सुनकर लुयन और कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है, होल, इसका क्या मतलब है? रेन मास्टर जवाब देते हैं कि उसे अभी ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो समझाते हैं कि होल होने का मतलब है टेक्निक की असली शक्ति को पूरी तरह से अनलीश कर पाना। उनके अनुसार लुयन की सभी टेक्निक सभी एलिमेंट्री लेवल पर हैं, लेकिन उसकी कॉस्मिक आर्ट 9 स्टार्स पर इनिशियल कंप्लीशन तक पहुंच जाएगी। और उस वक्त उसकी शक्ति अविश्वसनीय होगी। आज हम सीधे स्टार ऑडिसी की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। हाँ, खासतौर पर इसका चैप्टर 120 फीनिक्स। कहानी शुरू होती है ल्यूयिन और उसके ट्यूटर रेन मास्टर के बीच एक बातचीत से। ल्यूयिन बड़ी उम्मीद से पूछता है ना कि क्या उसके ट्यूटर उसे 9 सितारों की शक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। और यहाँ रेन मास्टर का जवाब बहुत दिलचस्प है। वो सीधे हाँ या ना नहीं कहते। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जब तुम रेन लिस्ट पर आ जाओगे तब देखेंगे। हाँ। और ल्यूयिन इस जवाब से निराश नहीं होता, बल्कि और भी एक्साइटेड हो जाता है। वो जानता है कि इस लिस्ट पर आने का सीधा रास्ता है एक मेल्डर बनना, जो कि अगला पावर लेवल है। हाँ, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा और ल्यूयिन के पास इतना सब्र नहीं है। इसीलिए वो पोर्ट्रेट बैटल्स में हिस्सा लेने का फैसला करता है। ताकत और पैसा कमाने का एक शॉर्टकट। हाँ। तो ल्यूयिन ने फैसला कर लिया। अब जब वो ट्रायल जोन पहुंचता है तो वहां का माहौल कैसा है? वहां का माहौल काफी डिप्रेसिंग है, मतलब हताश करने वाला। उसे एक लड़का मेंग्यू अपनी 83वीं हार के बाद बाहर निकलता हुआ दिखता है। 83वीं हार? हाँ, और उसके ठीक पीछे जाओ इलोंग आता है, जिसका स्कोर है 1 जीत और 58 हार। 1 मिनट, एक सेंटिनल की 58 हार के बाद सिर्फ 1 जीत, और ये एक अच्छा रिकॉर्ड माना जा रहा है। बिल्कुल। लुयिन भी ये देखकर हैरान है कि कोई सेंटिनल यहाँ जीत भी पाया है। ये दिखाता है कि यहाँ जीतना लगभग नामुमकिन है। और फिर उसे सबसे अच्छे रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है डार्क वॉइड का, 13 जीत और 47 हार। बाप रे, मतलब जो चैंपियन है वो भी हर जीत के लिए लगभग 4 बार हारता है। हाँ। और तभी मेंग्यू लुयिन को देखते ही उसे लड़ाई के लिए ललकारता है। लेकिन लुयिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। उसका फोकस कहीं और है। वो टेलीपोर्टेशन पत्थर को छूता है और एक पल में दुनिया बदल जाती है। वो एक बड़े से समंदर के ऊपर खड़ा है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके सामने एक दूसरा योद्धा आता है और बिना एक पल रुके अपनी पूरी स्टार एनर्जी से हमला कर देता है। पूरा सीन केओस में बदल जाता है। पानी उबलने लगता है, लहरें आसमान छूने लगती हैं। बिल्कुल। और लुयिन को तुरंत अपनी खराब किस्मत का एहसास हो जाता है। उसका सामना एक लिमिटियर से हुआ है। हाँ, और एक सेंटिनल और लिमिटियर की ताकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। मतलब कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं। और नतीजा वही होता है, विरोधी एक ही पंच में लुयिन को हरा देता है। एक जोरदार धमाका और हार। लेकिन यहाँ एक बहुत छोटा सा पर जरूरी डिटेल है। क्या? वो लिमिटियर मन में सोचता है, एक सेंटिनल ने मेरे हमले को एक पल के लिए रोक दिया, एक और फ्रीक। अच्छा। हाँ, मतलब लुयिन के लिए ये एक अपमानजनक हार थी, लेकिन एक कहीं ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट की नजर में लुयिन का डिफेंस हैरान करने वाला था। तो बाहर घोषणा होती है, लुयिन 6 हार। वो निराश होकर बाहर निकलता है। और मेंग्यू फिर से उसे लड़ने के लिए कहता है, लेकिन ट्रायल जोन का इंचार्ज उसे रोक देता है। इसी बीच मिशेल नाम की एक और योद्धा बाहर आती है। उसका स्कोर है 6 जीत और 30 हार। ये देखकर लुयिन एक बार फिर पत्थर की ओर बढ़ता है। इस बार वो टूटी चट्टानों से भरे एक प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है और उसे राहत मिलती है, क्योंकि उसका विरोधी भी एक सेंटिनल है। फाइनली एक बराबर की लड़ाई का मौका। और ठीक इसी समय कहानी का नजरिया बदल जाता है ना। जी। हम एक दूर जंगल में पहुंचते हैं जहां कुछ लोग हार्ट नाम के एक युवा योद्धा का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हार्ट के साथ ही उसकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लगातार 3 जीत हासिल करके मिशन पूरा कर लेगा। और वो उसकी अनडाइंग बर्ड ब्लडलाइन का जिक्र करते हैं। हाँ, मतलब जन्म से मिली हुई ताकत, एक ऐसी शक्ति जो उसके खून में है। और लुयिन उसकी हर टेक्निक सीखी हुई है, मेहनत से परफेक्ट की गई है। तो अब हम वापस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। हार्ट भी एक सेंटिनल को देखकर खुश है। हाँ, क्योंकि वो पहले ही 2 लड़ाइयां जीत चुका है और ये उसकी तीसरी है। लुयिन अपने विरोधी का कोड नेम देखता है, हार्ट फीनिक्स। ये नाम ही उसके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक साथ हमला करते हैं। लुयिन अपनी स्काई बीस्ट क्लॉ का 20वां रूप इस्तेमाल करता है। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन जो होता है वो चौंकाने वाला है। हार्ट के हाथ से आग की एक लपट निकलती है जो लुयिन के हमले को हवा में ही जलाकर राख कर देती है। मतलब कोई असर ही नहीं हुआ? कोई असर नहीं। लुयिन हैरान रह जाता है।
वो सोचता है कि इतनी जबरदस्त गर्मी का सामना तो एक मेल्डर भी मुश्किल से कर पाएगा। और यही हार्ट की ताकत का राज है। फीनिक्स क्लैन अपने ही रेल्म में अपराजय माना जाता है और ये आग उसी ब्लड लाइन की शक्ति है। ये एक इनेट गिफ्ट है। हाँ, और हार्ट को पूरा यकीन है कि कोई भी सेंटिनल उसकी इस आग के सामने टिक नहीं सकता। आग की लपटें लुयन की तरफ बढ़ती हैं। वो फ्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करता है, लेकिन आग इतनी पावरफुल है कि उसने स्पेस को भी वॉर्प कर दिया है। मतलब वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। नहीं, और हार्ट आग के बीच से ऐसे निकलता है मानो वो पानी में तैर रहा हो। इसके बाद दोनों के बीच दर्जनों वार होते हैं। हर टक्कर से धमाके की आवाज गूंजती है। लुयन यहाँ पर जानबूझकर डिफेंसिव खेल रहा है। वो हार्ट की ताकत और टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ हार्ट हैरान है कि ये मामूली सा सेंटिनल उसकी आग को इतनी देर तक झेल कैसे रहा है। वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और वो इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला करता है। वो अचानक रुकता है, अपने हाथ जोड़ता है और फिर खोलता है। और तभी एक तेज चीख सुनाई देती है। हाँ, और हार्ट के हाथों के बीच से आग का बना एक फीनिक्स निकल आता है जो सीधा लुयन की तरफ बढ़ता है। ये उसका अल्टीमेट मूव है, उसकी ब्लड लाइन की शक्ति का सबसे शुद्ध रूप। लुयन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आग का पक्षी उससे भी तेज है। वो स्पेस को चीरता हुआ उसके पीछे पड़ जाता है। कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूर होकर लुयन को मोड़कर अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक 6 स्टैक शॉकवेव पाम का इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। आग पूरे आसमान में फैल जाती है। इस हमले का झटका इतना पावरफुल था कि हार्ट को भी कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। वो हैरान होकर लुयन को घूरता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके अल्टीमेट मूव को किसी ने न सिर्फ रोका बल्कि काउंटर भी किया। बिल्कुल। और लुयन भी उसे घूरता है। अब वो समझ गया है कि ये एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। अब लड़ाई का पूरा डायनामिक बदल जाता है। अब तक लुयन डिफेंसिव था, लेकिन अब वो इनिशिएटिव लेता है। हाँ, वो फ्लैश का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही हार्ट के पास पहुंचता है और फिर से 6 स्टैक्स शॉकवेव पाम का इस्तेमाल करता है। हवा का दबाव इतना बढ़ जाता है कि सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। हैरान हार्ट को मजबूरन फिर से उस आग के पक्षी को बुलाना पड़ता है। वो गुस्से में चीखता है, अनडाइंग बर्ड को कोई मामूली नहीं समझ सकता। उसे अपनी विरासत की ताकत पर अब भी पूरा भरोसा है। और फिर तो बस बैंग 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 धमाकों की झड़ी लग जाती है। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। दोनों हवा में उड़ जाते हैं। ये विजुअल कमाल का है। एक जलते हुए पक्षी को कंट्रोल कर रहा है जो धरती को भून रहा है, जबकि दूसरा अपनी ताकत से हवा को ही कुचल रहा है। उनकी टक्कर से चारों ओर चिंगारियां फैल रही हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, एक स्पेक्टिकल बन चुका है। और यहीं पर, इस जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर, यह अध्याय खत्म होता है।